Hello and good morning and welcome to the final of the Quaid-e-Azam Trophy. It's day 3. मुकाबला है नॉर्दर्न और सिंध के बीच. खुशामदीद कहते हैं आपको. सर्दी की सुबह है, लाहौर का शहर और मुकाबला सख्त जारी है. थोड़ा सा पलड़ा भारी है नॉर्दर्न का क्योंकि उनकी एक शानदार पार्टनरशिप लग चुकी है उनके कप्तान उमर अमीन और हुरैरा के बीच. इसको तोड़ पाएंगे खुर्रम मंजूर और उनके साथी या नहीं, ये देखना होगा. आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है क्योंकि आज का दिन शायद फैसला कर देगा कि ये खेल और यह मैच किस तरफ जा रहा है. इस वक्त कमांडिंग पोजीशन है नॉर्दर्न की और मुझे पूरा यकीन है कि इस चीज़ को इसके साथ एग्री करेंगे. तारिक सईद हमारे साथ है. मैच समरी इनके साथ मिलके देखते हैं. तारिक साहब, अगर मैच समरी देखें, सिंध को एक तरह से पहले दिन ही समेट दिया था, हालांकि 7 विकेटें गिरी थी. उसके बाद से नॉर्दर्न ने यहाँ पे अपना झंडा गाड़ा हुआ है. जी हाँ, कल पहला सेशन जो है वो जीता था सिंध की टीम ने, जिसमें इन्होंने 2 विकेटें भी ले ली थी नॉर्दर्न की जल्दी. लेकिन बाद में जो कप्तान उमर अमीन ने पार्टनरशिप की हुरैरा के साथ, उससे एक बार फिर मोमेंटम जो है वो दूसरी तरफ चला गया और बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर सके मोहम्मद उमर के स्पेल के बाद. सिंध के जो फास्ट बॉलर्स थे उनने बहुत मायूस किया. इनके जो ऑफ स्पिनर्स थे आलियान, वो ना तजुर्बेकार थे और कुछ मेरा ख्याल है कि इनके जो कप्तान हैं वो भी मुख्तलिफ फैसले कर सकते थे क्योंकि जब आप फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, 5 फील्डर आपने लेग साइड में रखे हुए हैं, तो कम से कम आप लाइन जो है वो ऑफ स्टम्प से हटा सकते थे. वो फिर स्टम्प्स में ही होनी चाहिए थी. गलतियां हुई हैं कल सिंध की टीम से, काफ़ी संगीन. अच्छा, सिंध का बॉलिंग अटैक जैसे कि हमने जिक्र किया कि थोड़ा जो है वो एक्सपीरियंस में लैक कर रहा है और फिर इनके जो परफॉर्मर्स है अबरार और जाहिद महमूद स्पिन डिपार्टमेंट में, वो इनके साथ मौजूद नहीं, तो उसका डेंट तो पड़ना ही था. लेकिन उसके अलावा जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका भी कुछ स्ट्रैटेजी ख़ास समझ नहीं आई अभी तक. शाहनवाज दहानी ने कोई 84 रन दिए अपने 11 से 12 ओवर्स में और शॉर्ट बॉल का इंतखाब किया हुआ है जो कि शायद बिल्कुल भी परेशानी नहीं दे रहा है दोनों बैट्समैन को. जी हाँ, हालांकि ये सीख सकते थे. शॉर्ट गेंद जो है वो ज़रूर की है यहाँ पर मोहम्मद मूसा ने, लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी रफ़्तार मुख्तलिफ थी. वो बहुत ही अच्छे रिदम में थे. ये बहुत अरसे के बाद खेल रहे थे. शाहनवाज धानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इतना बड़ा मैच पिछले साल 1-2 मैचेस खेले थे, लेकिन जो इनका सही सीज़न था वो इनका 2020 का था. तो वाकई लगा है मैच फिटनेस की कमी लगी है क्योंकि ज़्यादातर वक्त जो है इन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ भी बेंच पर गुजारा है. अलबत्ता ये कोई बहाना नहीं था. इतने बड़े फाइनल से पहले एक मैच इनको मिल गया था LCC ग्राउंड पर भी. तो जब आप इतना बड़ा नाम हो तो आपको इंसाफ करना चाहिए होता है अपनी उस नामवरी के साथ भी. अगर नॉर्दर्न पे थोड़ी सी हम तवज्जो डालें तो हुरैरा की पार्टनरशिप जो रही है अभी तक उमर अमीन के साथ, हुरैरा की तारीफ़ करनी पड़ेगी एक बड़े मैच में और ओवरऑल उनका फॉर्म बड़ा अच्छा चल रहा है. ज़िम्मेदाराना इनिंग्स खेल रहे हैं और उनके अंदर जो एक कहते हैं ना आप क्रिकेट में हंगर है, उनके एक अंदर एक वांट है. वो चाहते हैं कि मैं बड़े रन्स बनाऊँ और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी 2 निफ सेंचुरियाँ और ग़ालिबन 6 सेंचुरियाँ हैं, तो उनका कन्वर्जन रेट बहुत बड़ा है. इसका मतलब यह है कि वो अपने स्टार्ट्स को ज़ाया नहीं करते. जी हाँ, स्टार्ट को ज़ाया नहीं करते और जो बैटिंग करने का अंदाज़ है वो भी मॉडर्न डे बैट्समैनों जैसा ही है. 29 चौके लगा दिए हैं अपनी इस शानदार इनिंग्स में और जब एक बार ये सेट हो जाते हैं तो फिर ये डेडी 100 के लिए जाते हैं. ये 100-120 पर इक्तिफा नहीं करते, ये 200 की तरफ जाएंगे. और इन्होंने 300 रन की भी इनिंग्स खेल दी थी अपने पहले ही सीज़न में. तो ये अच्छा लग रहा है एक नौजवान 20 साल का खिलाड़ी आए और वो रेड बॉल क्रिकेट में इस तरह से मनवाना शुरू कर दे. मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसा बैट्समैन आया हो जिसने अपने पहले 2 सीजन्स में ही टॉप कर दिया हो, सबको पीछे छोड़ दिया हो. तो जय तो होगी हुरैरा की. और इन्होंने जो आपने 300 का जिक्र किया, उन्होंने स्टेट बैंक के ग्राउंड में कराची में किए थे वो रन्स और ग़ालिबन कुछ लोगों का ये सवाल था कि वो छोटा ग्राउंड है, उसके डायमेंशंस बड़े अलग हैं, लेकिन ये तो पूरा साइज़ है गद्दाफ़ी स्टेडियम. तो 193 पे नॉट आउट है. हुरैरा से आज सुबह यानी थोड़ी देर पहले बात हुई थी. आइए जानते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है और क्या प्लान है इनका आज के लिए. I have with me the player of the moment, the most promising youngster that we have witnessed in this season. In fact, this is the second season that we are witnessing his performance. मोहम्मद हुरैरा, बहुत-बहुत मुबारक हो. बहुत शानदार इनिंग रही. बहुत सेटिस्फाइड होंगे आप. जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी परफॉर्मेंस का मौका दिया अल्लाह पाक ने. और बिल्कुल सेटिस्फाई अभी तो नहीं है खैर, बिकॉज़ अभी एक बहुत बड़ी जॉब आ गया है कि अभी 400 का हमारा टारगेट है, उसको अचीव करेंगे पहले और फिर उसके बाद ये मैच जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतने की तरफ जाएंगे. हुरैरा, इतनी यंग एज में इतनी मैच्योरिटी दिखाई आपने. इतना जब हर प्लेयर जो है वो T20 क्रिकेट की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, तो आप अपने आप को किस तरीके से मोटिवेटेड रखते हैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए?
वेल आई थिंक कि मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि बेसिक्स इज़ द सेम इन एवरी फॉर्मेट, वेदर इट्स वनडे, T20 और टेस्ट। जितने अच्छे आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही अच्छा आप जो है वो जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं सिचुएशन को। तो मैं बस यही ट्राई करता हूँ कि अपनी टेक्निक पे, अपने बेसिक्स पे, उन पे काम करता रहूँ। और आपको पता है हर चीज़ में बेटरमेंट की गुंजाइश तो ऑलवेज़ रहती है। तो बस ये एवरी डे आई स्ट्राइव टू बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। 4 runs away from 1,000 runs. सोचा हुआ आपने, आपके माइंड में है कि आपने ये अचीवमेंट हासिल करनी है? जी बिल्कुल। 4 runs अवे फ्रॉम 1000 एंड 7 अवे फ्रॉम 200। और बहुत से मेरे पास पहले भी इस सीज़न में आए थे कि जिसमें मैं 170, 169 इस तरह आउट होता रहा हूँ। तो ट्राई करूँगा कि आज जो है डबल डबल 100 लाजमी है। थोड़ा पिच के बारे में बताइए, कैसा बिहेव कर रहा है, आपको कैसा एडजस्ट करना पड़ा इस पिच पे जब आप बैटिंग करने आए थे? जी बिल्कुल, वेरिएबल बाउंस है पिच के अंदर और बॉल कभी राइज हो जाता है, कभी स्लो आता है। प्रॉपर एक उस तरह से बॉल नहीं आ रहा। तो बिल्कुल शुरू में जब थोड़ी सी मुश्किल हुई थी और उसके बाद से जल्दी अडेप्ट करना ही आते हैं कि प्रोफेशनल का काम होता है। तो उसको ज़रा थोड़ा सा क्रीज़ के अकॉर्डिंगली अडेप्ट किया था कि किस तरह से बाउंस वेरिएबल को खेला जा सकता है। और एज अ यंगस्टर कितना आसान था उमर अमीन का दूसरे एंड पे होना? बहुत शानदार खेले वो भी। जी बिल्कुल, उमर भाई इतना एक्सपीरियंस है उनका। आई थिंक 150 प्लस मैचेस हैं एंड 10,000 प्लस रन्स हैं। तो बिल्कुल आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू प्ले अलोंग साइड हिम। और जैसे कि वो गेम को स्टीयर करते हैं, आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर मी टू। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर मोहम्मद वरेरा। आइए एक नज़र डालते हैं इस साल के शानदार और बड़े बड़े स्कोरर्स पर, जिसमें मोहम्मद हुरैरा का नाम सबसे ऊपर है इस वक्त। सर फहरिस्त कहेंगे, 996 रन वो बना चुके हैं। और ये लिस्ट अच्छी है, बड़े अच्छे नाम हैं इसमें। कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ ऑफ कोर्स ऐसे हैं जो बहुत टैलेंट के हामिल हैं। जी हाँ, अब्दुल्ला शफीक को उनका रिकॉर्ड था ये 867 रन का, और कल इन्होंने पीछे छोड़ दिया। ये इनके बचपन के साथी हैं। अब्दुल्ला शफीक जो है, दोनों ने क्लब क्रिकेट एक ही साथ खेलना शुरू की थी सियालकोट में। और जाहिर है कि उनसे आगे निकलना वो भी इनके लिए एक एजाज़ होगा। वो हालांकि वो इनसे पहले टेस्ट क्रिकेट खेल गए हैं, लेकिन ये अब उनके नक्शे कदम पर चलना चाहेंगे और ज्वाइन करना चाहेंगे उनको आगे चलकर उस बड़े मकाम, बड़े जीने पर। अच्छा, अब आपसे सवाल करते हैं कि तीसरे दिन का खेल का आगाज़, ये पहला सेशन या पहला 1 से 1.5 घंटा बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और ये शायद ये डायरेक्शन भी बताएगा कि मैच जा कहाँ रहा है। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त तक सूरत हाल जो है वो बड़ी हद तक नॉर्दर्न के हक में है, लेकिन ये बदल भी सकता है सब कुछ। 1 घंटे के बाद तकरीबन नई गेंद दूसरी मिल जाएगी सिंध की टीम को, और वो बहुत ही फिर फैसला कुन मरहला साबित हो सकता है। और सिंध की टीम ने अगर उस नई गेंद के आने से पहले इस पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया, ख़ास तौर पर उमर अमीन को अगर वो आउट करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर अगली नई गेंद आती है, मोहम्मद उमर जो है अच्छे रिदम में होते हैं, तो सिंध की टीम जो है फाइट बैक करने की बराबर सलाहियत रखती है अभी भी इस मैच में, क्योंकि ये अच्छी बैटिंग पिच है और तीसरी इनिंग्स में भी यहाँ रन्स बनते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में। चलिए आइए अब मैं एक जायजा लेते हैं और देखते हैं कि तीसरे दिन का खेल शुरू होने वाला है। आज पिच कैसा खेलेगी और क्या सूरत हाल है उसकी 2 दिन के खेल के बाद। It's a typical winter's morning here in Lahore. A little bit misty, but the sun is trying to sneak out. Well, it's how the weather is looking here. 13 degree, that's the temperature, and humidity is 79. It's day 3, and this surface is still going strong. It's hard enough. We've got to witness some good bounce here. The carry was excellent for the fast bowlers, and the 200 plus partnership between Hurera and Umar Amin is the evidence that the batters will have and enjoy their time out in the middle. Well, a lot of runs were scored towards the square, so that is evident that you need to avoid the short ball. Bowlers who were successful maintain a good corridor just around off stump or probably fourth stump. That's the area you would like to target, and be patient and consistent with the line and length. It is a paradise, and the batters will have their time. ये 2012 की बात है तारिक साहब, जब खुर्रम मंजूर को कप्तानी दी गई थी फाइनल में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, वो मैच जितवा गए थे। आज आप कैसा देख रहे हैं, खुर्रम मंजूर को क्या करना चाहिए जो आपको लगता है अभी तक वो नहीं कर पाए हैं अब अपने एज कप्तान इन 2 दिनों में?
उनके पास वसाइल नहीं है, ये हम सब जानते हैं। कल जब मोहम्मद उमर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो दूसरे एंड पर वैसी सपोर्ट नहीं थी, तो ऐसे में कप्तान के हाथ जो हैं कई बार बन जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इस मौके पर वो अपने सीनियर जो दूसरे कुलीग्स हैं, फवाद आलम हैं, उनको अपने करीब रख सकते हैं और उनकी मदद ले सकते हैं। और यहाँ कोशिश ये करनी चाहिए इब्तिदा में आज अटैक करें अगर मौका होगा, क्योंकि पहले 2 दिन हमने देखा है सीम मूवमेंट भी रही है, पहले सेशन में फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, तो सिंध के पास अभी भी मौका है। चलिए, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ चाहता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर आएंगे एक्शन के साथ। Hello and welcome to Gaddafi Stadium. A very good morning here. It's misty morning, a typical winter's morning here in Lahore. It's all set for the finale. It's Northern taking on Sindh. It's day 3. And so far, what it looks like from the summary, Northern has a strong hold over this final. Sindh will be looking to break this epic partnership, and what a stellar performance by Hurera. He's on 193. But this guy, he means business. He was successful in the first morning session on day 1. He managed to grab 2 wickets. And he'll be looking to repeat that again. I've got with me Ijaz Ahmed in the comm box. Ijaz, a very warm welcome to you. Good morning. Thank you very much. Yes, it's going to be a good day here. Third day. And plays the call. Straight away, Umar Amin doing what he does the best. Picked up the length beautifully and just caressed it towards the cover for a boundary. Good start for Northern. They're just picking up where they left. Yes, exactly. The form that which it's been keeping in pockets from yesterday evening. You're just starting from that point. And look at the eager of just going through his stroke, which means that, as Marina was saying, it's a belter. You will surely enjoy batting here. Sindh needs to learn very quickly because they cannot afford these two to just keep piling on runs. They need to learn which areas they should be bowling, especially just utilize this morning session. Yes, exactly. Already 12 runs away when they have started the day. Well, this is going through, not been firmly timed. Surely be looking for 2 here. That's a good positive call here from the both batters. And Mohammad Umar, he's been decent so far. But how about Umar Amin? He loves that. Anything outside off stump, whether on front foot or back foot, he goes for it, bounces on it very quickly. He's been decent for Sindh. Managed to just create few chances yesterday after tea. One was put down by Saad. That was Umar Amin's catch. That's better. Just trying to cramp him for room. Sindh needs wicket. There's no doubt about it. It's just how they can create those avenues. Faraz Ali is there. Faraz Mahmood, he is not on the field today. And both batters
Umar Amin and Mohammad Herrera getting their highest in the season against Sindh. 140 for Umar and 173 for Herrera. That's good bowling. They need to capitalize the session. New ball will be available probably after an hour or so. They need to keep them quiet. It's been stellar of an innings from Herrera, who's on the other end. You can see a lot of discussion going on between Quaid-e-Azam and Khurram Manzoor. It has been a hard day yesterday for them. Yes, exactly. Lots of work and lots of work to do today. Northern leading by 12 runs. They will be looking to post something around 300, I guess. If these two keep going strong, they've got plenty of players who can come up and chip in with quick runs, probably. Sindh, yes, you can argue that they are feeling the big dent that Ibrar Ahmed has left, but still, it's the final. You need to come up with your best game plan. It's the shape inside. Really couldn't time it. So 296 for 2 Northern after 63. शाहनवाज धानी, कल इनको काफ़ी जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह इनसे उम्मीदें थी. बहुत इनकंसिस्टेंट नज़र आए, थोड़ा सा रिदम में भी लैग कर रहे थे. लेकिन आज एक नया दिन है, नया स्टार्ट है, फ्रेश पर्सपेक्टिव से प्लेयर्स आते हैं माइंड में. आज इनको डिलीवर करना पड़ेगा सिंध के लिए. एग्जैक्टली, क्योंकि बड़ा प्लेयर है और एडजस्ट करना होगा. उमर अमीन को कुछ प्रॉब्लम था, स्ट्रिप्स शायद कुछ मंगाई है उंगलियों पे चढ़ाने के लिए. अर्लियर ऑन सिर्फ अभी 1 ओवर हुआ. भाई राशिद रियाज भी थोड़े से मुस्कुराते हुए, और शाहनवाज धानी से एक्सपेक्टेशंस है कि वो आज जो है वो कुछ जो रिदम हासिल करें, क्योंकि कल इन्होंने 16 ओवर करवाए थे, 84 रन के बस कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए. लेकिन यहाँ पर अगर उमर अमीन या हुरैरा की बात करें तो अच्छा दिन था उनके लिए. थोड़ी स्ट्रेचिंग के बाद देखना यह है कि कितनी जल्दी जो है वो स्टेमिन करते हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको डिलीवर करने की कोशिश करें, क्योंकि अर्लियर ऑन से इनको यहाँ पर विकेट्स चाहिए अगर इस गेम में वापस आना है. एक स्लिप एक गली मौजूद है शाहनवाज धानी के लिए. यकीनन सिंध ने जाके जो उनकी गलतियां रही हैं उन पे ज़रूर तवज्जो दी होगी. स्पेशली शाहनवाज धानी एक मैच विनिंग प्लेयर का कैरेक्टर रखते हैं. आज उनकी कोशिश होगी कि अपनी टीम की उम्मीदों पे पूरा उतर पाएं. मोहम्मद हुरैरा अपने दिन का पहला गेंद फेस करेंगे. अच्छा बॉल था, आगे गिराया, थोड़ी सी मूवमेंट भी नजर आई. ये एरिया जहाँ पे आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि मोहम्मद हुरैरा को खामोश रख सकते हैं, क्योंकि बैकफुट पे तो ये बहुत कमाल हासिल है इन्हें शॉट्स खेलने में. जी हाँ, कल दूसरा तीसरा दिन है और पिच जो है वो मरीना काफ़ी हद तक जो है वो सहल हो चुकी बैटिंग के लिए. बिल्कुल कोई खास वेयर एंड टेयर नज़र नहीं आया और बैटर्स के लिए भी कुछ खास मुश्किलात नहीं नज़र आई. लेकिन जिन बॉलर्स ने अच्छी लेंथ को हिट किया है, टारगेट के करीब गेंद किया है, वो सक्सेसफुल भी रहे हैं. इसलिए दोनों तरफ कह सकते हैं बैलेंस पिच है, लेकिन एक्सिक्यूशन बॉलर्स की तरफ से अच्छी नज़र नहीं आई. बैकफुट पे और इस बार गैप नहीं हासिल कर पाए. बैकफुट पे इन्हें खिलाना खतरे से कम नहीं है. जी, और कल भी शाहनवाज धानी को अच्छा इन्होंने खूब किया
स्ट्रोक्स बेहतरीन लगाए और अभी भी देखें मिडल किया, अपिच ज़रूर था लेकिन बैकफुट पे कल भी इन्होंने अच्छे स्ट्रोक्स लगाए, अपने काफ़ी ज़्यादा रन जो थे वो इसी तर्ज के स्ट्रोक से हासिल किए। 193 पे मौजूद हैं मोहम्मद हुरैरा, बहुत अच्छी कंसंट्रेशन है इनकी। जाने दिया इस बार गेंद को, थोड़ा सा लो बाउंस नजर आया। सिंध को अब एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जास के, वो सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते कि मोहम्मद हुरैरा या उमर अमीन कोई गलती करे और विकेट मिले। आपको लगता है कि एक प्लानिंग में बेहतरी आ सकती है? जी हाँ, देखें अभी जो बाउंस था वेरिएबल है और क्लियरली जो हुरैरा उन्होंने भी ये बात की सुबह अली के साथ जब वो बात कर रहे थे कि वेरिएबल बाउंस से आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्लस इस वक्त सिंध के लिए है कि वो अगर अपनी जो वेरिएशन है उनको इस्तेमाल करके राइट एरियाज में बॉल करके अर्लियर ऑन विकेट हासिल करें। नए दिन का आगाज आसान नहीं होता, चाहे वो बॉलर हो या बैटर हो। कल इन दोनों ने बहुत ही कमाल की इनिंग्स के लिए अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन एक नया दिन है, नर्व्स इनिशियल होती हैं और शुरू के सेशन में, मॉर्निंग सेशन में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टेक्निक फिर एक्सपोज ज़रूर होती है। ये टाइम सिंध को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कल जैसे खुर्रम मंजूर ने ब्लॉक किया था हुरैरा का ऑफ साइड, उस तरह की अगर फील्ड रख के डॉट बॉल्स पे फोकस किया जाए तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। अच्छा आगाज शाहनवाज सानी का इस दिन का। और हुरैरा की जो परफॉर्मेंस है वो इस वक्त सबके सामने, और यकीनी तौर पर जो कार्ड होता है आपका बीइंग अ प्लेयर, जो परफॉर्मेंस है वो झलकती है, शो होती है। सोशल मीडिया का दौर है, कहाँ से कहाँ इंसान को पहुंचाती है। तो कंटिन्यूसली 2 सीज़न, उसके बाद अगर हम आज के फाइनल की भी बात करें, जो सिंध के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस है, फैसलाबाद में 42 रन लीग मैच में बनाए, फिर उसके बाद जो कराची में मैच खेला गया सिंध के अगेंस्ट, उसमें पहली इनिंग में 173, उसके बाद 58 नॉट आउट। तो सिंध के बॉलर्स को उन्होंने अच्छा खेला इस टूर्नामेंट में। मिल नहीं कर पाया, थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर हुई बीच में रनिंग की और मिसफील्ड भी हुई। यहाँ पे सिंध को तवज्जो देनी पड़ेगी, कल भी फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं रही और हुरैरा अपने 1000 रन मुकम्मल करने में कामयाब रहे। क्या प्रोस्पेक्ट हैं, एक यंगस्टर, सिर्फ 1 साल के अंदर इतने रन हासिल किए इन्होंने। एक्सीलेंट, ये ड्राइव करने गए और पार्टनर की तरफ देखा, उन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई किया और यहाँ पर ओवरथ्रो, कोई भी बैकअप मौजूद नहीं था। बैकअप था इनफैक्ट, बैग योर पार्डन, लेकिन प्रॉपर्ली बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए और बॉल 4 रन के लिए ओवरथ्रो के लिए पार कर गई। और हुरैरा की अच्छी परफॉर्मेंस। इस वक्त उमर अमीन स्ट्राइक पे, इनके भी सिंध के खिलाफ जो रन्स हैं वो काफी बेहतर परफॉर्मेंस है इस क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी में। 65 ओवर के बाद 306 पे 2। एक 198 पे हैं मोहम्मद हुरैरा, सिर्फ 2 रन की दूरी पे। दाद देनी पड़ेगी एज ए यंगस्टर। हम अक्सर ये बात करते हैं कि अब T20 का दौर है, लीग्स का दौर है, फास्ट क्रिकेट, लेकिन इस तरह के दौर में जब आप मोहम्मद हुरैरा पे नज़र डालते हैं, जो इनका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है और जो टेक्निक है वो काबिल दीद है। जी, और इन्होंने तकरीबन तमाम वेन्यूज़ पे रन्स किए। अगर कराची, एबटाबाद, लाहौर, रावलपिंडी की बात करें। उमर से भी यहाँ पर उम्मीदें हैं खुर्रम मंजूर को कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ प्रॉस्पेक्ट या विकेट निकाल पाए। एक स्लिप, एक गली है, पॉइंट शॉट कवर पे भी फील्डर मौजूद, पैक करने की कोशिश है ऑफ साइड को हुरैरा के लिए, लेकिन वो गैप निकाल सकते हैं। कल भी हमने देखा कि इवन जो फील्डिंग ऑफ साइड पे थी तब भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। सिर्फ 2 रन की दूरी पे अपने 200 स्कोर से मोहम्मद हुरैरा डगआउट जरूर मुंतजर है कि जल्द से जल्द अपने 2 रन मुकम्मल करें।
लीडिंग एज, लेकिन उनके लिए खुशकिस्मती के किसी तक कैरी नहीं किया। मेरा ख्याल है कि इजाज़ थोड़ी बात की जाए यहाँ पे, जिस तरह ब्रेक थ्रू रिक्वायर्ड है और अर्ली सेशन है, एक और स्लिप या एक और क्लोज कैच इन रखना चाहिए खुर्रम मंजूर को। जी हाँ, कैचर होने चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी लैंडमार्क है, आपके अपोनेंट है, उसको रोकना है आपको कि आपकी टीम के अगेंस्ट वो ऑलरेडी इतने रन्स कर चुके हैं, माइलस्टोन के करीब है। तो बीइंग अ कैप्टन आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप जो उनके रन स्कोरिंग एरियाज हैं उनको ब्लॉक करें, अटैक करें उन पे। थ्रूज दिलाने में और क्रिएट करने में कामयाब रहे, थोड़ा सा बेहतर था नॉर्दर्न पे। सेशन में लेकर दें तो यकीनी तौर पर जो लीड इस तक नॉर्दर्न ने हासिल की है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको रोकने में कामयाब हूँ, क्योंकि इंटेंशंस यही हैं कि जल्द अज जल्द 400 का हिंसा जो है अबूर किया जाए पहली इनिंग में नॉर्दर्न की तरफ से। थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन एक बार फिर नाकाम रहे रन हासिल करने में। 307 पे 2 नॉर्दर्न। Two leg, please. Two leg, please. Thank you. फिल हर गुजरते मैच के साथ हुरैरा की जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी आई। 198 पे हैं सर, और शाहनवाज धानी जो कि काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता है यहाँ पर खुरम को, क्योंकि कल उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। बड़ा प्लेयर जो है वो कम बैक करने की सलाहियत रखता है। एक स्लिप, एक गली उमर अमीन के लिए। एक बार फिर शॉर्टर लेंथ अपनाने का फैसला किया शाहनवाज धानी ने। थोड़ा सा हम जब मैचअप्स की बात करते हैं, होमवर्क की बात करते हैं ऑपोजिशन के लिए, अब ये आपस में इतना खेल चुके हैं कि जानते हैं कि उमर अमीन की स्ट्रेंथ क्या है, हुरैरा की स्ट्रेंथ क्या है। जब एज अ कैप्टन आप एक जिम्मेदारी बॉलर को देते हैं तो एक प्लान ज़रूर आता है, बट वो प्लान मिसिंग नज़र आया, स्पेशली जब हम कल की भी बात कर रहे हैं लेटर डे में। एक्सिक्यूशन या प्लानिंग नज़र नहीं आई सिंध की जानिब से। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने देखा कि कल इवन स्पिनर्स के अगेंस्ट भी ये दोनों जो बैटर हैं, अगर विकेट टू विकेट बॉल रखा गया तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दी इन्होंने। अदरवाइज जो पेसर्स हैं उनके अगेंस्ट अच्छा खेले। आसिफ महमूद से भी तवक्कुआत जो वाबस्ता थी उस पर वो पूरा नहीं उतर पाए, क्योंकि लीग के गेम्स में इन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई, और जब जब खुर्रम मंजूर या कैप्टन ऑफ सिंध को पार्टनरशिप ब्रेकिंग की ज़रूरत थी, उन्हें यहाँ पर अप्लाई किया गया तो उन्होंने काम किया अपना। गेंद अंदर आया, थोड़ा सा चॉप ऑन कर गए। इनर एज लगी थोड़ा सा आज, अभी ऑब्वियसली अर्ली टाइम है, उस तरह टाइम नहीं कर पा रहे उमर अमीन, लेकिन अच्छी बॉल थी। ये लेंथ यहाँ पे कारआमद साबित हो सकती है। अच्छा, इनर एज जो है वो घुटने पे जाकर लगा, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है। इससे पहले भी उमर का जो बॉल था एक आध वो थोड़ा सा अंदर को आया था पिछले ओवर में, और अब भी हल्की सी जो मूवमेंट है वो धानी की बॉल पे भी हमें नजर आई। ये दोनों बॉल थोड़े से आगे थे। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस लेंथ पे अगर बॉल कराया जाए तो उमर और हुरैरा दोनों को यहाँ पे मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। एक और अच्छा गेंद धानी की जानिब से, ये लेंथ कारआमद साबित होगी
क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम महसूस नहीं करते उमर अमीन भी और हुरैरा भी। हुरैरा फ्रंट फुट पे कमिट इतना नहीं करते, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सिंध के बॉलर्स की जानिब से। जो लीडिंग एज हुआ था इवन जब हुरैरा खेल रहे थे इसी तरह की बॉलिंग पे, तो थोड़ा सा फुलर था और विकेट से बिल्कुल सामने था। और यहाँ पर भी उमर अमीन जो है ये दोनों बॉल्स कंफर्टेबल नहीं थे। इवन पहला जो इनर एज हुआ उसके बाद अभी भी जो बॉल था वो बिल्कुल सीधा रहा और उस पर जो उनका स्ट्रोक था वो प्रॉपर्ली टाइम नहीं था। लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर जो भी बॉल पड़ता है उसको उमर अमीन और हुरैरा जो वो बेहतरीन अंदाज में रिप्लाई कर रहे हैं। एक बार फिर अच्छी लेंथ मूवमेंट मिल रही है सुबह में। शाहनवाज धानी को कंसिस्टेंटली तीनों गेंद इन्होंने अच्छी लेंथ पे की है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उमर अमीन को। कंसिस्टेंसी हर जगह पे जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उमर अमीन का इस सीज़न में देखा जाए तो सिंध के जैसे हुरैरा ने उनके खिलाफ अच्छा खेला, उमर अमीन की भी 2 सेंचुरीज हैं, 105 इनका फैसलाबाद में सिंध के खिलाफ और 140 पहली इनिंग में सिंध के खिलाफ कराची में, दूसरी में 41। तो जितने भी शाहनवाज धानी उस वक्त नहीं थे लीग गेम्स में। बीटो इस बार थोड़ा सा नीचे भी रहा गेंद, लेकिन सवाल कर रहे हैं शाहनवाज धानी। ये अच्छी लेंथ है, 307 पे 2 नॉर्दर्न। लाहौर में सुबह का वक्त, हल्की सी मिस्ट और हेज नज़र आ रही है हमें यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम का खूबसूरत मंजर। हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू होगी और कुछ उम्मीद भी नज़र आ रही है सिंध की जानिब से। आज लाइन और लेंथ बेहतर नज़र आई इजाज़। जी एग्जैक्टली। और उमर की अगर बात करें, उमर ने जो पेस है उनकी बेहतर है, अच्छे एरियाज को हिट करते हैं। और अगर नॉर्दर्न के खिलाफ कोई इतनी बेहतर कारकर्दगी नहीं, फैसलाबाद में सिर्फ 1 विकेट मिला था इन्हें 69 रन के एवज नॉर्दर्न की साइड के खिलाफ। उसके अलावा जो बाकी मैचेस हैं गाय बगाए इनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस, 4 पे 87 जो कि केपी के अगेंस्ट है पहली इनिंग में, 3 पे 17 रावलपिंडी में। लेकिन आज इन स्टैट्स को उमर को तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा मार्का है और नॉकआउट भी। यहाँ पर उमर को अपना जो कप्तान है पूरा मंजूर, उन्होंने जो उनसे उम्मीद लगा के रखी है, और वो इस तर्ज के बॉलर हैं कि वो ब्रेक थ्रू दिलवा सकते हैं। जिस लेंथ को वो हिट करते हैं, जितनी पेस उनके पास या एक्यूरेसी है। शानदार ड्राइव, स्ट्रेट बैट, और इसी के साथ अपना 200 रन मुकम्मल करने में कामयाब हुए। लाजवाब बैटिंग और काबिले तारीफ टेम्परामेंट, ये है हुरैरा। 1 साल के अंदर रन्स बटोरते जा रहे हैं और यहाँ पे कोई इन्हें नहीं रोक पा रहा। एक्सीलेंट 9th प्लेयर क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी, जिसने फाइनल में डबल सेंचुरी स्कोर की। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हुरैरा। और पाकिस्तान क्रिकेट के उफक पे एक और बैटर ने आज तारीख रकम की, और इन्हें ये 28 नवंबर बहुत लंबे अरसे तक याद रहेगी, जब तक ये क्रिकेट या उसके बाद क्रिकेट से वाबस्ता रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। वेल प्लेड। सेकंड यंगेस्ट बैटर हैं जिन्होंने 1000 रन मुकम्मल किए। असद अली पहले थे, 19 साल में उन्होंने मुकम्मल किए 1989 और 90 के सीज़न में। और ये सिर्फ 20 साल के हैं, जो मैच्योरिटी और टेम्परामेंट लेके आए हैं इस लॉन्गर फॉर्मेट में। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे इनके आसपास जो इनको अपना आइडल मानने लग गए होंगे, और काफ़ी यंग सीनियर प्लेयर्स भी जिस तरह का इनका टेम्परामेंट है उन्हें सीखने की ज़रूरत है।
वेल इस डॉट बॉल के साथ जहां पर हुरैरा ने अपने 1000 इनफैक्ट 200 रन पूरे किए, वहीं पे लैंडमार्क का कंटिन्यू। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपने लिए, अपने कोचेस के लिए, उसके साथ साथ जो अपने क्लब्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है हुरैरा के लिए आज। अच्छी लेंथ पे गेंद। मोहम्मद उमर, अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें, अच्छा प्रोस्पेक्ट हैं, अच्छी पेस है इनके पास, टेक को अच्छा हिट करते हैं आके। कल टी के बाद भी जब ये आए इन्होंने 2 अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ज़रूर की थी। मोहम्मद हुरैरा का जो एज था वो कीपर और स्लिप के बीच में से गया था, लेकिन कैरी नहीं कर पाया। उमर अमीन का कैच ज़रूर कैरी किया था साद खान को, जो गली में मौजूद थे, लेकिन वो ड्रॉप किया। तो ये जानते हैं, कंसिस्टेंट है अपनी लाइन लेंथ में, विकेट लेना जानते हैं। अभी भी उनको थोड़ी अर्ली ऑन मूवमेंट ज़रूर मिल रही है। उठा दिया, कलाइयों का इस्तेमाल, लेकिन फील्डर मौजूद है। एंगल के साथ खेलने में कामयाब जरूर हुए थे, लेकिन गैप नहीं तलाश कर पाए। वाले सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम होगा। देखिए अच्छा फ्लिक था ऑन साइड पे, रन हासिल किए। फील्डर फाइन लेग पे डीप में मौजूद थे, थोड़ा सा वाइडिश लेकिन कॉन्फिडेंट शॉट। नॉर्दर्न के कोचेस से मेरी गुफ्तगू हो रही थी आज सुबह, समी न्याजी से और मसूद अनवार से, और वो यही बता रहे थे जब हुरैरा की बात हुई कि इनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, इनके अंदर एक भूख है, और जब आउट होके आते हैं तो हमारे कहने से पहले ये रेक्टिफाई कर देते हैं कि मुझे यहाँ खेलना चाहिए था, यहाँ नहीं। तो ये एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि क्यों ये इतने रन हासिल करने में कामयाब हुए इतने छोटी एज और छोटे अरसे में, क्योंकि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, सेल्फ अवेयर हैं कि मेरी कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ गलती मैंने की, और ये एक अच्छे और बड़े प्लेयर की निशानी होती है। जी एग्जैक्टली, और इम्प्रूवमेंट जो है वो नजर आई, क्योंकि अगर हम देखें इस सीजन का हाईएस्ट उनका 173 था, तो उसके बाद उन्होंने जब सुबह इंटरव्यू दिया तो उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि मैं इन 200 के करीब जो रन आके आउट होता रहा उसको आज कवर अप करूं और 200 की तरफ जाऊं, और उन्होंने इसको प्रूव किया। ये डिटर्मिनेशन है, कमिटमेंट है, जो कि किसी भी प्लेयर को बड़ा बनाती है, और हकीकत में आज इनका कद बहुत बड़ा हो गया। आउटसाइड ऑफ टर्म, यहाँ नहीं बख्शते, बहुत रूम दे दिया था शाहनवाज धानी ने, गेंद आगे जरूर गिरा था, कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए शॉट को, लेकिन गैप तलाश करने में कामयाब। एक और लाजवाब चौका। वेल एक्सीलेंट टाइमिंग, प्लेसमेंट बेहतर था, और इस बात को मद्देनजर रखा कि बॉल हवा में ना जाए, क्योंकि बैकफुट पॉइंट पे या कवर पे फील्डर मौजूद है कि बिल्कुल जमीन के साथ ये बॉल होती हुई अपना सफर तय कर गई पॉइंट बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। सेफ खेल रहे हैं इस वक्त। सिंध का इशू ये भी रहा है कि 3-4 गेंदें अच्छी जगह पे कराने के बाद ये एक ऐसी लूज डिलीवरी दे देते हैं जिसको कैपिटलाइज करने में कामयाब होते हैं उमर अमीन और हुरैरा। रन्स का रुकाव नहीं हो रहा। अच्छा बाउंसर था, इसको वेल लेफ्ट किया हुरैरा ने। बहुत ओवर एम्बिशियस नहीं है, जानते हैं, रिस्पेक्ट देना जानते हैं किसी अच्छी गेंद को, कोई बॉलर अच्छा हो, टेक्निकली साउंड है, वेल अवेयर्ड है। देखें बहुत ही कंट्रोल्ड शॉट खेलते हैं डाउन द ग्राउंड, कदमों का इस्तेमाल स्पिनर्स के खिलाफ इनका लाजवाब है, और अपनी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक अच्छी इनकी बैटिंग की टेक्निक ये है कि गेंद को करीब आने देते हैं, और अगर कदमों का इस्तेमाल करें तो लाइन नहीं छोड़ते। अभी तक जितने भी बॉक्सेस हैं वो टिक करते जा रहे हैं बैटिंग की जहां तक बात करें। एक्सीलेंट, लवली, बहुत जबरदस्त ड्राइव, बैलेंस परफेक्ट। उसके बाद वही बात के सेफ कि आपकी प्लेसमेंट अच्छी है, टाइमिंग अच्छी है, रन आएंगे आपके लिए। यही कमाल है इनका,
बहुत अच्छा बैलेंस है, बहुत ओवर हिट नहीं करते, अच्छा लीन करते हैं, वेट ट्रांसफर लाजवाब है। ये हाफ वॉली शाहनवाज धानी एक बार फिर एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं और सिंध अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं। परफेक्शन इस शॉट को कह सकते हैं आप। बहुत ही क्राफ्टी शॉट थी ये, अच्छा वेल डायरेक्टेड बॉल था, लेकिन इसको क्राफ्ट करने में और गैप तलाश करने में कामयाब हुए हुरैरा। इस तरह की शॉट्स खेल के सरप्राइज भी करते हैं। एग्जैक्टली और ऐसा लगा जैसे कंप्यूटर की तरह उनका दिमाग काम कर रहा है कि कहाँ पर इस वक्त फील्डर मौजूद है। ये कितनी ज़बरदस्त अंदाज में गो क्या पिच ज़रूर था, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि दो फील्डर गली और स्लिप में खड़े हुए थे, लेकिन उन दोनों के दरमियान से बॉल जो है वो चकमा देती हुई थर्ड मैन बाउंड्री पार कर गई 4 रन्स के लिए। अक्सर कोचेस हमें कहा करते थे कि बैटिंग में आप फील्डर्स को ना देखें, गैप्स को देखें, वो आपके बैक ऑफ द माइंड चीज़ रह जाती है। और मेरा ख्याल है कि ये हुरैरा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से पता था कि गैप कहाँ है। एक बार फिर अपर कट कर दिया। ये लाइन और लेंथ बहुत महंगी साबित हो रही है, लेकिन हुरैरा जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं मेरा ख्याल है 300 भी इनसे दूर नहीं। एग्जैक्टली अप एंड ओवर और पलक झपकते बॉल थर्ड मैन बाउंड्री पार कर गई। देखिए बैक ऑफ लेंथ पूरा इसको देखा, एंड तक गए बॉल के पीछे और आसानी 4 रन हासिल किए। बहुत आसान इस तर्ज की बॉलिंग के अगेंस्ट इस तरह से बैटिंग करना। चौके के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। थोड़ा सा उतर के रहेगा, तू तेरे यहाँ सिंगल बचा लेगा। Difficult times for Sindh. The bowling just lacks that venom and penetration at the moment. And pretty ordinary lengths from the fast bowlers have just given another good start to Northern in the first part of the day. Oh, very well bowled, Danish, very well bowled, And Danish. just the previous over where Dani was bowling to Herrera, you cannot bowl those lengths to a man who's batting at 219. The short deliveries just away from the body, just playing everyone at will. You could actually see or feel the frustration from the slip cordon. Quaid-e-Azam, the captain himself, just asking questions from Shahnawaz as to what he's trying to do with that length, especially that last ball of the over. Short ball outside the off stump, and he just ramps that over gully for 4. Now spin immediately in the first half an hour of the day's play, which means the fast bowlers are not getting anything through the conditions. Runs beautifully timed by Umar Amin this time. It will run down, no it won't. Good chase by Shahnawaz Dhani, but not before they complete 3 runs. What a fantastic partnership this has been for Northern. We've all been talking about Herrera's brilliance of 219 runs, but I would still rate Umar Amin's inning and a magnificent one. The way he has handled the situation, the way he has played, the way he has carried Herrera alongside him, I think it's just commendable. The credit has to be given to Umar Amin. They now lead by 49 runs. They're definitely in the commanding position. They shouldn't miss out from here on. And Sindh's got a problem.
Just nothing has happened, practically nothing. It has not spun, it has not swung, it has not seamed. Only one person doing all the work in the bowling, that's Mohammad Umar. The rest has been pretty flat by Sindh. Not just the bowling, but the captaincy also. Disappointing. Lead now 50. Just almost seems like unfair. A good part that you have 4 men getting into the national side, but then you are left with nothing. And the bench has to play the final. End of the over. 3:34 for 2. They'll be a very happy camp, northern side, and why not? They've done a great job after being in a position where it could have been dicey, but this partnership is 307 runs, and this boy on your screen, what a turnaround in his career. The way he started his career, now the way he's carrying on, 1,000 runs in this season, the youngest one to get it. It's just amazing to see the maturity, the concentration, the focus that he has shown. It looks like one for the future, very technically correct, and that's the most runs. And for a 20-year-old being topping that list, we got some amazing names in that. 1,022 runs, the best of 220 is not done yet, and that conversion rate we've been talking about, 350s and 300s, shows the character of the boy. He's been disappointed also, Asif Mahmood. A lot was expected. I thought after he scored runs, he will carry that confidence into batting, but it has not happened. Look at that economy, 5.45. He's been really expensive, as has been Shahnawaz Dhani. 4 boundaries in the last over, just bowled for 3 overs. And now they're back with Asif Mahmood. And here's what they've not done. They've not bowled enough deliveries within the stumps since yesterday. They've been wide, they've been outside the off stump, they've been short. And that is not how you bowl on a Gaddafi Stadium pitch. You've got to be up to the better. You've got to create those chances. You've got to let the ball swing. I'm not surprised that Khurram Manzoor is definitely not happy with this bowling performance. He's short of ideas, I'm pretty sure. Because once a team is 334 for 2, it can happen to you. That's where Sarfaraz Ahmed, I thought, was very, very important in this side. Because he only has Fawad Alam to talk to, Paul Nixon, Neil Johnson, worried faces. Definitely they should be. This is a big final and they're way behind in this game. Just the way he plays, the way he times it, looks so pleasing on eyes. Such a good sight. He's the second youngest after Basit Ali to get 1,000 runs in a season. Basit Ali scored it at the age of 19, and he scored at 20, the age of 20. I just loved talking with him in the morning. I was so impressed the way he spoke, the maturity he's shown in his answers also. He's just
It shows that he respects this game. He wants to do well. He wants to go at the bigger level. Scored 986 runs in the previous season. Scored a 300 at this young age. And now a 200 at a big stage in a final. So great to see. Some aggression from Asif Mahmood, not with the ball, but with the eyes. It's 335 for 2. Northern lead by 51 runs. 221 for the 20-year-old. Umar Amin, the captain, very solid, 90 runs. There's nothing really to talk about in the bowling lineup. Just Mohammad Umar getting 2 wickets. The rest has been flat. If you notice the progress from Northern, finished off at 296 of 63 overs at the end of the day's play yesterday, and today they've added 39 in the 8 overs they played this morning. So they're scoring at almost 5 runs an over. So keep in mind, as a bowling unit or as Khurram Manzoor, you got to see that they are now progressing. They want to score quickly and get a big total on the board and want to utilize the time and days available to win this match. What you like about Northern's plan is that, yes, they're looking to not just keep batting and batting. They want to bat, get into a good position that they can declare at certain stage later on. And then put Sindh in again. At the moment, the lead is of 51, and in just no time, they started off with a lead of 12 this morning. And you've got your part-timers in Danish Aziz. You don't have a frontline spinner who's got the experience. Gone! That's a slug. Not a shot to play from a man who's batting at 2-2-1. Just slight lapse of concentration, and he's just completely looked ugly playing that. Totally against the run of the play. This was not expected. He's done so well for his 221 runs. He was looking set for that another 300. But this is a rare wrong shot, a bad shot that he has attempted. It's too full. It's within the stumps. And he misses, he hits. That's as simple. A very good inning, an excellent inning, a very temperamental inning, a very focused inning. 221 he scored, was bowled by Danish Aziz. Some relief for Sindh as Herrera walks back. 335 for 3. Umar Wahid, the next batter in. Right-hand batter, 3,204. Is pretty experienced. He's got 67 matches, 12 50s and 600s, best of 183. Average of 30. Sindh needed some luck. They've got it. Courtesy to Danish Aziz. And a wrong shot attempted. The choice was not right. Because he's been middling every delivery. Probably, I can think that he was a little overconfident playing that shot. Crossed the line over mid-wicket.
in a 5-day game, got plenty of time available. You could have easily gone to 300 in a big match. That would have been some performance, but not to be. Danish Aziz had made the breakthrough. Oh, very well put, Danish. This is the time where Sindh can actually get their foot in. They've got 1 wicket already. They shouldn't lose this opportunity. They need to get a couple of wickets here. Catch it. Oh, ठीक है, End of the over. 72 ball, 335 for 3. I just love the reaction that Khurram Manzoor showed just when Herrera lost his wicket. A senior member, a mentor now in the side, although he's captaining the side, but I just loved the way he went up to young Herrera, just congratulate him for that magnificent inning. Even the opponents have loved him, the way he has played. And that's great gesture from Khurram Manzoor. One must have to say. He was the captain. It was never easy. Being in the field. Somebody who's played such a good inning, he deserved it. Right, the momentum now shifts to Umar Amin. But what about that moment? This is what I was talking about. Quaid-e-Azam first. Great gesture shown by him. And then Khurram Manzoor came all the way from his fielding position just to put that tap on his back that he's done well. He has played a glorious inning. That will definitely do world of good to his confidence. Being appreciated by the seniors, by the veterans. Good scenes. That's the youngest to score 1,000 runs in a season. Basit Ali, what a player he was in that 89-90 season. At the age of 19 scored 1,000 runs. And then Mohammad Herrera at the age of 20 scoring 1,000 runs. Yunus Khan, Naveed Yassin, Asad Shafiq, Kamran Ghulam, Qasim Umar. Great names in that list. And yeah, from that list, if you want the quickest 2,000 runs, that would be Yunus Khan. In a season, of course. He will have to do better. Asim Mahmood, a lot is expected of him. He's rated really high in this Sindh camp. One of the good, tough, upcoming all-round cricketer. But it's the ball that team needs him at the moment. They need to, as you said, they need to carry on this momentum. They've got this wicket, they've got the breakthrough. Must not lose this advantage. Just get another couple. Maybe look to make a comeback. 100 lead won't much hurt them. But this is a good batting track. If you stay on the pitch, if you occupy the crease, and Sindh has that potential in them. They've got players who can play long, big innings. It's never easy in the second inning, but they still can do it. They have that confidence in them. Khurram Manzoor, Quaid-e-Azam, Sahim Ayub, they all can play. They're good players. They need to occupy time. Yeah, that's a good corridor. Asif is bowling, just making that ball shape in slightly into the right hand and keeping that fourth off stump line. You've got those two slips and a gully in position and a new batter, morning conditions. And if you can consistently bowl in that area, then all you need to do is just have some patience as a bowler. It will come your way.
just slightly fuller on that occasion. Not so far away from the second new ball as well. Yeah, there you go. Just goes through the slip cordon, but you'll get the appreciation from the fielding captain. It was not a shot of confidence. End of the over, 340 for 3. तभी जाग रहा है Just that last delivery that Asif Mahmood bowled, I thought there was a touch of reverse swing. The ball before also, which tailed in a little in the end. Do they have enough pace? Do they have enough experience to utilize that reverse swing if it is happening? Have a look at the touch, we can tell. But this length won't help as far as the reverse swing is concerned. But this will definitely put some doubts in the batter's mind that it is reversing a little. But do they have enough firepower inside? Do they have enough energy to utilize it? आइए कोई आइए दिमाग में देखो जरा गेम कीजिए शाबाश बॉयज बहुत आला क्या चल यार ठीक है दानिश You see what a wicket brings. There's a different energy, especially the wicketkeeper. Ahmad Hassan is all over Umar Amina at the moment. There are different things happening. There's a leg slip in place. शाबाश दानिश Short mid on. There is a short mid wicket in place. चलो So they're hinting something. They want to make something out of this. दानिश वेल डन दानिश I wouldn't mind seeing that square leg coming in a little closer than where he is at the moment. He's just standing to the next to the umpire because he's trying to bowl onto the legs. The ball is bound to go in that region. You've got a short leg in position for the left-hander, which is a little at a distance at the moment. You've got a leg slip, so basically you're going to turn that ball away or try to do that from middle leg. Right there. I think the plan is to ball on his onside. The fact that onside field, they've got fielder on the boundary line, deep mid wicket and long on position. Probably they just want to dry up runs, but this will run away. 1, 2. Simon Yule has done well, but they've come back for third. It's got a good pace on it, the outfield. Sim's done well. Not a very clean dive, but he's managed to save 1 run. That's the effort they need. Some energy from these youngsters, and that's what youngsters bring into the side, the energy. End of another over, 343 for 3. Yeah, that's where the trouble is. Any bowler who's bowled more than 10 overs, look at their economy. Everyone bowling over the rate of 4. That is not good cricket. In a longer format, this is not good. This is not good discipline. It shows that they've been bowling all over both sides of the batter.
Quaid-e-Azam and Simon Ayub used for 2 overs. But it's Mohammad Umar who's been the most impressive. But again, that economy, 4.19, it's on the higher side. That is not good by Sindh. Six overs to go before they can get the new ball. Sindh side, they will be waiting for that. And that is why probably we saw that short spell from Shanwaz Dhani, that early spell. He will return with the new ball as Asim Mahmood continues 2 slips and a gully. You've got to be consistent. That is rule number 1 on a Gaddafi Stadium pitch. You identify the area, you be consistent on that. And that's what Mohammad Umar did yesterday. That is why he was successful, because he was consistent. That's what Asim Mahmood should learn. Yesterday we saw Mohammad Umar standing at mid-off, continuously talking with Asim Mahmood, probably telling him the areas where to ball. But nobody can tell you if you're not consistent. Nothing's going to happen. Or what an inning by the captain also. The focus has been the young Herrera, but again, I've been talking about Omar Amin's inning. Looks so elegant. There were 2 batters shot, in fact 3 batters shot in my opinion. Still don't get it why Haider Ali was not included in the side. Being in the side. He's just come back from World Cup, but he was available, but he was not included in this northern side. Sarmat Bhatti not here. Faizan Riaz also, so 3 batters missing out. And somebody had to step up. Captain has done it. The lead is 61 runs at the moment. Mohammad Herrera had said that we had got shots plans. We want to get to 400 first. This one is again being elegantly driven towards cover. So that shot plans, they want to get to the 400 mark first and then see where the match is, the situation is. So that's good. They're thinking, they're playing to the according to the situation. This man on your screen has done a wonderful job as a captain, 96 of 175 deliveries, and he definitely is a worried man. It doesn't look like he's smiling, but he definitely is. .346 for 3. Danish Aziz will continue into his 11th over. He's given away 43 runs and that important wicket off Mohammad Herrera, who scored a mammoth inning, superb inning of 221 runs. We've thoroughly been entertained by that youngster's inning. So pleasing to see a youngster playing a big inning at a good rate. That shows that he's got that modern day cricketer feel in him, look in him. The momentum now, the focus now is on Umar Amin. First to get to his 3 figures, get to 100, then carry on playing, just increase that lead as much as you can.
Raj, बहुत आला. Well done, Danish. Very well bowled, Danish, very well bowled. ठीक है, easy. उमर बॉल ले ले. Like to see Aryan bowling because he's their frontline spinner. Once the wicket has been taken by Danish Aziz of a slog, would rather get your specialist instead of bowling a part-timer. Danish. Oh, very well bowled. Yeah, that's why we were talking about Khurram Manzoor's captaincy. It's not been up to the mark. It's not been what the standards they said. There was a time yesterday, Mohammad Umar was not bowled for the whole session. And that really made Umar and Huraira comfortable on the pitch. As we come to end of another over, it's through 347 for 3. चलो. गुलाम अली जो बैटिंग कोच हैं और उनके हमरा ये मजहर नकवी जो कि टीम मैनेजर हैं सिंध की टीम के. एक खिड़की खुली है सिंध के लिए हुरैरा की विकेट के बाद और नई गेंद की आमद से पहले. उमर अमीन आज सुबह से खासे खबरदार होकर खेल रहे हैं अपनी सेंचुरी के लिए. और बाल इस बार बचे किसी भी दूसरे दिन बाआसानी ये इनर एज इनकी स्टंप्स का रुख कर सकता था. ये ज्यादा बेहतर एंगल है अराउंड द विकेट आकर वाइड ऑफ द क्रीज जाकर उमर अमीन को गलती पर उकसाया जाए, जिन्हें बहुत पसंद है ऑफ साइड में शॉट्स खेलना. बिल्कुल ऐसे ही ये अच्छा ड्राइव करते हैं और कट करना उसके रस्सियां हैं. मुसलसल तीसरे साल ये किसी फाइनल में कप्तान की सेंचुरी हो सकती है हसन अली और इफ्तिखार अहमद के बाद. बड़ी उम्दा इनिंग्स उन्होंने खेली है और ये बिल्कुल सही शरह है जो औसत होती है किसी भी बड़े बैट्समैन की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. ये टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर करने की आमतौर पर वो 180 गेंदों पर बनाई जाती. खासी ख़राब गेंद थी और ये बहुत फाइन चली गई, बहुत बाहर लेग स्टंप के हाथ खोलने का मौका मिल गया वहीद को और इस तरह 350 रन भी मुकम्मल कर लिए. यहाँ पर नॉर्दर्न ने एक और बैटिंग पॉइंट उन्होंने हासिल किया. उमर वहीद इस वक्त अपना जो काम है वो कर रहे, क्योंकि जो सेकंड 11 है वहां पर इन्होंने 2 सेंचुरीज स्कोर की ऊपर नीचे शेखपुरा और फैसलाबाद में. लेकिन जब इन्हें सीनियर साइड पे बुलाया गया इंतजार में है. यहाँ 2 उमर हैं इस वक्त. ये उमर वहीद हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं. ये फॉर्मर पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेटर हैं. चार आशारिया 5 की औसत अभी तक भी नॉर्दर्न की टीम को हासिल है 77 ओवर्स की बैटिंग करने के बावजूद. और जो बड़ी पार्टनरशिप थी 308 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप तीसरी विकेट के लिए, उसकी ख़ास बात वो रफ्तार थी. दोनों एंड पर आसानी के साथ बाउंड्रीज हासिल करते रहे उमर और हुरैरा. और पूरी इनिंग्स में हुरैरा ने सिर्फ एक ही गलती की
अपनी इस मैराथन इनिंग्स में 221 की स्पिनर को स्लॉग करने के लिए गए और अपने विकेट से हाथ धो बैठे। तो कई बार क्रिकेट में आपकी पहली गलती खा वो कितनी भी देर से हो वो आखिरी साबित होती। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और उसके साथ साथ जो वेरिएशंस हैं कि अगर आप पेस को काफ़ी देर से खेल रहे हैं और इवन वो पूरा दिन कल गुजार गए पेस और स्पिन के अगेंस्ट, इस दफ़ा फिर शॉर्ट बॉल था लेकिन फंबल हुआ उमर से और 4 रन्स के साथ साथ इस बुरी फील्डिंग को भी बर्दाश्त करना होगा यहाँ पर आसिफ को। 3 विकेट पर 356। उमर वहीद पर ये शॉर्ट गेंद करने का फैसला किया गया है। ये रुकनी चाहिए थी। गेंद फील्डिंग का म्यार सिंध का ज़्यादा बुलंद नहीं है। इस मैच में ग्राउंड फील्डिंग ने भी उनको सरनिगों किया है। दानिश अजीज एक विकेट लेने के बाद उनके हौसले बुलंद हुए होंगे। सारी नजरें इस वक्त उमर अमीन पर हैं, जिनके लिए लेग साइड में लेग स्लिप भी है, खासी दिलचस्प फील्ड भी है क्योंकि ओवर द विकेट आ रहे हैं। दानिश अजीज मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और 2 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पर हैं। इसके अलावा पुल किया, अभी मजीद इंतजार करना होगा उमर अमीन को। जी हाँ, कोशिश में है कि जल्द से जल्द इस 3 फिगर को अबूर किया जा सके उमर अमीन। ठीक है, वेरी वेल डन दानिश। क्या उमर अमीन जो है इतनी दलेरी दिखाएंगे कि मिड ऑन के ऊपर से खेल सकें? ये दावत दे रहे हैं इनको। और इस बार आउट होने का खतरा, जल्दी करनी पड़ेगी और ये रही शानदार सेंचुरी। 28वीं बार ये सेंचुरी का संगे मील उबूर किया उमर अमीन ने। एक कप्तान की इनिंग्स, मर्द बहरान की तरह उनने खेल पेश किया कज़ाफी स्टेडियम के इस बड़े फाइनल में। ये नाकाबिले फरामोश 100 रन हैं और इस दाद के और इन तालियों के ये वजह तौर पर मुस्तहिक हैं। जी इसमें कोई शक नहीं। स्ट्राइक रेट 53.48, लेकिन हकीकत में अपनी इनिंग को बिल्ड किया, कैपिटलाइज किया, कल पूरा वक्त लिया और आज ये काम अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि फाइनल है और जंग अभी जारी है। 73 रन आगे है इस वक्त नॉर्दर्न की टीम सिंध से। इसके साथ ये वो लम्हात जिसमें उमर अमीन ने अपना 100 मुकम्मल किया। कल 27 रन पर दोनों ओपनर्स आउट हो गए थे। टीम उस वक्त कदरे मुश्किल में लग रही थी, लेकिन उमर अमीन शुरू में जिनको हाथ पांव मारना पड़े, बाद में फास्ट बॉलर को बड़े अच्छे ड्राइव किए। धानी को एक पुल शॉट से इन्होंने सही मानों में अपने सफर का आगाज किया था। 42वां मैच है 2019 के बाद से और सबसे ज्यादा रन्स हैं पिछले 3 बरस में उमर अमीन के। क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी का जब से ये नया निज़ाम मुतारिफ हुआ, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ भी हैं 9। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त रिकॉर्ड उमर अमीन का और आज इस बड़े मैच में वो अपने इस रिकॉर्ड को मजीद बेहतर से बेहतर करते चले जा रहे हैं। ऑफ स्पिनर आलियान, क्योंकि दूसरी नई गेंद के आने में अभी 2 ओवर्स का वक्त बाकी है। स्पिनर्स दोनों एंड पर हम देख रहे हैं पहली बार सिंध के लिए।
फिंगर स्पिनर को कज़ाफी स्टेडियम में कम कामयाबी मिलती है, क्योंकि यहाँ हमने देखा है विकेट से अभी तक मदद नहीं मिली और ड्रिफ्ट भी नहीं करा सके जो दोनों स्पिनर हैं। फ्लाइट देते हुए नजर आए। आलियान को दरअसल एक कामयाबी दरकार है अपना एतमाद बहाल करने के लिए। कल खासे दबाव में लगे थे, लेकिन हुरैरा के आउट होने के बाद इनको भी एक मौका मिला है। ये बहुत लंबा चेज शाहनवाज धानी के लिए, लेकिन आखिर में वो रोकने में कामयाब हो गए। अच्छी फील्डिंग शाहनवाज की, बहुत दूर से उन्हें भागना पड़ा था, स्प्रिंट करते हुए आए। जी और काफ़ी ग्राउंड कवर किया। थोड़ा सा ख़तरनाक ज़रूर हो सकता था आखिरी लम्हात में जब उन्होंने बॉल पे अपना पाँव रखा। थोड़ा सा मिसकैलकुलेट करते हुए आपको इंजरी भी हो सकती है। यहाँ धानी के इस मैच में कुछ हाथ नहीं लगा, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, लेकिन ये गेंद पाँव ज़रूर लगी। हर रन की अहमियत है, क्योंकि फाइनल मैच है। सिंध की टीम को अब कैचअप क्रिकेट खेलना होगी। दूसरी जानिब नॉर्दर्न की ख्वाहिश है कि वो एक ही इनिंग्स यहाँ पर खेलें और 200 से ज़्यादा की बढ़तरी हासिल करने के बाद उनके पास अभी वक्त होगा। अगर आज ये पूरा दिन बैटिंग कर जाते हैं शाम तक, ये बहुत आगे निकल जाएंगे इस मैच में। अच्छी डिलीवरी आर्म के साथ निकल गई। स्पिन के लिए खेले थे उमर वहीद। जी हाँ, सेशन जो है इम्पोर्टेंट है। और देखिए बॉल थोड़ा सा फॉरवर्ड गए और आखिरी लम्हात में बल्ले को रोका, अदरवाइज करीब था कि स्लिप इंतजार में है। एक दो विकेट यहाँ पर निकाले में कामयाब होती है सिंध, तो यकीनी तौर पर कुछ एनर्जी जान जो है वो मजीद वापस आएगी। सिंध की टीम बॉलिंग की भूल भुलैयों में कल तमाम दिन खोई रही और फील्डर्स से वो भी पसपा होकर रह गए। एक और अच्छी गेंद हुरैरा के आउट होने के बाद आलियान एक मुख्तलिफ बॉलर अब लगने लगे। अंपायर ने बाई का इशारा दिया। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा इस नौजवान ऑफ स्पिनर की जानिब से। 361, 3 खिलाड़ी आउट। दानिश very well bowled, Shabbat Danish, very well bowled Danish. क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया, गेंद को हवा दी। That's it. Very well bowled, very well bowled. दानिश अजीज नए बैट्समैन उमर वहीद को फ्लाइट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसी सूरत में इनको बाउंस मिल सकता है कि ये जो सिली पॉइंट के फील्डर हैं ये प्ले में आ सकें। जब आप आई लाइन के ऊपर गेंद को फेंकेंगे, लेकिन ये फ्लैट गेंद थी और इसका ख़राब नतीजा भी मिला। बैकफुट पर जाकर जोरावर हुए उमर वहीद। इससे इनके एतमाद में इजाफा होगा। चौथा चौका लगाया। जी हाँ, अच्छी बॉलिंग पिछले ओवर में देखने को मिली। इस तसलसल को तोड़ दिया। किलर था बिल्कुल। जो सिली पे फील्डर है उनके करीब से ये बॉल गया। विकेट टू विकेट थोड़ा सा बेहतर लाइन है, अदरवाइज ऑफ स्टंप से बाहर आप उमर अमीन या उमर वहीद को बॉल देंगे तो आपको पनिश करेंगे।
दानिश अजीज ने क्योंकि ज़्यादा अच्छी लाइन और लेंथ को अपनाया नहीं और ड्रिफ्ट इन्हें मिली नहीं इस मैच में, इसे किसी भी मौके पर शॉर्ट लेग के फील्डर को हमने नहीं देखा है कप्तान की जानिब से। और इसका बड़ा क्रेडिट यहाँ नॉर्दर्न के बैट्समैनों को जाता है जिन्होंने स्पिनर्स कदम जमने नहीं दिए। 365 3 खिलाड़ी आउट और अंपायर ने पानी की ट्रॉली मैदान पर बुलाई है ताकि खिलाड़ी अपनी प्यास बुझा सकें। बहराम हीरो साबित हुए। 221 रन उन्होंने बनाए। उमर अमीन ने भी सेंचुरी बनाई। दोनों के दरमियान 328 रन की ऐसी पार्टनरशिप थी, महाकावी पार्टनरशिप। उमर अमीन ने बड़े दिल जीते हैं। दिलकश बैटिंग उन्होंने की। स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर के सामने कई बार ऐसा लगा जैसे बिल्कुल नेट कर रहे हूँ। फील्डर्स ने भी उनकी मदद की, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बिल्कुल संभलने का कल और आज मौका नहीं दिया। और इस सेंचुरी के बिलाशुबा वो हकदार थे। लेग साइड ज़्यादा बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं। ऑफ साइड नच करते रहे फास्ट बॉलर्स को। कल ये उन्होंने 2 बड़े दिलकश कवर ड्राइव किए थे खाने के वक्फे के बाद। लाहौर में हल्की हल्की धुंध है इस वक्त फिजाओं में, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध ये सिंध की बॉलिंग पर है। मोहम्मद उमर ने 16 ओवर्स किए, 67 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन लगता है कि ये बात बहुत पीछे रह गई। शाहनवाज धानी ने मायूस कुन बॉलिंग की कल और आज दोनों रन देने की वो सेंचुरी कर चुके हैं। 284 सिंध ने बनाए। 78 उनमें आसिफ महमूद के थे बीइंग अ बॉलर, लेकिन अच्छा खेल गए। 365 इस वक्त 3 विकेट के नुकसान पे नॉर्दर्न के, जिसमें 2 हाईलाइट इनिंग्स है उमर अमीन और मोहम्मद हुरैरा की। लेकिन बॉलर्स स्ट्रगल करते हुए सिंध की तरफ से 81 रन आगे है नॉर्दर्न की साइड। अभी तक दूसरी नई गेंद लेने का फैसला नहीं किया। शायद कुछ देर खुर्रम देखना चाहते हैं कि आलियान जो हैं
वो किस तरह का स्पेल करते हैं, अली बच्चे खींचा हुआ खींचा, बहुत अच्छा बॉल कर रहे क्योंकि थे। वो उमर अमीन के सामने चाहेंगे कि ये अटैक करें। कल भी इन्होंने परेशानियां खड़ी की थी उमर अमीन के लिए, लेकिन मोहम्मद हुरैरा ने दूसरी जानिब स्पिनर्स पर जिस तरह का हमला किया, यही वजह थी कि उमर अमीन को भी उस मुहासरे से निकलने का मौका मिल गया। एग्जैक्टली उमर अमीन ने, अगर हम पेसर्स की बात करें, उनको भी अच्छा खेला। और अभी अगर स्पिनर है, तो आपने सही कहा कि 2 से 3 या 4 ओवर मजीद माइट भी खुरम यहाँ पर देखें स्पिन को। लेकिन बज़ाहिर कोई परचेज है नहीं, अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल कंडीशंस नहीं है। अगर आप विकेट टू विकेट बॉल रखें तो माइट भी कहीं ना कहीं आपको कुछ यहाँ पर मदद मिल पाए, अदरवाइज ऑफ एंड ऑन आसान है बैटिंग। ये भी एक सोच अपना सकते हैं कि नई गेंद लें और आलियान को एक एंड से उमर के साथ बॉलिंग करने का मौका दे दें, मोहम्मद उमर के साथ, जिसको ये बेहतर ग्रिप भी कर सकेंगे, क्योंकि इस गेंद पर जो सीम है वो बड़ी हद तक मांग पड़ गई हुई है। 80 ओवर पुरानी गेंद के साथ इस कुकाबुरा को हाथ में लिए गेंद करना स्पिनर्स के लिए कभी भी आसान नहीं होता। तो नई गेंद ही वो मरहला होता है जब स्पिनर के हाथ में ये बेहतर उंगलियों में आप उसे अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। जी, उसका क्लियर इम्पैक्ट आप देख भी रहे हैं अभी कि बॉल जहाँ जहाँ पड़ रहा है बैटर्स के लिए आसान है उसको खूब करना, खेलना, और जहाँ पर वो चाह रहे हैं रन्स बना रहे हैं। इसके साथ ओवर का इख्तिताम 81, 366 पे 3। फादी भाई कुछ कह रहे हैं? Very well bowled, very well bowled, very well bowled, दानिश। सिंध के लिए ज्यादा वक्त इस साल अबरार अहमद और जाहिद महमूद ने स्पिन बॉलिंग की। मोहम्मद असगर इनके पास एक और ऐसा ऑप्शन हो सकते थे जिनको ये फाइनल में आजमाया जा सकता था इस पिच पर, क्योंकि वो मुस्तनद बॉलर हैं। उनमें 4 खिलाड़ी आउट किए थे फैसलाबाद के मैच में। वहाँ अच्छा स्पेल किया था जब अबरार अहमद इंग्लैंड से T20 सीरीज खेलने यहाँ कराची और लाहौर में थे, तो फैसलाबाद में मौका मिला असगर को, उनने मायूस नहीं किया था। लेकिन दानिश अजीज को उन पर तरजीह दी गई, जो कि आप कह सकते हैं बैट्समैन कम बॉलर है दानिश अजीज। उनको कभी भी आप जो स्पेशलिस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनके सफ में देख नहीं सकते। एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से कि इस सीजन में दानिश की तरफ से शायद सेंचुरीज भी हैं 1-2 जो कि उन्होंने बनाई अपनी साइड के लिए, तो माइट भी कहीं वो जो बैटिंग का एक प्लस है वो उनको यहाँ पर फाइनल खेला गया। और अब पहली बार खुरम मंजूर ने 3 फील्डर्स को खड़ा किया है। दानिश अजीज की बॉलिंग पर स्लिप सिली पॉइंट पर खुद आ गए हैं। शॉर्ट लेग पोजीशन पर इस वक्त हेलमेट के नीचे उमर बिन यूसुफ हैं। खतरनाक हो सकता है करीब में हेलमेट के बगैर फील्डिंग करना। 3 विकेट पर 367। खुर्रम मंजूर कप्तान थे 2012-13 के सीजन में कराची ब्लूज के। ये जो खब्बा वाला है, जब कराची की टीम आखिरी बार क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी की चैंपियन हुई, सियालकोट को उनने फाइनल में यहाँ शिकस्त दी थी। फास्ट बॉलर उमर पे।
उस मैच में शाबाश अकबर रहमान ने डबल सेंचुरी बनाई थी अपने लेग स्पिन पर, उन्होंने विकेटें भी हासिल की, लेकिन अब वो मंजरनामे पर नजर नहीं आते। ठीक है, वेरी वेल बॉल, बहुत अच्छा बॉल था ये, बहुत अच्छा बॉल था। बॉल ले ऊपर आ जाए दानी। जी हाँ, लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, आलियान जो कि विकेटलेस है, तकरीबन आज का दिन भी उनके पास है, लेकिन बज़ाहिर जो 84 रन की लीड है वो कहीं ना कहीं इस वक्त हावी होती चली जा रही है। कुछ देर पहले हमने फवाद आलम और खुर्रम मंजूर को बात करते हुए देखा। उमर वहीद ने बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली है इस साल, क्योंकि फैज़ान रियाज की अदम दस्याबी थी, इसलिए ये खेलने में कामयाब हो गए। पिछले मैच में इनसे पहले आजमाया गया जीशान मलिक को, लेकिन वो दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हो गए। उमर वहीद इस लाइनअप का हिस्सा बने। इसमें आउटसाइड एज शामिल था। शाहनवाज धानी को एक बार फिर लंबी दौड़ लगाना पड़ी, इसलिए 2 ही रन हासिल कर सके उमर वहीद। रन बनाने की रफ्तार कम हुई है हुरैरा के आउट होने के बाद, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों से कुछ सवाल पूछते हुए नजर आए हैं। आलियान, महमूद और दानिश भी नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं निस्बतन। कहीं ना कहीं कुछ जो फील्ड पोजीशंस हैं उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आई है खुर्रम की जानिब से, कि उससे पहले वो थोड़ा सा ओपन अप थे, आसानी के साथ रन आ रहे थे, लेकिन इस वक्त जो फील्डिंग पोजीशंस हैं उनमें भी तब्दीलियां करते हुए। गेंद हवा में थी और ये तकरीबन पहुंच में थी। फवाद आलम पहली स्लिप में मौजूद थे और आसार लग रहे थे कि यहाँ आलियान जो हैं विकेट ले सकते हैं। ऐसा ही दिखाई दे रहा है इनके रद्द अमल से कि गेंद के दाएं हाथ में आने के बाद निकली, तकरीबन पहुंच चले थे और ये बहुत ही बड़ा लम्हा हो सकता है इस मैच में। सिंध की टीम को वापसी का मौका मिल सकता था। दूसरी नई गेंद के आने से पहले आपको एक और विकेट मिल जाती। बीइंग अ फील्डर, स्लिप फील्डर, फवाद आलम अच्छे स्लिप फील्डर हैं और यहाँ पर उन्होंने जो मौका गवाया, खुर्रम मंजूर जो कि कैपिटलाइज कर रहे थे स्पिनर्स के साथ। अच्छा कवर ड्राइव, 2 रन मजीद बनेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया साइम अयूब ने। बॉडी लैंग्वेज आज कदरे मुख्तलिफ नजर आ रही है सिंध के फील्डर्स की भी। 5 रन इस ओवर से आए, 372 पर 3। 88 रन की सबकत नॉर्दर्न को मिल चुकी है और अभी उनकी 7 विकेटें बाकी हैं। मुबस्सिर खान, रुहेल नज़ीर इसके बाद खेलने के लिए आएंगे। फिक्रमंद कोच जानते हैं कि अब सिंध के लिए यहाँ से इस मैच में वापस आना ये इतना आसान नहीं होगा। अच्छा शॉट खेला, गेंद गैप में जा रही है
पहुंचने में कामयाब हुए आलियान महमूद। दानिश अजीज जो हैं इतना ज़्यादा फ्लाइट नहीं देते गेंद को। कल यहाँ सर अब्दुल रकीब ये मैच देखने के लिए आए हुए थे, जो कि कराची और सिंध के बड़े मशहूर लेफ्ट आर्म स्पिनर से, और उनकी बड़ी शोहरत थी गेंद को फ्लाइट देने की बाबत। ज़्यादातर विकेटें गेंद को हवा देकर ही हासिल करते थे, क्योंकि आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर उस वक्त तक आप को सराहा नहीं जाता जब तक आप बैट्समैन को क्रीज से बाहर न लेकर आए, और ऐसा बहुत कम किया है दानिश अजीज ने। और इवन जो ये विकेट है, चूंकि इस पे आपको इतना ब्रेक नहीं मिल रहा, तो आप बैटर को जाए, आपने बिल्कुल सही कहा कि डाउन द विकेट, या फिर अभी हमने ड्राइव देखा जो कि फवाद आलम से ड्रॉप हुआ एक कैच, वो भी तकरीबन उस तर्ज का बॉल था। 70 और 80 के अशरे में जो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। He has put brakes to Northern scoring run rate. Wickets always give you trouble. And the man we were waiting for to see with the new ball in his hand, Mohammad Umar, has been exceptional, consistently hitting good line and length, and was rewarded yesterday. He actually managed to create those opportunities, but again, Sindh was let down by their fielding. Beautiful delivery. That's the corridor you need to bowl. You can see the shine in his eyes and the smile. All that was missing was just an edge. Wow, what a start to this spell. That area that we've been talking about, that uncertainty creating in the batter's mind. I love his aggression, the attitude that he brings in. He wants to do well. He wants to be amongst the wicket takers all the time. He's such a performer. And we can tell the energy that he brings in. A wonderful prospect. No doubt about that. But all he needs to do is be consistent in that area. He's got third slip now in place, rightly so. He needs to make them count. Again, good delivery and good soft hands. Umar Waheed, he was awarded a life early on. These two need to do some rebuilding for Northern. But on the other hand, it's a good chance for Sindh to make a comeback, Marina. Because these two batters, Mubassir, although is very talented, very skillful, but he's still young, he's still inexperienced. Alongside Waheed, he's experienced though. But still, it's not shown, not performed at this level on regular basis. So yes, there's an opportunity available for Sindh to make a comeback. Another good delivery. Mubassir is not that conventional batter. He would love to go after the bowlers, and I think he might get exposed against a new ball, especially if Mohammad Umar is bowling in the right areas. He doesn't have that typical batter's technique, the defensive technique, or just to read the ball, to leave, or how to tackle the swing. It's going to be a test for Mubassir right now. I have seen him play a few crucial innings. Is disappointed, probably just a touch fuller by Mohammad Umar. So he has that habit. He played this wonderful inning at National Stadium, Karachi, a couple of seasons before. He won the game for his team. So he has that potential. He's got that habit in him. He's got that attitude to score big innings. But this, what do you think? This situation might relax him, because Northern are leading by 100 runs. So the intensity might not be the same. The desperation might not be the same. Another good delivery. I think the sort of character Mubassir has, he's a fighter. He's always looking to score runs. So he wouldn't just go out and hold himself back. He likes to play his strokes. And Northern would love to pile on these runs. Yes, they're leading by 100, but they know the importance of time on their hands. Right now, I think Mubassir and Waheed just needs to see off this ball. There's not much turn available in the surface. That's when they can really capitalize it. And Sindh is lacking when we talk about spinners. Walked away into the leg side. It's a pretty
fast outfield, but I don't think it's going to run away. We'll pick up 3. Good running, good calling. Mubassir is off the mark with his 3. As we come to end of another over, it's 387 for 4. That inning, right at the top, 221 by the youngster Mohammad Herrera. 1,000 runs in the season also. Then the captain also coming into play, 114 for him. What a key inning it has been, just quietly getting to that 100. At the moment, it's Umar Waheed and Mubassir, 24 and 3 respectively. It's 387 for 4. It's one of those rare occasions when I've seen you or heard you saying Mohammad Herrera. Otherwise, you keep referring him to young Herrera. He will always be a youngster to me. Alian will continue with the new ball from the pavilion end. Has provided a breakthrough. Some coffee? Have you had yours? I'm a tea person. I've had a couple of cups since morning. Oh, aerial but safe. Got protection. But some nervousness you can feel from Waheed and Mubassir out in the middle. Yeah, talking about Mubassir Khan, what a performer over the years. 3rd season, as this one was in the air for just a little while. He was the player of the tournament in the last year's Quaid-e-Azam trophy. Just a good prospect. Somebody who can bat, somebody who can ball, somebody who's got that attitude, that never give up attitude, always involved in the game. Just amazing to see. And the ball, and not just with the bat, but with the ball also. He's got that control as an off spinner. He bowls some quicker deliveries. He doesn't give the ball much air, but still he knows how to get wickets. He's got that habit of getting wickets. It's aerial. Is there a chance? No, just falling short of it. He's got protection in the leg side. What he's trying to do is force Waheed to just go aerial, because they've got short leg in place. It's always back of the mind for the batter. Just a chip shot, just a check shot. He didn't really want it to go hard. But lucky that he didn't time it well, or else it would have been gone straight to the fielder. It's better technique from Mubassir. Very good in his defense against spinners. He's evolved as a brilliant all-rounder. That's the story. That's the numbers that actually reflect his mindset, his character. Look at that batting average. And wicket as well, bowling average. It's been a perfect all-rounder for Northern. If he won't score runs, he'll get you wickets. That's the quality. Quality all-round cricketer. And he's got that like-to-like. Another all-round cricketer that I really wanted your thoughts on is Qasim Akram. Similar, but he's got that flair. He's got that aggression. Probably that attitude is different from Qasim Akram, but very similar in skill set. So I think they're both quite similar in terms of how they want to approach the game. Whenever they're in the middle, they've got their hand on bat or ball, they want to make an impact. And I think Qasim Akram hasn't been given a lot of opportunities. I think at domestic level, he should have been provided with more opportunities in T20 and the longer format as well. But he definitely has the potential. Oh, it was in the air. Is it gone straight to the fielder? Yes, it has. Yes, it has. So things working. Alian doing the trick with the new ball. Umair bin Yusuf is a very safe fielder. He never misses out on those. So Sindh now making a comeback. We were talking about Mubassir Khan, how he has a character of fighting things out. This time, it was Alian who had the last laugh. It's been brilliant, consistently bowling and asking the right questions. Was off balance, just chipped it straight to Umair bin Yusuf. He took few rolls, but made sure
He managed to keep that ball in the hands, and look at the delight. Big wicket for Sindh, definitely. Mubassir gone on 4. Northern 389 for 5. Ruhail Nazir, another young prospect, walks in the middle. Now Northern might be feeling some nervousness. He can bat, this bloke. He's got potential, he's good behind the stumps, but right now he needs to show some temperament out with the batting. It's been decent in T20s, but this is a different ball game, different scenario. Northern right now is under pressure because Sindh is making their way back in. Ruhail Nazir, as you said, very talented, very unfortunate also. He was part of the system, he was part of the thought process, but he lost his way like we have seen in many other players who have lost their path. Just straying down the leg. Won't travel to the boundary. He's been in and out of the system. But I think, again, consistency, that's where there's a big question mark on his performance. He's been shuffled around a lot in whatever team he's played for. So I think he has trouble sorting out his form or number. That's the wicket. He's just trying to work it into the leg side. Really couldn't find the balance, and a good catch. It was dying on Umair bin Yusuf. Young Alian, he's delighted. I like him. I like his attitude. He's a brave boy. Use of the wrist will earn not quite a boundary. A couple of runs, maybe 3. Yes, definitely. That's poor bowling from Umar. They're getting wickets on the other end. What he did in the previous over was to maintain that pressure that actually resulted in Alian picking up the wickets. He's got the new ball, he's getting some movement, he's got 3 slips and a gully. That's the corridor you want to bowl to. These are free runs for Northern. And he has done that. But he's not quite consistent this morning. Yesterday was a brilliant day for him. The first new ball, as umpire is still checking for that boundary. Shahnawaz Dhani was the fielder. He's done well previously, but has he been able to do it this time? He likes to play football a lot. I think he might be okay. Definitely is. Seems like from the other angle, but yeah, he's done well. Got to be careful while using those feet. Could have easily twisted it the first time, the previous time. These are precious, precious feet. He's a fast bowler. That's better. Good delivery, good length. Just around off some 4th stump area. That's where you should be bowling as a fast bowler on this. Amir Jamal all padded up. It's a brilliant all-rounder. Loves to take on the game. Wants to make an impact either with ball or bat. Had his chance at the national side as well. What happened there? He's not quite happy with the seam positioning. It's just the 4th over with this new ball. In fact, the 5th over maybe. But maybe that seam or the side, the leather probably coming off. Is it the leather or the seam? Can you see? I can't. I think it is. Farid is finding difficult to find the scissors, I guess. I hope it has nothing to do with how Fawad Alam just slammed the ball into the ground. I just love the pouch there is.
has got a lot of things in it. It's got that light meter also in that pouch. It's got all those scissors and that round thing that you check to check that roundness of the ball. I don't know what it is called. Maybe you can tell me. No? Okay. It's okay. Beauty pack for the ball. Oh, brilliant. They're asking the question and not out is the call from Faisal Afridi. There was definitely some sound. Was it too high? Was it outside the off stump? These are the two things that I can think of. Maybe high, but you think it's inside edge. Let's see. It was definitely high. But I think I heard something. I thought it got some wood on the way to the keeper. He's a good umpire. He's one of the best in the system, Faisal Afridi. But we need to have that look again at that. Was it high enough? Great bowling. That's what you want from your ace bowler. A lot of movement on this occasion. Every time he bowls, something happens. Something happens. Outside the off stump. Always asking questions. Not a reliable technique to leave the ball. He's lucky he never found bottom edge. But Mohammad Umar has been really good with the new ball. It's a matter of time. He might get few wickets. He's got 2 slips and a gully. Good corridor to bowl to. He's bowled better than the numbers suggest. Just 2 wickets for 74, but he's been in those areas most of the time. He's been unlucky that he's not found those edges or ball just flying past the fielders and going over the top of the stumps. It hasn't happened for him as far as the wickets are concerned. But we can tell, we know that he's bowled brilliantly. He's bowled those areas consistently. He needed some luck, he didn't get that. But 10 on 10 for the effort and the consistency. So I'm trying to bring it back into the right-hander. Probably a tad away from off-stump. I would like him to pitch in the line of off-stump or probably fourth stump. You have to force the batter to play the shot. That's how you're going to get him out. I think he's setting him up for that big in-swinger. At the moment, he's happy bowling those out-swingers to him. But be careful. Be aware that he can bowl. He's a very smart bowler. He's a very smart operator. He knows how to bowl. Oh, just flirting outside off-stump, Umar. It's very unlucky. Couldn't really find that edge. Umar Waheed. Again, the technique is not the best. He deserved more wickets. He definitely deserved more wickets. He's bowled that well. He's bowled with some venom, with some attitude, with some aggression. The attitude he has is just amazing to see. Any youngster hoping to be a fast bowler, he's the one. This is the attitude that you bring in that helps motivate all the side, everyone in the side. Oh, this time just over pitching it. Had enough wood on it and it will travel to the boundary. Unlucky on this occasion, just trying to pitch it up to get that edge going. But Tad Fuller and Waleed bounced it. Got runs going. Got a little excited. Maybe because the ball was swinging, he wanted to bowl a floater, give the chance enough time to swing. It didn't happen. It was too full. It was dealt with some authority. It's 400 now. For 1, and they've earned 5 batting points. Superb. Time. उसको देखेगा, साइम को देखेगा, साइम को देखेगा. शाबाश शाबाश आलियान.
ठीक है सही है कोई बात नहीं इसको एंगल करने दो शाबाश Just starting this over with a single. Already getting 400 runs on the card. But both well-set batters, they've been off now. So Khurram Manzoor must be looking to get another quick breakthrough. But this man unlucky today, though he would have got some more wickets, but not that much. very well bowled lovely bowling Aliyan lovely 403 on board, which means that Northern have got 5 points. That's the maximum they can score. And the tally now with the opposition would be 9-3. 9 points to 3. That's the lead that Northern has in the final. So in case if there's a draw, in terms of points, Northern will take the game. The new ball has done something for Sindh, and they've managed to grab 3 wickets today. The lead is now 119 on day 3, first session. Aliyan got the wickets. I was just surprised when Danish Aziz got rid of Herrera, removed the part-timer and brought in your frontline spinner. A little late, but then it has worked. Yes, exactly. Aliyan has done a good job in second 11, getting 4 wickets in first inning against Northern, second 11, and then came up against Balochistan with 3 wickets at Lahore. And today, already he's been making a bit of the impact here. That's 405 for 5. Overall, if you look at Sindh in this final of the Quaid-e-Azam Trophy, you cannot give them the full points in the 3 departments. Batting first on day 1 in session 2, lost 5 wickets for 61. Later on, their fast bowling wasn't really good with their lengths. Fielding has not scored the 100% points. And yes, a few decisions here and there from the fielding captain has really put them somewhere in the back seat in the game as of now. But still, not all is lost. Things can change as you always look to win sessions in the longer format. And Sindh would like to finish off thinking that they won this format, session 1 on day 3, with the 3 wickets that they've grabbed. Though the lead has been increased from 12 at the start of the day's play to 121. It's really about how quickly can you wrap this first innings of Northern and keep the game within reach as Sindh. Yes, and during that time, the bowlers, they were not consistent. They were trying hard to get something from the surface, but I think that, as you spoke here, the fielders, they were not supporting them. That's why they've been a little lacking here. The lead has been getting more and more longer. But look at the anticipation. They've been calling positively and stealing those runs. This has been the hallmark. What did you see yesterday? When Fawad was batting, a couple of things were done like this, but not enough productive. Well, again, going way towards offside.
would it see that these are the two new batters, Ruhail and Waheed. So you need to keep yourself almost nearby to the off stump, which might be, they can give you something to nick away. Otherwise, I think that Sindh would have been leaving the things behind. 122 runs, which has been the Northern into the running line in front of them. Again, comfortable. I think that he was just trying to get some movement into the ball. It's pretty new. New ball has been taken, but there is only the spinner which has done a bit of the damage here with this new ball. But this man unlucky. He would have been like 5 wickets rather than 2 in the wicket column in 79 runs. I think luck has not favoured him. Boundaries there, but he's played a little away from the body. You can see the clear gap between that bat and pad, but just managed to put some timber onto it, and the thick outside edge earns him a boundary. Not a shot of confidence, but Ruhail is looking to just increase that pace in terms of the scoreboard moving, because they're looking to win this, so they also have a bit of a battle against time. They don't want to eat up too many sessions. It's always good when you have a good lead, then you allow your bowlers enough time to get those wickets. Yes, exactly. That's a bit of confidence which they have got here in 126 runs ahead of Sindh side. And you're right, they should accelerate here to save the time and can get some more runs quickly before tea. Over ball, 92 gone, 4-1-0 for 5. There you go, the 2 highlight innings. Herrera continuing his form class, being on to the top of the chart, and then Umar Amin, the captain's knock. He has played in these 2 days on 114, 126 run, which has been a Northern plus here for them. And they should be looking to pile this up. Danish will surely be trying to test his luck here with his new ball, and so far he's gripping it well. Working it towards onside, you're looking back for 2. Space is there for 3rd run. Well, Danish must be looking at what he has achieved against Balochistan, 5 wickets at Lahore. This man, Lahore, should be looking to get good runs from Ruhail. But he's making some quick changes into the field positions. He's got 1 slip, short leg. It's a pretty long time to change the positions. Well, Ruhail Nazir looking on to his performance in this
trophy games, 82 and 62 versus KP, and Rawalpindi, the previous game which he has played, 149 against Sunderland. So he is in a good form, which has been showing here, and he's walking quickly, looking for quick runs. Yeah, that's the one he's looking for. Got a ball fuller if he wants that short leg and that shortish mid-wicket to come into play. Making him play off the back foot is not going to get that drive going. You want that extra bottom hand to get that catch or an opportunity. End of the over, the 93 overs have been bowled, I think. Just one more ball to go. During the short leg fielder there, the ball has hit his helmet. Yes, just brushed it, so the concussion protocol has to be brought into play. I'm not really sure if the physio would be Imtiaz if he's around. I'm sure he is, but it's been a long time now he's coming into the field. A slight hold up in play for a moment. Sampad is having a bit of the chat and he's smiling there. I have to follow the rules. I think he's been perfectly okay. The ball was just kissing his helmet. And I think Wahid is pretty lucky that ball didn't popped up. Otherwise, would have been going up. Could have catch. Good over the chat. And I think so. Check with the fingers. Are you looking properly or not? Yeah, that's fine. Well, the Northern doctor physio has to do a double job because ideally the Sindh's physio needs to come in. And that is why when he got in, he didn't know which guy with the helmet has been hit. Is it the keeper or short leg? End of another over. 4-1-4 for 5. Well, bit of the spectators and looks like some foreigners. We did see a couple of foreigners yesterday as well here at Gaddafi Stadium. But in the center for this final fight, this man, Umar, is just trying hard to get something. Because 400 runs, which they were thinking Northern has achieved. That's a good ball. I like what he's bowling. His length is right. He's getting the ball to shape away from the right-hander. This time around, he just almost squared him up. Yes, exactly. We're just heading down. That ball was pretty close. Ruhail, outside edge. So I think that if we talk about cricket, there has been all time looking for some sort of luck, which has been missing here for the captain of Sindh side for the first 2 days.
Yeah, they're blocking runs. And I think that the two wickets, skipper Umar Amin and Herrera, that went off after their runs, they're not easy, or with not that flow. They're not coming with that flow. And I think that Northern, they have achieved what they wanted to, the 400 runs, and now anything will be plus here. Going further for another 50, 60, getting 200 runs lead. And I think so that if they will be looking to bat only one inning here. Well, it's just gone towards onside, another couple. You're just not getting up into the sky very far away, but still they're managing to add 2 runs. Hyde was there, but he has managed it well down the leg side. Once again, that lovely shape. It's just that perfect delivery. Nothing you can do as a batter when you get a ball like that. It just forces your front foot out, and then that angle, that shape just takes it away from you. You feel that you covered the line of the ball. But it's just that late movement and that perfect shape. Have a look at that a bit. Saim Ayub, who has bowled only 2 overs. Well, Puram might be thinking that he has got some better luck than the other bowlers, which have been utilised here. That's a good line. We keep it wicket to wicket, right in front of the pads. Might be you will be rewarded, because the rest of the bowlers, they were going way toward down, offside, onside. But he has just lost his way in the very second delivery. Well, he has done a good job with the bat in this Quaid-e-Azam trophy. Sometimes been utilised for a part-timer. This has been so easy for the batters here to cope up, because almost 5 to 6 minutes before lunch, we did see in the past, like batters, they've been rotating the strike and might be losing sometimes a bit of the patience and can throw their wicket away. Easy, 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 boy. शाबाश साइम, आगे पिच करा, आगे शाबाश, बहुत अच्छा बॉल कर रहा है साइम. Yeah, this is what required here from the keeper, just to keep alive everyone. Yes, Saim Ayub. He's going through his over quickly. Just one more delivery. Puram Manzoor just gone on to the leg slip. Couple of deliveries. Saim did pitch it in that direction. Well, this time a wrong one, but lucky one to get away from that. 95 gone, 418 for 5. Northern camp with their 5 points and a total of 9 bagged already. Lead now 134, just around the end of the first session.
Got another 5 minutes or so, maybe 2 more overs can be squeezed in. Just get a feeling that Umar might have a say before lunch, the way he's been bowling. Just like that. Just like that. That channel is just not making the batters comfortable. It's that line, and actually you should rather say it's that length. You can't just let that ball go. It's coming into the stumps until it pitches and just moves slightly away. Excellent stuff. Umar has shown here, rather than this match, as well as he's keeping that momentum in the all 10 games which he has gone through in Sindh's favour. But he's really thinking well against right-hander. Would you see that he's trying to shape the ball away? I think that he has just what he has done here so far in his final. With the right-handers, he was just trying to shape that one away and missing it completely. And he's thinking why the batter has not been making any sort of connection which would have gone to the slip cordon and the wicket keeper. Runs here, at least a couple. And good running, pushing the third one on the throw. Yeah, he was holding that cross seam, but not productive. He has just given away 3 runs. Well, he would just gone towards onside, touch and return back for second, and still they were calling for third one, which has been really a positive call. Well, before lunch, if they will be keeping it 5 down with 4:30, 4:28, will be a good one. That's a boundary. That's an absolute gift. Don't know why he has to change that length. He's looking so good moving that ball away from the right-hander, but on 2 occasions, one too full and this one too short. Quaid was all set for that. Look at that, just backing away and making it full use of that back of length delivery, keeping it down. No man was there. They were just getting the gap, and placement was good enough to add runs, get some more confidence. He's on 37. Loss, what would have been like? It's 59. Just making it down. One more ball. Here's Umar Quaid, bit confident. And 30. They started off with a lead of 12 today, this morning. They've lost 3 wickets in this session. Sindh wouldn't be too unhappy. They would like to clear up the remaining as the second session would start in some time. But here, the partnership initially was broken between Huraira and Umar Amin, and then Umar Amin was dismissed. With a 141 lead, Northern will not be too much worried, and Sindh will also have a bit of a sniff, thinking that if they can get the remaining wickets cheaply, they're still in the game. Let's have a look at the session. 120 scored, the batting card for Northern. There you go. The final fight, 221. Huraira keeping his form alive there. Final fight, 221. Huraira keeping his form alive there. And skipper 114, the leading from the front. 425 for 5. Two for Mohammad Umar. He's bowled better than that. With the new ball, the second new ball, he hasn't really got a wicket yet, but he truly deserves one. 2 for Alian Mahmood and 1 for Danish Aziz.
Well, Northern started well today. Zumar Amin, he was looking good, driving the ball. Herrera was also on the right boots, and feeling was not been up to the mark by Sindh. You know, the good straight drives, and Herrera carrying his double ton. Well played, just keeping his nerves cool and just going all along the ground. Umar Amin and Herrera played their shots where they wanted to. They pick up the gaps quite nicely, but then Danish came up, cleaned him up, and Herrera's knock was applauded by the opponent skipper, Fura Manzoor, and his side. Some good shots after Herrera's departure as well, when Umar Wahid came up. And, something to cheer for the batters and for the skipper, who was leading right from the front. Opportunities did come their way, and some of them went begging. It was a bit of a frustrating moment in the slip cordon. Many a times the ball just flew past. But this time around was a good catch. More reflex from Quaid-e-Azam to get rid of the captain of Northern, Umar Amin. The new ball with the spinners did some wonders, and Umair bin Yusuf took a good catch, and they got rid of Mubassir.
काजाफी स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट की राजधानी, जहां पर नॉर्दर्न और सिंध इस वक्त रूबरू हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में। तीसरा दिन है इस आखिरी मार्के का, जिसमें 425 रन बनाकर नॉर्दर्न की टीम आगे निकली है। उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। आज सुबह के सेशन में मोहम्मद हुरैरा ने अपनी डबल सेंचुरी बनाई। उमर अमीन ने अपनी 28वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी स्कोर की। आज इस सेशन में 3 विकेटें गिरी। स्लॉग करते हुए आउट हुए दानिश अजीज के हाथों मोहम्मद हुरैरा। ये पहली गलती थी जो आखिरी साबित हुई हुरैरा की इस इनिंग्स में। दानिश अजीज को 2 दिन के बाद पहली विकेट मिली। आलियान को भी पहली विकेट के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। उन्होंने गेंद को वाइड फेंका, जो ही नई गेंद उनके हाथ लगी और विकेट भी। फवाद आलम ने अच्छा कैच लिया पहली स्लिप में उमर अमीन का। उसके बाद एक और उम्दा कैच उमैर बिन यूसुफ थे। इस बार गेंद को फ्लाइट करने का सिला मिला नौजवान आलियान महमूद को। जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है सिंध की, इसमें उमर से लेकर साइम अयूब तक हमने सबको बॉलिंग करते हुए देखा है। आज सुबह आलियान ने अच्छा स्पेल किया, खासतौर पर नई गेंद आने के बाद, और 2 विकेटें कल मोहम्मद उमर ने हासिल की थी। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में आ चुकी हैं मरीना इकबाल। उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। एक और अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है 36 रन की रोहेल नज़ीर और वहीद के दरमियान। ठीक है। अगर मजीद यहाँ 30 से 35 रन की बढ़तरी हासिल हो जाती है नॉर्दर्न को, तो फिर सिंध के लिए मुश्किल हो जाएगी इस मैच में वापस आना। रोहेल और वहीद दोनों में काबिलियत की कमी नहीं है। बैटिंग करना जानते हैं रोहेल, स्पेशली जिस तरह ये अप्रोच करते हैं बैटिंग को, रन्स की तरफ जानते हैं। और ये एक अच्छा सेशन होगा नॉर्दर्न के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस फॉरवर्ड करें। सिंध ने कमबैक ज़रूर किया है, स्पिनर्स ने कामयाबी हासिल करवाई है सिंध को। लवली बॉलिंग आलियान, लवली बॉलिंग आलियान। एक्सीलेंट 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 यहाँ बॉलिंग आलियान। नॉर्दर्न को इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि अपने बॉलर्स को वक्त दें वो अगली 10 विकेटें हासिल करने के लिए भी, क्योंकि मैच की तीसरी इनिंग्स में भी यहाँ पिच बैटिंग करने के लिए आसान रहेगी। और बहुत मेहनत और पापड़ बेलना पड़ेंगे यहाँ पर बॉलर्स को सिंध को दोबारा आउट करने के लिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली इस सरफेस से, लेकिन जहाँ भी अच्छे एरियाज में जिस बॉलर ने बॉलिंग की है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, उनको ज़रूर कामयाबी हासिल हुई है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इस तरह की सरफेस पे जहाँ बैटिंग जारहाना तरीके से हो पा रही है। इस वक्त सोच यही लगती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अपनी बढ़तरी में इजाफा करते जाएंगे, और जो स्टेडियम में यहाँ इस पिच पर जो बैटिंग के एतबार से वो बेहतरीन वक्त है, वो अपने लिए ये सर्व करना चाहते हैं। और उनकी कोशिश है कि जो भी टूट फूट पिच पर आए उसका सामना सिंध की टीम को करना पड़े, लेकिन इसमें वक्त को मलहूज रखना होगा, क्योंकि दिन बहुत कम पड़ गए दौरानिये के एतबार से। कल के मुकाबले में आज पिच जो है ये किसी कदर सुस्त लगती है। 426 पे 5। इयान जॉनसन बड़ी जल्दी घुल मिल गए हैं सिंध के खिलाड़ियों के साथ। मोहम्मद उमर
एक बार फिर ये अटैक करेंगे एफसी कॉलेज एंड से। ज़्यादातर बॉलिंग इन्होंने की है पवेलियन एंड से, वहीं से ये दो खिलाड़ी भी कल आउट किए थे दूसरे सेशन में, पहले सेशन में राधा। अच्छी बॉलिंग की है, जब सेकंड न्यू बॉल आए अच्छी लाइन और लेंथ को हिट किया। उस लिहाज से खुशकिस्मत नहीं रहे कि एजेस नहीं हासिल हो पाए, लेकिन कॉरिडोर अच्छा था जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर बन पाया और सिंध के स्पिनर्स ने दूसरे एंड से कामयाबी हासिल की। लेकिन अभी काम बाकी है इनके लिए, ये एस बॉलर है सिंध के लिए और अभी कोशिश होगी कि मजीद विकेटें हासिल करें। बहुत ज़्यादा शफल करते हुए आगे चले जाते हैं, इसीलिए इनके पैड्स को हदफ बनाया था मोहम्मद उमर ने, जो कि बाएं हाथ के बैट्समैन के सामने अब तक ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, उन्हें दोनों तरफ स्विंग करने में कामयाबी हुई। लेकिन मोहम्मद हुरैरा के सामने जो है ये भी ज़्यादा मौसर नहीं रहे और कदरे मुश्किल हुई है राइट हैंडर को इनको बॉलिंग करते हुए, खासतौर पर पुरानी गेंद करते हुए। लेकिन इस बार आउट स्विंग और किनारा, रोहिल नज़ीर को खुशनसीबी के 4 रन मिल गए। एक और अच्छी गेंद थी मोहम्मद उमर की जानिब से, लेकिन एज कैरी नहीं कर पाया और दाएं जानिब से निकल गया स्लिप के। शफल करते हैं सिर्फ इसी गेंद को काउंटर करने के लिए कि कोई अवे मूवमेंट हो, और जो कॉरिडोर इन्होंने पकड़ा हुआ है चौथी पांचवी स्टंप का, उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन इस बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है मोहम्मद उमर के चेहरे पे। इन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग की है। मोहम्मद हुरैरा के खिलाफ भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेंथ अगर ये थोड़ी आगे रखते हैं तो कामयाबी जरूर हासिल होती, क्योंकि वो एक जगह है जहां मोहम्मद हुरैरा जो है वो थोड़े से वर्नेबल हो जाते हैं। ये हम 100 ओवर्स के करीब पहुंचने को हैं मरीना, और अगर इस मैच का नतीजा सामने नहीं आ सका तो अब ये तकरीबन तय है कि नॉर्दर्न की टीम जो है, ये अगर पॉइंट्स पर ट्रॉफी का फैसला हुआ तो नॉर्दर्न की टीम आगे रहेगी, क्योंकि उनके 9 पॉइंट्स हैं, उनने 5 बैटिंग पॉइंट हासिल कर लिए हैं 100 ओवर से पहले 400 रन बनाकर, और 100 ओवर्स में उनने 4 बॉलिंग पॉइंट भी पहले ही हासिल किए थे। सिंध की जो टीम है उसको सिर्फ एक बॉलिंग पॉइंट अब तक हासिल हो सका है, अभी भी मौका है दूसरा बॉलिंग पॉइंट पाने का। इसके बाद 2 ओवर्स हैं, 1 विकेट उनको मजीद हासिल करना है, उस सूरत में उनके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। सिंध ने चांसेस बहुत ड्रॉप किए हैं, फील्डिंग पे भी थोड़ा सा सवालिया निशान रहा है। कैचेस फवाद आलम ने भी आज सुबह में एक ड्रॉप किया, दूसरा कैच उन्होंने अच्छा पकड़ा था उमर अमीन का, लेकिन फील्डिंग भी उस मेयार की नहीं नज़र आई सिंध की जानिब से। इस तरह की सरफेस पे बॉलर्स ने चांसेस ज़रूर क्रिएट किए हैं, बट फील्डिंग साइड बैकअप नहीं कर पाई। जी हाँ, और जो हम आपको बता रहे थे 100 ओवर्स के बाद जो पॉइंट्स की हालत है कि नॉर्दर्न के 9 पॉइंट्स हैं, सिंध के अभी तक सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, इसलिए अब जो पेशरफ्त करनी है वो सिंध को ही ज़रूरत रहेगी। उन्हें इस मैच को तेज़ से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि नॉर्दर्न की टीम मुमकिन है इसके बाद उनको ज़्यादा फिक्र ना हो इस मैच के नतीजे की, हालांकि वो इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। स्विंग को काउंटर करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन उछलती हुई गेंद को निकलने दिया कीपर की जानिब। 430 5 विकेट पे। Balian.
आलियान ने आज दोनों विकेटें अराउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए हासिल की, लेकिन उसके बाद बेहतर नहीं था कि ओवर द विकेट आते वहां से एक मुख्तलिफ एंगल क्रिएट करते। इन बैट्समैनों को ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं है, दोनों को इनको अराउंड द विकेट खेलते हुए। बिल्कुल मोहम्मद हुरैरा के लिए इन्होंने ये तरीका अपनाया था क्योंकि वो ऑफ साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो विद इन स्टम्प्स रखने के लिए, पैड पे अटैक करने के लिए अराउंड द विकेट आए थे। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा पॉइंट है। ओवर द विकेट आके थोड़ा सा अच्छी लाइन पे करें, ऑफ स्टम्प की लाइन पे, अच्छी लेंथ पे, तो वहाँ से ब्रेक करने के लिए भी ये जा सकते हैं और वहाँ पे गैप क्रिएट करना आसान होता है। ये एक ऐसे स्पिनर लगे हैं सिंध के जिन्होंने गेंद को ब्रेक करने की कोशिश की है इस पिच पर। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि सिंध वो टीम है जिसको विकेटों की जरूरत है। ये जगह है, ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से ले जाओगे, शाबाश शाबाश। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल नए और नौवारिद हैं इतनी बड़ी क्रिकेट में, इससे कप्तान एक बार इनका रिदम बन गया है अराउंड द विकेट, तो वो इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। कल इनसे और भी बॉलिंग कराई जा सकती थी, एक तरफ फील्डिंग खड़ी करके। बिल्कुल ये बात बार बार हम कल भी कर रहे थे कि दानिश अजीज को जितने ओवर दिए गए उसकी जगह अगर आलियान को दिए जाते तो ये आपकी जेन्युइन स्पिनर हैं और वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता। जब ब्रेक थ्रू चाहिए था, पार्टनरशिप लगी हुई थी हुरैरा और उमर अमीन के दरमियान, इनको ज़्यादा चांस था इनका कि ये विकेट हासिल करने में कामयाब होते। यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है एक अरसे के बाद एक उभरते हुए ऑफ स्पिनर को देखना, जो कम सीनी में गेंद को टर्न करने की और फ्लाइट करने की अहलियत रखता है। काफ़ी लंबे लंबे हाथ हैं, लंबी उंगलियां हैं जो ऑफ स्पिनर के लिए होना ज़रूरी है। क्योंकि जानबूझकर बैटिंग की थी, इससे रन्स की गिनती नहीं होगी। दोनों बैट्समैनों ने इसकी कोशिश भी नहीं की। 99 ओवर्स के बाद 432 पे 5। आसिफ महमूद को मुतारिफ कराया गया है दोबारा। आज के दिन का अपना पहला ओवर ही करेंगे। गेंद का कदर नया है इसलिए कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं खुर्रम मंजूर। आप खुर्रम मंजूर की कप्तानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये 100 ओवर्स अब हो गए हैं इनको फील्ड पर कप्तानी और फैसले करते हुए, और जाहिर है बहुत से फैसले इनको करना पड़े। कुछ गलतियां ज़रूर की है इन्होंने, जैसे स्पिनर्स की हम बात कर रहे थे, कल ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सकता था आलियान को। आई थिंक के फास्ट बॉलर्स के साथ ज़्यादा बात कर सकते थे। जिस लेंथ पे इन्होंने गेम की बॉल कराई वो भी काबिले कह सकते हैं, उस पर भी सवालिया निशान ज़रूर रहा है। एक प्लान नज़र नहीं आया बॉलर्स की जानिब से और कप्तान की जानिब से कि कुछ एरियाज हैं जहाँ पे एज अ कप्तान जब स्पेशली पार्टनरशिप लगी हो तब उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ अच्छे डिसीजंस किए, फील्ड प्लेसमेंट अच्छी हुई, लेकिन अप्स एंड डाउन्स नज़र आए। ओवरऑल जब फाइनल में पहले भी एक बार इनको मौका मिला था सिंध को लीड करने का, इन्होंने जितवाया था, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्मेट है। यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेशर ज़रूर रहा है इन पे। सऊद शकील बैट्समैन को ही सिंध की टीम ने यहाँ उनकी कमी महसूस नहीं की, बल्कि सऊद शकील
जो कप्तान थे उनकी ज़्यादा कमी महसूस हुई है। उनने बहुत अच्छे फैसले किए, आज़ादाना फैसले करते हुए नजर आए। यही वजह थी कि सिंध ने पहली बार क्वालिफाई करने का एजाज़ हासिल किया फाइनल के लिए। आसिफ के लिए ये बॉलिंग में मुश्किल मैच साबित हुआ है। बैटिंग उन्होंने बड़ी अच्छी की। पहले दिन जिस तरह अपनी टीम के लिए बहरान को टाला था, जारहाना अंदाज अपनाया, लेकिन बॉलिंग में मुस्तकिल लाइन और लेंथ थी, उसको नहीं अपना सके। अच्छे बॉलर हैं, नेशनल T20 में भी इनकी परफॉर्मेंस देखी हमने, ऑलराउंडर के तौर पे उभरे वहाँ से। ये डिफरेंट फॉर्मेट है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी और पेशेंस लाजिम होता है। सेकंड और थर्ड सेशन में कहा जा सकता है कि ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। मैं फिर यही कहूँगी कि जो आपके मैचअप्स होते हैं, आपको ऑपोजिशन पे होमवर्क करना लाजिम होता है। शाहनवाज धानी एक और बॉलर हैं जो अपनी उम्मीदों पे नहीं उतर सके। जिस तरह की लेंथ इन दोनों ने अपनाई वो सिंध के लिए कारसाज साबित नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह उमर अमीन और हुरैरा बैटिंग कर रहे थे, वो दोनों बैकफुट के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और वहीं पे ज़्यादा खिलाया। स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत स्कोर दिया आसिफ और शाहनवाज धानी ने ज़्यादा। शाहनवाज धानी की कारकर्दगी मायूस कन रही है इस मैच में। कट करने के लिए गया, ये निस्बतन नीचे रह गई। 100 ओवर्स मुकम्मल हुए, 434, अभी भी 5 ही खिलाड़ी आउट हैं। आइए आसिफ, TCL पे TCL पे TCL आप जाए बस बाहर हो जाए थोड़ा। 389 मजमुआ था जब 5वीं विकेट गिरी। ठीक है, उसके बाद से इन दो नौजवान खिलाड़ियों ने मजीद नुकसान से बचाए रखा है नॉर्दर्न की टीम को। दानिश यही रोक दानिश। इसे सरकाया स्क्वायर लेग पर और दूसरे रन के लिए भी वापस लौट आए। ठीक है, शाबाश। खास बात यह है इस नॉर्दर्न की इनिंग्स की कि रन रेट हर लम्हे 4 से ज़्यादा रही है। और कल मोहम्मद हुरैरा ने दोनों एंड्स पर बॉलर्स की पिटाई की। खास बात यह थी कि बड़ी जल्दी और लेंथ को जांच लेते थे, ये उनकी बड़ी खूबी लगी है मोहम्मद हुरैरा की। आना पड़ेगा इनको ओवर द विकेट, क्योंकि बहुत हो चुका है अराउंड द विकेट। बॉलिंग करना बिल्कुल गैर मुअस्सर होकर रह गए थे, क्योंकि आसानी के साथ बैट्समैन पिछले कदम पर खेलने में कामयाब हो रहे थे। और जब स्वीप शॉट खेलने का इरादा भी नहीं है उनका, तो फिर तो कोई वजह नहीं थी कि आप ओवर द विकेट ना आए। ऑफ स्पिनर के लिए ये जो एंगल है वो ज़्यादा कारआमद साबित होता है, क्योंकि गैप क्रिएट करने में कामयाब होते हैं। जब बल्लेबाज ऑन साइड पे खेलने जाते हैं तो बैट एंड पैड का गैप बनता है, और ये जो आपका शॉर्ट लेग का फील्डर है ये भी प्ले में तब आता है। अगर बहुत ज़्यादा भी ब्रेक नहीं मिल रहा, विद इन स्टंप्स भी आप कराएं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक बार फिर टर्न किया, इनकी लाइन और भी जारहाना हो सकती है, ऑफ स्टंप के बाहर से भी आ सकते हैं। यही अगर ऑफ स्टंप के बाहर से टर्न करें और यहाँ पर ड्राइव खेलने के लिए अगर जाते हैं उमर वही, तो खतरा हो सकता है।
Very well bowled, ये बेहतर Aryan. लाइन Very है well bowled. That's your line, buddy. That's your line. और इस वक्त कोशिश शाबाश कर रहे हैं यान, आई शाबाश लाइन के यान। ऊपर से गेंद को फेंका जाए, क्योंकि बैट्समैन को स्पिनर के सामने दो तरह से ही मुश्किल पेश आती है कि या तो गेंद उसकी आई लाइन के ऊपर हो या फिर आई लाइन के नीचे हो। ये निस्बतन नीचे थी आई लाइन के। Very well bowled, Aryan. Very well bowled. आ जाओ। उम्दा बॉलिंग आलियान की ओवर द विकेट आकर खासे मौसर लगे। 436 पे 5। तीसरा दिन है आज इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल मैच का। क्या ये बल्ले से टकराई थी? लगा ऐसा है जैसे शायद पैड से ही लगती हुई गई हो। बल्ले की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आई, लेकिन आवाज़ ज़रूर आई थी शायद पैड से। ये मोहतात होकर खेलना पड़ेगा रोहेल नज़ीर को, क्योंकि वो शफल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आसिफ की कोशिश ये है कि एक दो गेंद बाहर करके एक अंदर लाएं। एलबीडब्ल्यू के चांस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इन स्विंग करने में कामयाब हुए गेंद, क्योंकि निस्बतन नई है, इससे सीम मूवमेंट देखी जा सकती। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, जिसकी बड़ी दरख्शां तारीख है, आज के दिन यहाँ पर पाकिस्तान ने 1987 में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी टेस्ट मैच में। इन दिनों इंग्लिश टीम रावलपिंडी में आज उसने अपना पहला प्रैक्टिस सेशन किया है। उस सीरीज का वो पहला टेस्ट मैच यहाँ हुआ था जब जावेद मियांदाद और माइक गैटिंग कप्तान थे। अब्दुल कादिर उस पहले मार्के के हीरो थे। पहले ही दिन उन्होंने 9 विकेटें उड़ा दी थी इंग्लैंड की इनिंग्स में। अजीम अब्दुल कादिर ने, जिनको खराज तहसीन पेश किया जाता है इस इनक्लोजर के ज़रिए जो उनके नाम पर है। 175 रन इंग्लैंड की टीम बना सकी। बड़ा लंबा स्पेल किया था अब्दुल ने। मुदस्सिर नज़र ने सेंचुरी बनाई। उनकी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, ओपनिंग पार्टनरशिप रमीज राजा के साथ। और ख़ास बात ये थी इस टेस्ट मैच की कि इसमें अब्दुल कादिर ने इंग्लैंड के तमाम 11 खिलाड़ियों को आउट किया था। पहली इनिंग्स में सिर्फ डेविड कैपल उनका शिकार नहीं हो सके थे, उन्हें तौसीफ अहमद ने आउट किया, आसिम मुश्तबा ने कैच किया और ब्रूस फ्रेंच जो विकेट कीपर थे वो नॉट आउट गए थे। दूसरी इनिंग्स में डेविड कैपल और ब्रूस फ्रेंच को भी अब्दुल कादिर ने ठिकाने लगाया था। इस तरह पाकिस्तान के पहले बॉलर बने थे जिन्होंने एक टेस्ट मैच में मुखालिफ टीम के तमाम 11 खिलाड़ियों को आउट किया। ये उनके करियर की बेहतरीन बॉलिंग थी। ये पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी भी बॉलर की बेहतरीन बॉलिंग है। आज भी ये रिकॉर्ड कायम है। इनकी लेगेसी अभी भी कायम है और इनके साहबजादे उस्मान कादिर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन जिस तरह की मैजिकल डिलीवरीज ये करते थे, बहुत ज़्यादा देखा नहीं मैंने उन्हें, लेकिन फॉलो किया है और मुझे ये शर्फ भी हासिल रहा कि ZTVL में हमारे कोच रहे हैं वो, तो जितना उनसे सीखने का मौका मिला वो वक्त काफ़ी कीमती था।
शाबाश 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 आदिल जल्दी हो जा बच्चे बाहर हो जा थोड़ा ठीक है बस ठीक है बाहर हो जा शबालियान शबालियान आज सुबह से 140 रन बने और 3 विकेटें गिरी हैं, जिनमें से 2 आलियान ने हासिल की इसी पवेलियन एंड से, जहां से दोबारा वो एक्शन में आ रहे हैं। अब्दुल कादिर जब ZTBL के कोच थे तो उन्होंने ये मोहम्मद अली जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में अब शामिल हुए हैं, फास्ट बॉलर, इनको भी उन्होंने ही मौका दिया था पहला फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब्दुल कादिर ने ZTBL के लिए। तो इस तरह स्पिनर्स नहीं, फास्ट बॉलर्स पर भी उनकी नज़र थी खासी गहरी। नसीम शाह एक और फास्ट बॉलर और ये 4 रन्स, ये स्वीप शॉट अब खेला है जब ओवर द विकेट आए हैं। वहीद बहुत ज़्यादा फाइन, उनने गेंद को निकाल दिया और 44 पर पहुंच गए। एंगल ज़रूर अच्छा है आलियान का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेग साइड पे ना स्ट्रे करें। क्रॉस जाके खेला वहीद ने, एंगल क्रिएट किया अपने लिए उस स्वीप शॉट खेलने के लिए और खिलाड़ियों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। come on boys आसपास से विकेट कीपर के अलावा आवाज़ें अब कम आ रही हैं सिंध की, और ये वो हालत होती है जब विकेट कीपर जो है उनको टीम के हौसले बुलंद करना होते हैं। मोहम्मद हसन यही करना चाह रहे हैं। सरफराज अहमद ये काम बड़ी खुश उसलूबी के साथ करते थे। तो बॉडी लैंग्वेज जो है मरीना वो नर्म पड़नी नहीं चाहिए। यहाँ से अभी फाइट बैक करने का इनके पास मौका है। बिल्कुल मोमेंटम जो है वो ज़्यादा सिंध की जानिब है। ये पार्टनरशिप ज़रूर अच्छी जा रही है नॉर्दर्न के लिए, लेकिन यहाँ अगर विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो नॉर्दर्न पे प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। सिंध के पास अब जिस तरह के बॉलर्स हैं और बॉलिंग अच्छी कंसिस्टेंसी से हो रही है, लियान भी अच्छे कंट्रोल से कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा उम्दा शॉट था, इस बार हल्का सा चूक गए लेंथ में और वहीद ने बिल्कुल बैक फुट पे जाके भरपूर फायदा उठाया इस डिलीवरी का और 4 रन हासिल किए। ये लगता है कि लंबे स्पेल के बाद ये आलियान अब थकने लगे। गेंद को शॉट गिराया और बैक फुट पर खेला बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, क्योंकि पिछले कदम पर खेले थे इसलिए गैप ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं। एक बार फिर पीछे खेलने का मौका फराहम किया, एक और चौका। ये अच्छी बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं है और वहीद अपनी निस सेंचुरी करने में भी कामयाब हो गए। 10 चौकों की मदद से उम्दा इनिंग्स उनने खेली और अपनी टीम की बर्तरी में मजीद इजाफे का बायस बने। फाइनल मैच में ये अच्छी कारकर्दगी है नौजवान खिलाड़ी की, 448 पे 5। यहाँ पे बॉलिंग पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत है सिंध को। अब आलियान अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन पिछले ओवर में 2 चौके खाए, ओवर कंपनसेट कर गए लेंथ को। आसिफ की लेंथ अच्छी है लेकिन सिंध का सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि 2-3 अच्छी गेंदें करने के बाद वो एक बाउंड्री ऑप्शन वाली बॉल नॉर्दर्न को दे देते हैं, जिसका फ़ायदा लोहेल और वहीद उठाते रहे। उससे पहले उमर और हुरैरा ने भरपूर फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ने काफ़ी हद तक नॉर्दर्न को प्रेशर से दूर रखा है। सिंध को यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात होकर एक प्लान के साथ आना पड़ेगा। वो एक और बड़ी पार्टनरशिप जो है यहाँ पे नहीं अफोर्ड कर सकते कि नॉर्दर्न के हाथ में जाए। दानिश अजीज आए हैं
टर्न देखने में आई। दानिश ये अच्छी गेंद थी। पहले पीछे हटकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन पीछे हटकर बहुत अच्छी बैटिंग की है उमर वहीद ने। दानिश अजीज जो एक रीत है बैकफुट पर स्ट्रोक प्ले की नॉर्दर्न के बैट्समैनों में, वो इनमें भी नजर आई है। उसकी झलक ज्यादातर रन्स पिछले कदम पर ही इन्होंने बनाए। चलो साइन, बहुत आला साइन, ये चीज शाबाश शाबाश, वेरी वेल डन, वेरी वेल इससे डन। सिंध का भी अंदाज़ा होता है कि किस एरिया में वो बॉलिंग कराते रहे। उमर वहीद बहुत ही अहम मौके पे, जब नॉर्दर्न को ज़रूरत थी एक दोबारा एक ऐसे बल्लेबाज की जो रन स्कोरिंग को लेके चले, रोहेल के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हुए। वेरी वेल बॉल, ठीक है, शाबाश सिंध के शाबाश बॉलर्स ने बहुत कम प्रेशर बनाया है शाबाश दानिश। नॉर्दर्न के बैटर्स पे, क्योंकि ज़्यादा आगे गेंद कराए नहीं, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो। बहुत टाइम दिया है कि आराम से बैक फुट पे जाके अपने स्ट्रोक्स खेल सके। चलिए ठीक है, वेरी वेल बॉल दानिश, वेरी वेल बॉल दानिश। रोहेल नज़ीर ने गुज़श्ता मैच में टीम की शिकस्त के बावजूद दोनों इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी बनाई थी। खैबर पख्तूनख्वा के ख़तरनाक फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने पिंडी में, और आज भी उसी तरफ रवा दवा है। 448 5 विकेट पे। आमिर जमाल यकीनी तौर पर इसके बाद खेलने के लिए आएंगे, जिन्हें ऑलराउंडर ख्याल किया जाता है। यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी एक ऑलराउंडर आ गए, अली यूनुस, और उनके साथ होंगे सिकंदर बख्त। Thank you very much, Mr. Tariq Said, the legend himself. 448 for the loss of 5 wickets. Northern looking very good. The lead is 164 runs at the moment, and everyone has contributed. Even Waheed has scored a wonderful inning, 52, just completed his 50 alongside Rohail Nazir. He's into runs, 30 at the moment. Asif Mahmood will continue. Nothing has happened, practically nothing has happened for Sindh side, although they've got those 3 wickets, but that was because of some average shots being played by the batters. Alian getting 2 wickets, that was probably the best thing that has happened to Sindh side, this youngster getting wickets, but that line around the wicket is not going to help, and as soon as he came over the wicket, runs started to flow. So that's where the concern is. We've got to find the balance. Outside off thumb, it has been played towards that third area. Will it be stopped? No, it won't be. It's a boundary for Waheed, now gaining confidence, now gaining that momentum. Waheed and is scoring runs at regular intervals, boundaries coming, everything working, everything happening for Northern. Deliberately played, just through the gap. Just been that sort of a deficit. It has not happened for them. And now they're in a position where they have to find a balance. Where do they need to save runs and get wickets too? That's the trouble as a captain. When you cannot, when you're short of ideas, what do you do? What happens? Another length delivery. Now I have a feeling that they're going defensive. They're going to that run-saving line rather than attacking. It has been a good inning from this youngster. He's played his strokes. He's a brave player. Anything pitched short, he's pounced on it. That footwork has been immaculate through the covers also. He's played some quality shots. He's impressed us all with his bravery, with his footwork, with his skill level, with his concentration. This one was better. Squared him up. He wanted to play towards onside. Luck is what Sindh require. This could have been an easily a different result, but just right at the moment, that's unlucky. Unlucky for
Asif Mahmood. Very solid. 453 for 5. Two wickets for Mohammad Umar, 2 for Alian Mahmood, 1 for Danish Aziz. But the trouble has been Shahnawaz Dhani and Asif Mahmood. The main fast bowler, the strike bowlers, they were supposed to be. They've not taken wickets and given away lots of runs also. And now the situation is that with the relatively new ball, we're seeing a part-time bowler, Danish Aziz. Although he's done well, he's taken 1 wicket, but still he is a part-timer. It has been the disappointment for Sindh. Shahnawaz Dhani and Asif Mahmood. So much was relied on them. They've just not delivered at a big stage. That's the disappointment. He's the man, he's the reason that we have a delay. That'll be a boundary. Straight as you like. Ruhel and Wahid both have now added 68 to the total as the partnership between them. Come on, boys, come on! Margin of error is very slim in terms of length on this pitch. Such a good batting track. Once again, off the back foot, punches that one, this time to the right of Mohammad Umar. The length again. It's way too easy at the moment. Front foot, the previous delivery, back foot this time, and placement perfect towards that onside, right between the two fielders. This is what happens when you bowl those non-regular bowlers. They don't have much control. They give away boundary deliveries quite often. He's lucky that he's got a wicket, and that too of a wrong shot. Other than that, nothing has happened. And this time towards offside, 3 different areas that Wahid has taken those runs. Another boundary, wonderfully done through point. As he moves to 69, the lead is 177. Really don't understand why the part-time is being bowled. 3 boundaries in the over. Danish Aziz still being tried where Aryan is available. He's got 2 wickets. This ball is not that old. It's just beyond me what the plan is from Sindh. He's into his 18th over, Danish Aziz. He's given away 73 runs, and I definitely agree with you with this point that if you've got a frontline spinner, you've got to give him the most opportunities. Because there's no point having, even if he's a youngster, he will get the exposure
because Danish is not doing anything extraordinary. This is what happened. The first one towards onside, beautifully timed. Then again towards mid-wicket area, wonderful footwork. And the third one, going in totally different directions towards point. Just timed it and placed it beautifully. 181 is the lead as Northern comes to 465 for 5. .466. The inning was set up by the youngster from Sialkot. Mohammad Huraira scored 221 runs. The boy belongs to Amir Wasim Academy in Sialkot. What a wonderful bowler he was of his time. Left arm spinner. Was a great servant of the game. Was a great thinker of the game. He had a great eye. Amir Wasim from Sialkot, left arm spinner. As this one has been pulled right through the two fielders for 4. Beautifully timed and placed. That is quality. That is superb by Waheed. That's the problem, that the runs keep coming for Northern, that leak that has not been plugged by Sindh. Once they start getting hit for runs, then that continues for some overs, and then again they lose the initiative. So 3 wickets in this first session for Sindh, and they've come back with a fairly newish ball. And the bowling apart time are just beyond me. Reason for that also that Shahnawaz Dhani, their pace attack spearhead, he's gone for 105 runs for no wicket in 19 overs. It's been a disappointment, Asif Mahmood. He's given away too many runs. 85 into his 18th over. Coming back to the same point, that appreciation that I really wanted to talk about was Amir Wasim, left arm spinner from Sialkot. 242 wickets that he took in his time. He's developed some excellent players in his time. He runs academy there. Ijaz Ahmed also from Sialkot. Starting from Shoaib Malik, Abdul Rahman, Mohammad Abbas, Bilal Asif, Raza Hassan, the left arm spinner, Usama Mir, Abdullah Shafiq, young Huraira, Saif Badr, and the latest one being Muhammad Ali. So these big names, they all played for Amir Wasim Academy in Sialkot. So yes, definitely he deserves appreciation for giving such good cricketers to Pakistan cricket. Muhammad Ali being the latest, Shoaib Malik, starting from Shoaib Malik. Superb. .470 for 5. Which is coming back to the fact the tactics Sindh is trying to use just a couple of things that just ask a question as to what's going on. Like I said, fairly newish ball, 10, 11 overs old. And just before the lunch break, we had Mohammad Umar bowling such a beautiful spell along with Alian. Just have a look. When you look at
Umar, this is what he's been bowling with the new ball. He's been asking questions, that shape away from the right-hander. It's just been amazing. He's been bowling that off-stump channel. Look at that. And it's absolutely unplayable deliveries. And when you come back after lunch, you bring in a bowler who's been hit for 95, 85 runs in 18 overs. Or on the other hand, a part-timer, Danish Aziz. So it's just, while the ball is new, why wouldn't you get Umar back? He's had a good 45 minutes rest. Now you have Quaid-e-Azam bowling. Fadi bhai. Aha. Oi, oi. Aya. They're just waiting for things to happen. They're just waiting for Northern to make a mistake, lose their wicket, or maybe score so many runs and declare. Because just if you look at the body language from the captain who's in the slips, he's just disappointed. He's down, he's out. He's probably not much involved. He does not have the luxury of Sarfaraz Ahmed as a thinking partner, as somebody you can always go to down the track. He wanted to come, but not quite timing it. This can happen to a part-time bowler where you can take a chance and maybe you can lose the concentration and get the wicket. That's the chance they're hoping for. They're almost there. Well bowled. Interesting length. Teasing. He's expecting, he wants Rohail to use his feet and maybe one odd might spin. We haven't seen that ball spin though, but you never know, it happens sometimes. But luck is not favoring Sindh, definitely, as this one has been gently placed towards that offside for one. Another very exciting youngster, Amir Jamal. Kashif Ali also, very good, both of them. Amir Jamal was rewarded with a place against England's T20 series. He had a wonderful national T20. He's a 3D cricketer. We can safely say that he bats well, crucial innings. He's a finisher, bowls those hard lengths, he's got a good pace, and then he's a gun fielder. We're talking about likes and likes. We've mentioned about Qasim Akram and Mubassir. There is Saim and Herrera. This man on your screen, Asif Mahmood, is an all-round cricketer, and Amir Jamal. So there are likes and likes. We can compare them. If you're looking about futuristic approach of Pakistan, these are the players to watch out for. Asif Mahmood definitely has been disappointed with the ball. But he has the potential. One can definitely invest in a youngster like Asif Mahmood. I like this. I like Umar coming into that senior role because he's the one who's been bowling brilliantly throughout the season. Him being there at mid-off alongside Asif Mahmood, I think that will definitely give a lot of courage to Asif, that which areas to bowl consistently. It's much better in this spell, in this over rather, controlled line. Running has been good from Northern, but they've not left any opportunity that can provide them to just keep that scoreboard moving. And then those odd boundaries keep coming in. Good understanding. It's not just two batters at a time, it's just Northern's approach.
towards the game itself. 474 for 5 at the end of 108.4 overs. Just a bit of a hold up in play. That sharp rise has probably clipped his finger. We've seen that happen, that extra bounce bowlers are getting. And Asif Mahmood with his high arm action, he was bound to get that. It just, the line has not been right, but this one was bowled into the stumps. Just committed himself on the front foot. And that extra bounce then doing a bit. This hurts. Yeah, we can tell he's uncomfortable. Didn't like it. He's the wicket keeper. Needs to take care of those fingers. He's going to be a handy part in the second inning. If they have to win this game, he's the leading wicket taker of the tournament. He's scoring runs also, a couple of 50s coming into this game. He's a good prospect. He's making a comeback. And it just, I feel sad, I feel unlucky for him that he was once considered the backup for Mohammad Rizwan. But then from last couple of years, he's just lost his way. And Mohammad Haris has definitely come as a replacement now. That's the story so far in the final of the Quaid-e-Azam Trophy. Northern leading by 190. Total points 9 compared to Sindh, who've got 3. So the maximum 5 batting points have been taken. So if the match is a draw, Northern wins this. So Sindh will really have to pull out something special now. Talking about the youngsters who has impressed us in this Quaid-e-Azam Trophy this year. Few names that come into my mind who've done really well in this, and in this year's Quaid-e-Azam Trophy. We'll continue talking about it as we come to the end of 109th over for Sindh in the field, as Northern scores 474 for 5. Fawad Alim will continue from the FC College end. While not much is happening, let's talk to Ali about Lahore. It's almost the end of November. But the winter hasn't really set in. I remember, but that was a different month, of course. It was February during the PSL. It was very cold down there doing studios. So, is winter late, or is it usual that November end is not extremely cold? You still got temperatures around 25, 27 during the day. We're getting there, Sikandar. We're getting there, what you're talking about. Probably by 10th of December, you'll start feeling it. It's usually that time, mid-December, that it really starts getting cold and foggy. Lahore gets amazing. It gets beautiful in that time. Down the track, it's in the air, but away from the fielder. It has just not worked for Sindh. No luck whatsoever as this runs down to third boundary. Rohail Nazir moves to 38. Yeah, a bit of a rash shot. Yes, I understand he's coming down the wicket to just curb that spin. But this was just a wild swing. He's falling over. And yes, luck just favoring on him and Northern a bit on various occasions. It's gone for a boundary on another day. Could have completely missed that. So mid-December or 10th, he's saying that weather would be good. Good as in much colder.
Foggy, yes, it's been foggy, smoggy all throughout, so that's something which has been around. But remember that Ireland women were playing, and it was rain in one of those games, and suddenly the atmosphere was clear. 478 for 5. Yeah, talking about some of the exciting youngsters that we have seen in this, starting from National T20. There are a few good youngsters in hunt, and you can keep your eyes on. There's this guy from Dera Ghazi Khan, Hassan Nawaz, a very good prospect, young batter. Talking about T20 cricket, his ability is there. Then there's Shirun Abbas from Saiwal, another very talented player. They've got Ali Majid Shah from Kabirwala. We saw him in National T20. Different. He's got that X factor in him. I'm sure with PSL draft coming up in about 15-20 days time, these are the players that these gurus should be looking at. Ali Majid Shah definitely consider himself in that list of youngsters coming up. Tayyib Tahir, he's done an excellent job in T20 in white ball cricket and carrying on that form into red ball cricket. He's another one, definitely one. Mubassir Khan. Mohammad Ali has been rewarded for some consistent good bowling. Abrar Ahmed has been rewarded. I think that's where I really appreciate Mohammad Wasim as the chief selector. That is given the value to these performers. This will definitely give hope to other players to give value to domestic cricket and perform here, give their heart out here, and they will be rewarded. That has happened, so well done on that end. I think the inclusion of Muhammad Ali was superb. It's just great to see a youngster coming through, a fast bowler coming through a system bowling, those long spells. That is what you want. That attitude that Muhammad Ali has. Well-deserved cap. Well, not just the cap, but the call-up for the team. We're not sure that if he's going to play that 11. But still, being there, the value of domestic cricket has increased after these inclusions. Abrar, Saud Shakil also, Salman Ali Yaga also. They've done well here at domestic level. $480 for 5. Ehsanullah from KPK. Almost forgot him. He's made a mark. He's made his name through his sheer pace, his aggression, his attitude. Definitely a player to watch out for. Wanted a run. There was no run. There was no run. He wanted a run straight away. Sensible by Waheed. The lead is 196.
will go to 198 or 99. We'll have to watch because he should come back for 3. He does. Pretty lazy work. Quaid-e-Azam didn't like it. Rightly so. It was pretty lazy work at third. He's done the hard part, and just when he was about to throw back, he took so much time. It's Danish Aziz. We've been talking about his fielding. We know about him. Yeah, he's not one of those quickest. So just don't put your money on him when you're talking about getting home. Pick up and release should be a little quicker. He just feels that the last run taken wasn't on. Touch laid back. Oh, that's got an inside edge onto it. That ball just went through with the arm. A quicker one. Surprised him. But probably missed the leg stump. Touch higher also. He's better bowling than Danish Aziz, I'm telling you. Quaid-e-Azam is into his 5th over. A part-timer, both of them. I'm just making a comparison. He's bowled those teasing length. Quaid-e-Azam has invited the batter to go after him, use the feet, and that's where the chance will be created. So yes, I think he should have been bowled more overs. Another one blocked. End of another over. The score is 483 for 5. And it's time for some drinks. एक और बैटिंग डे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। उमर वहीद इस इनिंग्स में तीसरे बैट्समैन बन सकते हैं जो सेंचुरी बनाएं, क्योंकि ये पैरवी कर रहे हैं मोहम्मद हुरैरा और अपने कप्तान उमर अमीन की। रुहेल नज़ीर के साथ उनकी पार्टनरशिप अभी तक
रूट है 3 फिगर्स में ये दाखिल हुआ चाहती है। 5 विकेट गिरने के बाद दोनों ने स्पिनर्स और फास्ट बॉलर के सामने बड़ी दलेरी के साथ बैटिंग की। स्पिनर के सामने स्वीप करते हुए नजर आए। बैकफुट पर जो स्ट्रोक प्ले था उमर वहीद का खास तौर पर वो काबिल दीद था। हमने मुसलसल 3 चौके लगाए एक ही ओवर में, आलियान के और मिस सेंचुरी स्कोर की। दूसरी जानिब उमर वहीद आज एक भी विकेट जो है फास्ट बॉलर हासिल नहीं कर सके। उनकी उम्दा बैटिंग की बदौलत सिंध के नॉर्दर्न की टीम इस मैच में 199 रन से आगे है और उसकी 5 विकेट अभी भी महफूज हैं। शाहनवाज धानी से आज सिर्फ 3 ही ओवर बॉलिंग कराई है कप्तान ने और बहुत देर के बाद उन पर उनकी नज़र अब जाकर ठहरी है जब स्पिनर्स की दोनों एंड से पिटाई हो रही थी और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया था कि ये वापस लेकर आए शाहनवाज धानी को, जो कि उम्मीदें पूरी नहीं कर सके इस मैच में। बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में एजाज अहमद हैं। वो कोई जल्दी नहीं है, यहाँ 199 की नॉर्दर्न को बढ़तरी है, 5 विकेटें उनके हाथ में हैं। पहली इनिंग्स के पॉइंट्स पर वो पहले ही आगे हैं, इसलिए तमाम तर जो जल्दी है वो यहाँ पर सिंध को करना है। जी हाँ तारिक साहब, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध की टीम इस वक्त कश्मकश में है, क्योंकि ना तो उन्हें विकेट मिल रहे हैं ना रन रुक रहे हैं। पार्टनरशिप्स का जो एक तसलसल है वो, जैसे अभी आपने जिक्र किया रोहेल वहीद का, और रोहेल का वो सिलसिला जारी है जो कि टॉप से अब तक चल रहा है। तो एक्सपीरियंस बॉलर हैं शाहनवाज, तो माइट भी उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि उन्हें दोबारा से कुछ छोटे स्पेल के साथ लेकर आएँ और वो 1-2 कामयाबियाँ यहाँ पर दिलवाएं, क्योंकि सिंध को यहाँ पर हिम्मत करनी है। अदरवाइज नॉर्दर्न वाकई इन ड्राइविंग सीट है, सेफर साइड है। नीचे रही, ये अच्छा आसार नहीं है। सिंध के बैट्समैन जो इस वक्त आसपास मौजूद हैं इस पिच के, उनके जहन पर ये गेंद असरअंदाज हो सकती है। सेट बैट्समैन से इसे निगोशिएट कर गए। जो इससे पहले भी चंद एक ऐसे बॉल थे जो कि थोड़ा नीचे रहे, तो तकरीबन यही वो एरिया था जहां पर बॉल हिट होता है। रफ्तार बहुत कम हो गई है, ये ज्यादा हैरानी की बात है। शाहनवाज धानी ये तेज रफ्तार बॉलर थे, आउटराइट फास्ट बॉलर ये कभी भी नहीं रहे, लेकिन ये फास्ट मीडियम बॉलर थे, बैकफुट पर रखते थे बैट्समैन को। अब से 2 बरस पहले हमने यही देखा था कि नेशनल स्टेडियम कराची में इन बैट्समैनों को अपनी लेंथ से और रफ्तार से खासा परेशान किया था। यहाँ पर कल जब इन्होंने बाउंसर्स किए तो बिल्कुल बेज़रर थे, हालांकि इस पिच में अच्छा खासा बाउंस था। जी हाँ, अभी भी देखें वो जो लैक ऑफ पेस है, अगर आपके पास वेरिएशन है, अगर बॉल आपका हिल रहा है, अगर उसमें इतना पेस नहीं तो तब भी हमने अभी ये बॉल जो पिछला था वो भी देखा, रोहेल ने अच्छा उसको प्ले किया। कज़ाफी स्टेडियम के इस पिच पर आपको आउटराइट पेस की हमेशा ज़रूरत रहती है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ बहुत रन्स बनते हैं। और इस साल भी जो फी विकेट जो रन्स हैं वो ज़्यादा यहीं पर बने। 90 रन जो हैं एक विकेट के लिए, बॉलर्स ने हर विकेट की कीमत 90 रन अदा की है।
लाहौर के कजाफी स्टेडियम में। रावलपिंडी का मामला इससे खासा मुख्तलिफ था। जी एग्जैक्टली, और इस हिसाब से अभी भी 5 विकेट गिरे हैं। 486 पे 5, 113 ओवर गए। एजाज अहमद, अभी रन्स की बात हो रही थी और लाहौर की एजाज अहमद ने एक फाइनल खेला था यहाँ, जो मुझे याद पड़ता है जब ये हबीब बैंक के लिए खेलते थे, तो उस फाइनल मैच की आपको ये सुनकर हैरानी होगी, जो पहली इनिंग्स थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का ही फाइनल मैच था, उसमें पहली इनिंग्स जो है वो छठे दिन जाकर मुकम्मल हुई थी। शॉट, लेकिन उम्दा फील्डिंग दानिश अजीज की। ऐसी कमिटमेंट चाहिए इस मौके पर सिंध को। फिर इसका मतलब है या तो बैटर बहुत पाए के थे या फिर सरफेस जो था वो सपोर्टिव नहीं था इतना विकेट्स के लिए। या मौसम भी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं था, मौसम की वजह से खासा खलल आया था, मैच रुका चला। लेकिन यहाँ जो प्लेइंग कंडीशंस हैं वो बेहतरीन है, क्योंकि मैच को चलाने के लिए दोनों टीमों को यहाँ पर मजबूर किया जाता है कि आप ये पहले 100 ओवर्स हैं उसमें अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करके दिखाएं, पॉजिटिव रवैया अपनाएं। एजाज अहमद ने बहुत टाइटल जीते कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, जब ये हबीब बैंक का हिस्सा हुआ करते थे। कई यादगार इनिंग्स उनसे मंसूब हैं यहाँ कजाफी स्टेडियम में भी। वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की तारीख की वो सबसे बड़ी बैटिंग टीम थी जिसका ये हिस्सा रहे, जिसमें जावेद मियांदाद थे, सलीम मलिक, एजाज अहमद, मोहसिन हसन खान वो कप्तान भी रहे। वो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख की, वो डोमेस्टिक क्रिकेट की तारीख की वो सबसे बड़ी बैटिंग टीम थी एचपीएल की। जो इस वक्त एक बड़ी हिम्मत चाहिए सिंध की तरफ से भी, क्योंकि बाकी के जो 5 खिलाड़ी हैं उनको आउट करें, क्योंकि लगता है यही है कि ये इनिंग नॉर्दर्न की जो साइड है ये आहिस्ता आहिस्ता लेती चली जाएगी। 114 ओवर गए, 488 पे 5। पुल शॉट, 4 रन्स। शाहनवाज धानी को शॉर्ट गेंद पर एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी, क्योंकि रफ्तार नहीं है, इसलिए वहीद की आंखें चमक पड़ी जो उन्होंने इस लेंथ को देखा। अच्छा स्ट्रोक इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, वो तैयार थे, बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिले, और ऑन साइड पे जो गैप था उसको प्रॉपर्ली अवेल किया। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर रहे हैं दोनों, रुहेल और वहीद। 500 के हिस्से के करीब इस वक्त नॉर्दर्न की साइड।
मिड विकेट को अब कदरे आगे बुलाया गया। अच्छा दिफा भी इनने पेश किया है। अगले वक्तों में जब बैट्समैन को बैटिंग सिखाई जाती थी तो पहला सबक यही मिलता था कि बैकवर्ड डिफेंस पर ज़्यादा जोर होता था, क्योंकि उस दौर के कोचेस का ये ख्याल था कि अगर एक बार आपका जो बैकवर्ड डिफेंस है वो मजबूत हो जाता है तो उसके बाद आपकी बैटिंग के खेल में खुद ब खुद एतमाद आ जाता है और स्ट्रोक जो है आप बाद में खेल सकते हैं। ड्राइव करने गए लेकिन लकी रहे यहाँ पर के बॉल ने छुआ नहीं बल्ले को। बिल्कुल कमिट कर गए थे लेकिन खुशकिस्मत। यहाँ इस लेंथ पर भी कम ही खिलाने की कोशिश की है। उमर वहीद ने ज़्यादातर रन्स बैकफुट पर बनाए हैं और सिंध के बॉलर्स उनके हाथों में खेलते रहे, क्योंकि अगर इनको ड्राइव कराने की कोशिश की जाती, ये दोनों बैट्समैन जो हैं शफल करते हैं, इनका अगला पाँव जो है क्रॉस जाते हुए हमने देखा है। ये तकलीफ दे। ऐसा लगता है कि मना कर दिया है इन्होंने फिजियो को आने के लिए। इनसाइड एज होकर जब गेंद लगती है आपके जिस्म के हिस्से में आपके गार्ड के ऊपर नीचे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है बैट्समैन के लिए, वो ज़्यादा तकलीफदेह होता है। एग्जैक्टली, चूँकि कंसंट्रेशन चाहिए आपको, फोकस चाहिए। जिस वक्त आप दर्द में या तकलीफ में होंगे तो फिर यकीनी तौर पर जो दिमाग है वो प्रॉपर्ली उस तरह से बॉल को पिक नहीं कर पाएगा। हल्की फुल्की आवाज़ें इस वक्त सपोर्ट करते हुए धानी को और एक दूसरे को भी, कि जिस वक्त थोड़े से डल लम्हात हों, आपकी टीम को विकेट ना मिल रहे हों, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि आप इसको चेयर अप करें। और अब मंजूर भी पार्टी को ज्वाइन करते हुए, फवाद आलम साइम के साथ कुछ खुशखबरी है, माइट भी कि आज दिन के इख्तिताम पे कोई प्लान हो किसी दावत का। से हवा में खेला था लेकिन गैप में भी गई गेंद। 4 रन्स का और इजाफा। शाहनवाज धानी जब भी आते हैं ये बाउंड्री से ज़्यादा दूर नहीं रहते। 496 पे 5। नॉर्मल है यार, दो हो गया। एक मिनट, एक अंदर आएगा ना, सर एक अंदर आएगा, वो बता के क्या आपको, पीछे पीछे फवाद आलम ने आज बेहतर बॉलिंग की है। दानिश अजीज से अगर हम इंतमाज ना करते हैं तो इन्हें ज़्यादा गेंद को फ्लाइट किया है। फील्ड को खोलने पे मजबूर हैं सब कप्तान और बॉलर दोनों। जब इस तरह का आपके पास बॉलिंग अटैक हो जिसमें बहुत ज़्यादा काट ना हो, ज़्यादातर बॉलर्स नए हों या धानी की तरह आउट ऑफ फॉर्म हों, तो फिर जो फील्डिंग करने वाला कप्तान है उसका किरदार और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। आपको बारहा बॉलर के पास जाना पड़ता है। तो कप्तान का और बॉलर का फील्ड सेटिंग के मुतालिक और मंसूबे के मुतालिक
फिर एक सफ़े पर रहना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसकी भी कमी लगी सिंध के जब फास्ट बॉलर बॉलिंग करते रहे और नौजवान स्पिनर्स भी। जो ओवर द ईयर्स अगर हम देखें जो टीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा जब इन्हिसार करती हैं अपने उन परफॉर्मर्स पे कि जो उनके लिए कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से कि जो उनके ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, जो कि किसी हद तक आज हमने सिंध की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें देखा। शॉट को चेक किया, फवाद आलम ने देख लिया था उन्हें आगे बढ़ते हुए। फवाद आलम क्योंकि इनके पास तजुर्बा है बहुत से बरसों का, ये अपनी फील्ड खुद सेट कर सकते हैं, लेकिन जो दानिश अजीज हैं या आलियान या फिर इनके जो आसिम महमूद जैसे नए नौवारिद फास्ट बॉलर हैं, उनको कप्तान की मदद की बहुत ज़रूरत होती है। डिलीवरी आउटसाइड एज के बहुत पास से गई, किस्मत ने भी आज यावरी नहीं की बाज मौके पर सिंध की। 5 विकेट पर 498। शाहनवाज दहानी पवेलियन एंड से अपना 22वां ओवर शुरू करने वाले हैं और यहाँ पर दिक्कत हो रही है बैट्समैन को जब इनको 2 फुल बॉलिंग की गई। फवाद आलम का ये जो बॉल था इसको हल्का सा रोकने गए थे, लेकिन आखिरी लम्हात में उन्हें ये लगा कि बॉल जो है वो अपनी लाइन को बरकरार रख रहा है। डबल माइंडेड हुए थे रोहेल, लेकिन मेरे ख्याल से कि इस वक्त जो शाहनवाज धानी है, जो अभी पहला बॉल जो उन्होंने करवाया वो इतना पेस नहीं था, सिर्फ छोड़ा उन्होंने, जो कि बैटर के लिए बहुत आसान है। ऑलरेडी विकेट जो है उसमें कहीं ना कहीं वेरिएबल बाउंस जरूर है। बेहतर है कि इस वक्त अगर वो कुछ कोशिश करें विकेट टू विकेट माइट बी कुछ प्रोड्यूस कर सके। एजाज अहमद मुंतजिर हैं एक और सेंचुरी के, उनके हमरा मसूद अनवार हैं, ये भी अच्छे बैट्समैन थे रावलपिंडी के। तीसरी सेंचुरी होगी इस इनिंग्स में और एजाज अहमद से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि फर्स्ट क्लास में निस सेंचुरी को सेंचुरी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। इनकी टेस्ट क्रिकेट में निस सेंचुरियाँ कम थी, इनकी सेंचुरी करने की जो रेशो थी बहुत ज़्यादा थी दीगर हम असरों के मुकाबले में। शॉट लाजवाब, ये इलाका है वहीद का। एक और चौका उन्होंने लगाया जो उन्हें 90 के पेटे में ले गया। पहले बैक फुट पर अब फ्रंट फुट पर अपनी धाक बिठा रहे हैं। एक्जैक्टली, अच्छा लीन किया, पिच तक पहुंचे और देखिए बॉल खूबसूरती से टाइम हुआ और पलक झपकते हुए एक्स्ट्रा कवर फेंस पार कर गया 4 रन्स के लिए। और धानी को तकरीबन हर ओवर में एक आध चौका जो है वो पड़ रहा है और बैटर्स हकीकी तौर पर उनकी जो बॉलिंग है उसको एंजॉय कर रहे हैं। एजाज अहमद ने 26 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां बनाई और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 12 सेंचुरियां बनाई और 12 ही सेंचुरियां थी एजाज की, जिनमें ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। इसलिए एक नया जो बैटिंग कल्चर है वो ये लेकर आ रहे हैं इस
नॉर्दर्न की टीम में भी बॉलिंग कल्चर था, वाइट बॉल क्रिकेट का कल्चर पहले से इस टीम में, लेकिन एजाज अहमद के आने के बाद हमने देखा है बैटिंग ऑर्डर में एक मुस्तकिल मिजाजी आई है, बैट्समैन बड़ी इनिंग्स खेलने लगे हैं, मुश्किल रन्स बनाने लगे हैं। उमर वहीद जैसे खिलाड़ी हैं, वो बहुत से सबक सीखे हैं। और उमर वहीद का जो पहली बार नाम हमने सुना था ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2012 में ऑस्ट्रेलिया में, जब बाबर आजम को टीम का कप्तान और इनको बाबर का डेप्टी नामजद किया गया। उस दौर में नायब कप्तान थे पाकिस्तान अंडर 19 टीम के टाउन्सविले में, जब पाकिस्तानी टीम ने क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की। इमामुल हक उस टीम में थे, समी असलम, मोहम्मद नवाज, जफर गौहर, मीर हमजा भी थे। ये अच्छा बॉल था, लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि धानी को तकरीबन हर ओवर में एक चौका जो है वो पड़ रहा है। एफर्ट डिलीवरी, कोशिश उनकी थी कि यहाँ पर ऑफ स्टंप के बॉल करीब रखा जाए। इसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैटर से कि एक आध बॉल ऐसा वो हल्का फुल्का छोड़े। यार इससे अंदाज़ा होता है कि इस पिच में अभी भी फास्ट बॉलर के लिए मदद मौजूद है। काट है, अगर आप गेंद को उस लेंथ पर गिराने में कामयाब हों। शाहनवाज धानी जिससे दूर दूर रहे, उकसाने गए थे लेकिन रोहेल ने जाने दिया। 503 पे 5। मिस्टर अकरम, बड़ा पुराना इनका भी रिश्ता है जीएसएल से, यहाँ की पिचेस से। उमर वहीद पर अब सारी नजरें जो 92 रन पे पहुंच गए हैं। फवाद आलम ने मिड ऑफ को पहले पीछे हटाया, अब खुरम मंजूर ने आगे बुला लिया मोहम्मद उमर को, और जो डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर हैं उनको भी आगे लाया गया। दरअसल ये न्योता देना चाहते हैं कि उमर वहीद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलिए या ज़्यादा ज़ोर से ऑफ साइड में शॉट खेलने के लिए जाएं। ये उकसाने की ही दरअसल कोशिश है, क्योंकि बैट्समैन जब 90s में आता है तो हमेशा वो नर्वस होता है। और बेहतर हिकमत अमली होनी चाहिए, क्योंकि खुरम मंजूर पहले भी काफ़ी देर से इसी इंतज़ार में हैं कि कोई एक आध बॉलर आए और उनके लिए 2 विकेटें निकाले। और ये बेहतर लाइन है, क्योंकि पहले भी हमने देखा, कल भी इवन, कि नॉर्दर्न के जो बैटर्स हैं जो बिल्कुल सामने विकेट टू विकेट बॉल है उस पर रिस्पेक्ट देते हैं बॉलर को। और नॉर्दर्न को भी इसका कोई जल्दी नहीं, पूरा वक्त ले रहे हैं अपनी बैटिंग के लिए। और अब 100 के करीब है उमर वहीद, उसके बाद फिर अगर रोहेल थोड़ा जल्दी खेल गए, वो भी 70-80 कर गए 50 के बाद, तो उनकी भी जो सेंचुरी है उसका भी इंतज़ार होगा नॉर्दर्न को। ये फील्डर ऊपर लेकर इन्हीं रन्स को ब्लॉक किया, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करें बैटर को, लेकिन मुकम्मल सेटिस्फैक्ट्री इस वक्त उमर वहीद की बैटिंग में। ये मेडन ओवर फवाद आलम का, द बॉलिंग 503,
5 विकेट पे। एक 114 रन की पार्टनरशिप, ये दूसरी बड़ी पार्टनरशिप है इस इनिंग्स में। इससे पहले 328 रन की पार्टनरशिप तीसरी विकेट के लिए उमर अमीन और मोहम्मद हुरैरा के दरमियान हुई थी, और ऐसा ऐसा बॉलर्स को इसने पसपा किया है, लेकिन शाहनवाज धानी कोशिश कर रहे हैं इस स्पेल में कि सवाल पूछे जाएं राइट हैंडर से। यहाँ पर तीसरा रन लेना चाहते हैं, फील्डर बहुत ऐसा ऐसा गए थे, गेंद के पीछे साद खान थे, इनसे बॉलिंग नहीं कराई गई क्योंकि ये भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो रन्स रोकने की सलाहियत रखते हैं, एक तरफ बॉलिंग कर सकते हैं। साद जी, और बुरा नहीं कि जिस वक्त आप के जो बॉलर्स हैं वो कुछ कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे इन टर्म्स ऑफ विकेट्स, तो आप अपने ढके छुपे जो बॉलर हैं उनको सामने लेकर आएँ और कोई ट्राई करें, क्योंकि नॉर्दर्न की तरफ से तो फिलहाल कोई ऐसा पैनिक बटन जो है वो देखने को नहीं मिला कि उन्होंने दबाया हो। एक स्ट्रोक के फासले पर हैं रोहेल नज़ीर, इस चैंपियनशिप में मुसलसल तीसरी नेस्ट सेंचुरी से। विकेट कीपर बैट्समैन है, ये भी पाकिस्तान अंडर 19 टीम के फॉर्मर कैप्टन हैं, तो इस तरह पाकिस्तान के एक फॉर्मर वाइस कैप्टन है अंडर 19 के, और दूसरे फॉर्मर कैप्टन इस विकेट पर मौजूद। वक्त अवे, और यही हाल मार्क है अब तक का नॉर्दर्न की तरफ से कि जहाँ जहाँ बॉल पड़ रहा है वो मेरिट के मुताबिक उसको खेलते चले जा रहे हैं। जहाँ पर अच्छा बॉल है रिस्पेक्ट भी देखने को मिला, लेकिन जहाँ पर बुरे बॉल रहे धानी की तरफ से, तो इवन उनके जो पिछले 2-3 ओवर थे उसमें भी एक एक चौका और 1-2 सिंगल बनते गए उनके अगेंस्ट। तकरीबन पिछले 2-3 ओवर में 12 से 15 रन यकीनी तौर पर इन दोनों बैटर्स ने बनाए। और अच्छी गेंद काफी ऊपरी हिस्से पर लगी। गो के उमर वहीद छोटे कद के बैट्समैन हैं, लेकिन इतना बाउंसा इस पिच में कि अंपायर के जहन में शक का फायदा दिया उन्होंने बैट्समैन के हक में ही। आखिरी वक्त तक कायल करते रहे, अपील के बाद एक और अपील की धानी ने, लेकिन राशिद रियाज ने सिर्फ मुस्कुरा के ही जवाब दिया। जो, और वो मुस्कुराहट भी ऐसी थी कि उसमें रिप्लाई था। एक बॉल बाकी है इस वक्त धानी का और अपनी क्रीज से बाहर है वही। कोशिश की है कि जो बैक ऑफ लेंथ भी अगर बॉल पड़े तो उस तक पहुंच पाए। इस डॉट बॉल के साथ धानी के एक और ओवर का हुआ इख्तिताम।
Northern leading by 222 runs, taking the game away inch by inch from Sindh. Sindh for a moment got their way back in, but then again this partnership between Waleed and Rohil Nazir has taken things away from Sindh as well. Again, the problem, inconsistent bowling and fielding has been a huge letdown. Ali, I'm not sure what Khurram Manzoor must be thinking now. Yeah, as we said, as we were talking, he's not thinking, he's praying for things to happen. And you're a very generous person, Marina, when you say that they made a comeback. I don't think so they ever made a comeback. Even when they got the wicket of Ferreira or Umar Amin, the lead was bouncing, the lead was increasing. And now at the moment it's 222. They're way behind in this game. Khurram Manzoor is short of the partners where he can go to. The senior, there is no senior member in the side where he can go to. Quaid-e-Azam is the only person he goes to whenever he needs a suggestion. Who is not happy? What is it? I'm not sure if he's listening to your comments and laughing or not. But yes, I agree. The support group around Khurram Manzoor is missing. Sarfaraz Ahmed has had a huge say whenever he was in the team. He has been associated to Sindh. He knows every player in and out. And also the game awareness, the captaincy, the maturity he brings, that's missing. But he's bowled decently for Quaid-e-Azam. Kept things really simple and basic. But let's talk about this partnership, especially Umar Wahid. He was dropped earlier in the very start of his innings, but how he crafted his innings has been superb. There was a run, no doubts about that. Placed it between the two fielders. That's the disappointment that he showed, because one was clearly there. Definitely a run. Played very softly, and I don't think he was ever ready. He wasn't looking at the ball at all or at his partner. On 48, Rohil Nazir sweeps it, bit uppish but safe. We'll move on to 49 now. But these two just kept on building what the foundation was provided. They never looked back. The run rate has been pretty decent for Northern. Yeah, see, it's in the air, but well short of the fielder. It's that sort of a day. Luck has definitely not been on Sindh side. There have been chances. There's been lots of time then the ball has gone past the slip cordon. Sometimes it has fallen short. Sometimes it has gone over the head of the fielder. Sometimes away from them. Sometimes if it's carried, they've not taken it. That's nicely done. Crafted that pedal sweep and will run away for 4. Cruising to his century, Umar Wahid. He's been exceptional the moment he walked out. He's shown a lot of character. What a way, what a time to make a comeback in Northern side. He's been around for a while, he's an experienced member. He was not there in the last 2 seasons, we haven't seen him, but what a way to make a comeback. That's authority, that is quality. Playing at number 6 was never easy after losing those 2 wickets, and now he's just 4 runs away. Very well bowled, very well bowled. Good defense there. Looking, the problem for Sindh was they hadn't been very consistent. They managed to get few dot balls in, but again giving away that boundary option delivery where Northern capitalized. Oh, that's good delivery. Quicker through the air. Brilliant delivery, but again what was missing was an edge. Quaid-e-Azam has been their best spinner, no doubt about that. It's 5-11 for 5. Shahnawaz Dhani continues.
still finding hard to hit that perfect line and length. He's been better, but again, let's have a look at that delivery. That was beautiful, drifted in and then just enough straighten up. He's frustrated. All Sindh players are. The length is the key. He's bowled that beautiful teasing length as a left arm spinner, what you dream of. And the last delivery exactly showing that. But fielding, what about his fielding? What happened to him? Was he demotivated? Was he not concentrating enough? Oh, wanted a quick run to get to his 50. Ruhail Nazir. That was a good call by Wahid. The run wasn't available. Well, he's a very good fielder. He's usually one of the energetic and better hands whenever he's on the field. But today there was a drop catch, one probably a little away from him. But the one he took, he made sure the ball, he literally slammed the ball into the ground. He was frustrated because he knows he has a reputation to live up. Yeah, not just the catches. Even there were many occasions yesterday when the ball just rolled under him, through him. He was not concentrating hard enough. Is it a reason that he was dropped from national side, test side? Was that in his mind? Was he demotivated enough? Can that be the case? Well, it can be a factor, but again, I mean, we all have seen him. I mean, he's shown a lot of character. He performed years and years in domestic, but wasn't picked up, but he never said a word. That was the reaction. You could see the frustration. He was frustrated with himself because he wasn't up to the mark. You expect a lot from him being a senior pro, from batting and as well as in fielding. But again, the kind of professional player he is, I don't think he would be just nagging around about being dropped from the national side, because he's the sort of a person who wants to give up his best. That's his 50. A misfield allowed that, and Ruhail Nazir moves on to 53. Crucial innings at a crucial moment. He's shown his mettle, and he has all the potential and made sure the foundation set by Umar and Rohera, he kept on going. And what a red hot form he is in. Third consecutive 50, considering that he's the leading wicket taker of the tournament, as this one was just timed it. Wicket keeper, not wicket taker. Every time I say it, don't like it. Wonderful 50, brilliantly done. No run there. There was never a question about his potential. It was always a matter of being consistent out in the middle. And Ruhail Nazir, it was an important innings, an all-important final. He never got carried away. He knew he's got an opportunity and he made sure he's making it count. He showed promise early on in his career, scored a 100 in his debut also. So he had that skill, he has that talent in him, but somehow he just lost his way. And Mohammad Haris has quickly moved at his place. There's this one over the head. This should be called a wide. Should be. Yes, it is. I think that's his go-to delivery, Shahnawaz Dhani. It doesn't feel at ease as well. It looks like that he doubts himself. It's not being able to be consistent, and whenever you're not sure where you're going to bowl or how good you are going to be out there, you tend to go to your plan B very quickly, and that's his plan B, just dropping it short. Was it a plan B? I thought that's the only plan he had in this game. The length. Nice and simple. This is not going to bother. 517 for 5. $651 for 9. Northern scored against Central Punjab at Iqbal Stadium, Faisalabad. These are the highest totals in this season. Sindh scoring 644 against Balochistan here at right next ground, LCCA ground. 605 by Northern. They've scored a couple of 600s. In fact, they've 529, 520, 517.
Lots of time Northern has been in this list. That shows the strength they have in their batting lineup. It's 5 times Northern has managed to put up a huge mammoth total. And today is nothing different. And almost against every opposition. That tells and reflects a lot about their batting lineup. The other thing also to watch out for in that start was that they've never consumed runs also. If you look at that list, they've hardly been on that opponent side where teams have dominated. So they've done really well in batting department and in bowling department too. If you look at the list again, if you look at the opposition side, they've just been once Northern, and then right at the bottom 5, and just a couple of times they're there. So that shows they've got variety in their bowling lineup too. That tells a lot about the team and individuals as well. And again, this partnership, Wahid on 96, just 4 shy, and Rohail on 55. And they just continued what their seniors set it up. Short and wide and punished, and rightfully so. And that's his 100. Umar Wahid was dropped early on, but he made sure he carried on and made his presence count in the middle. 7th 100 for this guy. What a way to make a comeback into the side. You score runs, you score big runs at a crucial stage, at a big stage here at headquarters of Pakistan cricket. What a way to do it, what a time to do it. And the way he has done it, he's dominated, he's looked to score runs. And he deserves all the applaud and celebration. That's how he got it, played it late, played it into the gap. Wonderful, just superb. They all know that it was important, because this inning has definitely put Northern in a winning position in this game. Steering Northern to victory. You can see what it means to him. He knew he had a point to make, and he did. Umar Wahid, have a look at that strike rate, decent one. He was never on the back foot. He kept on scoring runs, and he actually nullified all the bowling attack, even the spinners, and never allowed them to dominate him. Chalo. 238. That's the lead for Northern. Sindh would probably be waiting when they are going to declare. Chalo. ठीक है शाबाश. भैया फवाद आलम साहिब शाबाश. Danish Aziz, time to bring him back. For what? More runs? Yeah, just get over it. Give them runs. Maybe they can declare. Maybe. It's not going to happen. Yeah, it was definitely going down the leg. .522 for 5. ऑन जाएगा दानिश ऑन जाओगे ना वहां से वो आ गया दानिश Saim Ayub is back in attack. Khurram Manzoor trying to get some help from anyone who can offer. It can get difficult. It can get lonely at times as a captain. When you cannot even think of the ideas, nothing is happening. There's no bowler, there's no effective bowlers, there's no X factor in the side. What do you do as a captain? All the responsibility is on your shoulders. What do you do, Marina? You've been the vice captain. What can you do? As a leader, obviously you have to make sure that you get the best out of your playing 11. Yes, resources aren't ideal for Sindh, but again, it was more about the execution and strategy. That's where they were lacking down the track.
Nicely dealt with. So I'm just pulling the length back ever so slightly. But now what they can do is, what I want them to do is just come out with a positive intent in bat. Don't allow it to be a dead rubber. That's launched. And that's going to sail away over the boundary. Rohail Nazir has now shifted gears. It's way too easy. Somebody who's looking the ball nicely, somebody who's well set on 50, this is not going to bother him. It's easy pickings. It's like candies. Easily done. Over that long on boundary. You cannot blame Saim Ayub. He's not in the side for his bowling abilities. No run there. Well, he's going to do that. Now he's going to attack even more so. He likes to sweep, he can slog it, walk into the offside. There you go. You could see the bat speed increasing now. They are definitely looking to attack and push the paddle. Yeah, maybe because he can sense that he can score 100 too. Because everyone is doing it. Why not him? 529 for 5. Fawad Alam to continue. He's been decent, giving away 27 in 10 overs. He's keeping things very simple and basic. Within the stumps, that's the call. Yeah, considering what others have done, he's done a great job. He's not taken a wicket, but he's kept things tight. Yeah, probably shown them how to bowl at, especially in this surface. Yeah, that's the question I really wanted to ask you as a cricketer. Shahnawaz Dhani has not got it right. Is it difficult to adjust because it's the third day? He's bowled enough overs. He's still finding it difficult to get the length. As a professional, as an international, as a player who has represented Pakistan, regardless the format, but he's been there in the big boys. Should it be that difficult to adjust the line and length? It's slightly difficult to change the mode because you have a lot to deal with. It's all sort of different areas when you talk about red ball cricket. But again, when it comes to being a Pakistani player, being a professional cricketer, it shouldn't be that difficult and you shouldn't take that long. Because I think yesterday, yes, you can cut some slack to him. But today he should have learned from the mistakes he committed. The length, he being a bowler should know the lengths of different format. Absolutely. I think you've summed it nicely. Because it surprises us all, because we were really looking forward to see Shahnawaz Dhani ball on this pitch, which had assistance for him. It has carry and it had bounce, but he's just not utilized it. We've been talking about that, him being the part of white ball cricket. He's hardly played cricket. He's hardly felt that way. He's hardly had that match training, match feel. So probably that can be the reason. But again, you need to be open about learning. You need to set your stardom and everything outside the boundary rope and need to learn and adjust to the situation and conditions very quickly. Because you being a Pakistani player, a lot is expected of you. And I think it's not about the end results, because we've seen Mohammad Umar not getting a lot of wickets, but it's how the way he bowled. He actually consistently hit at the right areas. Yes, he wasn't lucky enough to, get more wickets. But again, it's the way he bowled. That's what counts. 5:30 for 5, Northern. We've got a hairstylist in the town. Somebody who can bowl quick too. Good combination, a hairstylist and a fast bowler. That always has been a combination, right? We've seen some fancy hairstyles and a very different styles of fast bowling as well. Did you see Mohammad Umar's hairstyle? I think he's got the best one. He's got that swag in him.
Looks very stylish. Fast bowler having those long hair. Old school. Shoaib Akhtar, I remember. Yeah, that's Mohammad Umar. I think Sean Tate at some time in his career had that ponytail, if I'm not wrong. And if you remember Jason Gillespie, the curly hair, he was a typical Australian bloke. Sajid Khan also. Lovely hair. He's a great man. He's a lovely character. I love his moustaches. He's got that swag in him. Let's stick to the fast bowlers, please. And we've got somebody here in the commentary box in this arena, in this production company, who's got a lovely hairstyle. I'm not going to name him. चलो 530 for 5 at the moment. He's got a good one also. Very good looking boy. These young boys coming through the system, they know how to carry themselves. Certainly, yes. Herrera also speaks so well. Very organized boy. Saim Ayub also, very focused, very organized. Saad Khan also. They've got swag. They've got something about them. Well-groomed boys. It's a good side. You expect that because of a lot of social media now being involved. Every player is a representative either for the club, regional teams, departments or country. You do understand that you have a lot of responsibility on your shoulders and you are the ones being on camera, being on TV screens, inspiring a whole new generation. Most definitely. And that man in the slips, Fawad Alam, with his looks, those moustaches, those beard, long hair. He's worked in a TV serial also. He's a hero turned character or cricketer or a cricketer turned hero. Cricketer turned hero. Now they're asking for it. But Rashid Riaz not interested. There was a very prolonged shout from Fawad Alam. And let's not forget about his nerves of steel. I'm talking about Fawad Alam, his consistency. So probably going down the leg, that's the call. And I think Rashid Riaz has agreed with it. Nice shades. Yeah, because nothing is happening in the field. So we're going to focus on these things. I'm sorry about that, but it's been same sort of cricket since morning, since even yesterday. So let's talk about shades. Shahnawaz Dani's got the good ones. Very stylish. You've got eyes for that, don't you? I like well-groomed person. When you're representing your country, you've got to be at your best. There's no two ways about it. Do whatever you can, get your sessions. You know, you've got to be at your best when you represent your country. There's no harm in it. There's no harm in looking good. But it's the performance should be the priority. They shouldn't be forgetting that. I'm talking about Shahnawaz Dani, by the way. That performances should always come first. I totally agree. That's your priority and first thing to do for your country or for whatever team you're playing. It's been a quiet session so far. Waheed on 100, Rohail on 64. Oh, you're just telling me Qasim Akram has already worked in a TV ad. Wow. He has, and he looks really good. He's got that screen beauty in him. He's a wonderful cricketer, Qasim Akram. If you're listening to us, well done. I liked you in that commercial. Musa also, he heard us. He's making those hairstyles. He's very keen on it. He's got a hairband. But it's good to see that each and every young player just enjoys the game as well. They know how to keep themselves right on the money. Yeah, what about Pakistan women team, Marina? When you used to play, who was all groomed and always concerned about the looks and the hair? You know, it gets difficult sometimes. Yeah, I've got a couple of names that tops that list. First is, no surprises, Kainat Imtiaz. Second is Alia Riaz. Absolutely. I think these two, they've done well. I really used to respect and adore Sana Mir, the former captain.
I think she has managed her very nicely. She's groomed, and she's been amazing ambassador for Pakistan women cricket. Yourself also very well groomed, very well spoken. Yes, you mentioned the current players. Nida Dar, she's different. She's got this different hairstyle. You cannot believe the sort of hairstyles I've witnessed. Now she is way better, but at times, I mean, I've seen her with long hair. I've seen her with totally cut short hair. She has her own swag. I can never imagine her being in long hair. I've never seen her, not even a picture, never. Do you have a picture with Nida Dar in long hair? I've never seen that. Yeah, I do. I'll show you it. 533 now. The lead is 248. He looks worried. In fact, he's above that stage also. He's not even worried. He's not thinking. He's just smiling and waiting for things to happen. He's gone past worrying now. Very well bowled, very well For a bowled. moment, I thought that Northern might be pressing that accelerator. For a couple of deliveries, Rohail started to attack. He was on 64. And the tee is just around the corner. You've already had your cup of tea, didn't you? 4 times since morning. Let's count one more. It's tea time here at Gaddafi Stadium, and a great partnership brewing again between Rohail and Umar Waheed. Northern leading by 249 runs, and Sindh again trying to find some solutions to put Northern on the back steer. Oh, they'll be definitely a very delighted side, this Northern one. They've done a superb job with the bat. That king size total 533 for 5. Everyone contributing, everyone scoring runs. Mohammad Huraira, the youngster, topping that list with 200. Umar Amin getting 100. Waheed getting 100. And Rohail Nazir also eyeing 100. This partnership is 144. The partnership definitely has taken the game very far away from Sindh side. They cannot find any clue, any way to get a wicket and make a big breakthrough and make a comeback in this game. That's the story so far. Brilliant performance by Mohammad Huraira, 221. Exceptional innings by Umar Amin, the captain, leading from the front, 114. And let's talk about Umar Waheed. He's still out there in the middle on 102. And Rohail Nazir with a good, strong partnership going on of 144. Oh, it's been a struggle. Don't look at this chart if you're a Sindh fan, because you won't like it. The economy column, 4.175, 4.34. Everyone has given away too many runs. Mohammad Umar, probably the pick of the bowlers, getting 2 wickets for 96. Alian, the youngster, getting 2 wickets, but again 93 runs given, 1 wicket for Danish Aziz. It's 533 for 5. It started really well with Umar Waheed just coming out and playing his shot. That was a good over. Alian just dropping it short, and off the back foot he managed to get 3 boundaries and bringing up his 150th rather at that moment. The runs never stopped. That was brilliant drive down the ground, as easy as you like it. Again into the leg side. The length was the problem and has been the problem from Sindh's side, even for the paces as well. They were taken apart. It doesn't matter whoever the bowler was. Northern had their own plans and they kept on scoring in all areas, all around the ground. Absolutely, Fawad Alam did try those length deliveries, but by that time it was too late. These two batters were very comfortable, getting hundreds and 50s, both of them. And that's how he got his 100, a well-deserved 100 on his comeback to Northern. He's played a remarkable inning at a time when the team needed it. And with him was Rohail Nazir, who just carried on his merry waves. Those big hits, that 6 was an amazing one to Saim Ayub. And this is how the match stands. Sindh in their first inning, 284. Asif Mahmood scoring 78 runs. Musa getting 3 wickets. In reply, Northern are 533 for the loss of just 5 wickets. Huraira getting another big one, another 221 runs to him. Umar Amin getting 100. Alian getting 2 wickets. Mohammad Umar, the pick of the bowlers, getting 2 wickets. And Northern
lead by 249 runs at the moment. It's time for some tea here at Gaddafi Stadium. We'll see you back in about 10 minutes' time.
खुश आमदीद। चाय के वक्फे के बाद खेल शुरू है। नॉर्दर्न वर्सेस सिंध, फाइनल मुकाबला कदाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां पर आज तीसरा दिन है। और नॉर्दर्न की साइड ने बड़ा जो आगाज है वो कॉन्फिडेंट किया। 221 मोहम्मद हुरैरा के, 114 उमर अमीन के, 102 उमर वहीद। 3 सेंचुरीज अब तक इस 533 में। उमर वहीद ने अच्छी बैटिंग की। ग्राउंड के तमाम अतराफ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, पेसर, स्पिनर तमाम को भरपूर अंदाज में जवाब दिया कि टाइमिंग परफेक्ट थी, प्लेसमेंट अच्छी थी, और जहां जहां उन्होंने चाहा जो स्ट्रोक्स थे अपने वो खेले, चाहे वो ऑफ साइड पे हों, कवर ड्राइव्स हों या ऑन साइड पे। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। 102 पे इस वक्त बरजमान है, गो के 155 बॉलें खेल रखी है उन्होंने। बॉलर्स के लिए टफ दिन, जिसमें 2-2 विकेट शेयर किए। मोहम्मद उमर और आलियान महमूद ने 1 विकेट लिया, दानिश अजीज ने। अब तक की जो सूरत हाल है कुछ ये रही। 284 रन बनाए सिंध ने। उसके जवाब में जो सेंचुरीज हैं उनके साथ 533 पे जा पहुंचा है नॉर्दर्न का स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर। 249 रन की लीड है इस वक्त नॉर्दर्न साइड की। मेरे साथ इस वक्त हैं सिकंदर बाग कॉम बॉक्स में, वेलकम करते हैं आपको। रोहिल नज़ीर की बारी भी देखते हैं। 64 बनाए, लगातार 3 सेंचुरियां इस ट्रॉफी में, और इन्होंने थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली, थोड़ा बाहर निकल के स्पिनर्स को टैकल किया, अपना थोड़ा टाइम लिया इनिशियली, लेकिन जो कंसंट्रेशन लेवल्स थे वो अपनी जगह 100% रहे। और ये जो वैल्यूएबल नॉक्स हैं 64, 50 प्लस, वो हेल्प कर रहे हैं नॉर्दर्न को उस बड़े टोटल में जिसकी उनको तलाश है। लेकिन कहाँ तक, कितना एपेटाइट है नॉर्दर्न का, ये देखना होगा। इस वक्त लीड ऑलमोस्ट 250 हो गई है, 249। और चाय के वक्फे के बाद दोनों बैटर्स आहिस्ता आहिस्ता से इस 22 यार्ड की तरफ गामजन, और इनकी जो रफ्तार है रन्स बनाने की वो भी इम्प्रूव हुई। पहले भी हम देख चुके हैं कि लगभग जो कदाफी स्टेडियम लाहौर है, यहाँ पर तकरीबन 90-92 रन जो है 1 विकेट पे जो है वो प्लेयर्स ने बनाए, क्योंकि बैटिंग के लिए बहुत साजगार रहा। लेकिन इस सिंध की साइड में इस वक्त जो कमी नज़र आई वो थी कंसिस्टेंसी। बॉलिंग उतनी एक्यूरेट नहीं रही, जिसकी वजह से इन्हें विकेट भी नहीं मिले, क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएबल बाउंस रहा, लेकिन इतनी सपोर्टिव बॉलिंग नहीं रही। रोहिल नज़ीर 64 पे हैं, 117 बॉलें खेल रखी हैं, और जो इनकी इनिंग की रफ्तार है बिल्कुल सूट करती है किसी भी तर्ज के इस लॉन्गर फॉर्मेट को। 1300 से ज़ायद रन हैं इनके फर्स्ट क्लास कैरियर में, जबकि दूसरी तरफ उमर वहीद जो कि सेंचुरी स्कोर कर चुके। इनका स्ट्राइक रेट देखें 65.81, 3000 से ज़ायद रन हैं इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो दोनों इस वक्त बैटर की ये कोशिश होगी कि जो इस वक्त ड्राइविंग सीट है इसको काबू में रखें, और किसी जगह भी सिंध के जो बॉलर्स हैं उनको आसान हदफ ना बनाने दें खुद को। फोकस बेहतर है, कंसंट्रेशन है वो बेहतर है इस वक्त दोनों बैटर्स की। मोहम्मद उमर क्योंकि अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इनके लिए भी हालात साजगार नहीं रहे, कहीं ना कहीं कुछ फील्डिंग में लैप्सेस देखने को मिले। उसके साथ जो किस्मत है वो भी कुछ इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रही उमर के लिए।
तो हिकमत अमली क्या है नॉर्दर्न की, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनकी 250 की लीड हो गई है और ये सेशन जो फाइनल सेशन है तीसरे दिन का वो तकरीबन 1.5 घंटे का होगा और इस 1.5 घंटे में कितने रन और ऐड हो जाएंगे, 350 तक जा सकते हैं। 4.23 रन इन ओवर खेल रहा है इस वक्त नॉर्दर्न, क्योंकि अपने फास्ट बॉलर्स को इन्होंने चांस देना होगा कि सुबह का जो मॉइस्चर होता है, सुबह का जो टाइम होता है, उसमें फास्ट बॉलर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है। क्या वो टाइम यूटिलाइज करना चाहेगा नॉर्दर्न और प्रेशर में डाले सिंध को? तो उमर अमीन क्या सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल, इन टर्म्स ऑफ अगर ऐसा मौका आता है डिक्लेरेशन, उसके बाद आमिर जमाल भी हैं, वो भी बैटिंग कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग सेशन होगा तीसरा डे 3 का। अच्छा शॉट, रन हासिल होंगे यहां पर, 3 आसानी से बन जाते हैं। काफी बड़ी बाउंड्रीज हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट, 3 मुकम्मल किए। जहां तक बात है बॉलर्स की कि वो फ्रेश आएंगे अर्लियर ऑन, कि ऑन साइड पे अच्छा गैप निकाला तो रोल किया, ज़मीन के साथ साथ 3 रन हासिल किए। लेकिन सिकंदर साहब दूसरी तरफ से अगर हम देखें जो सिंध की साइड है कि अगर आज वो बैटिंग करने नहीं आते तो उनके लिए भी कल सुबह जो है वो फ्रेश होगी मॉर्निंग, जो थकावट है आज के दिन की किसी हद तक रिलीज हो चुकी होगी। एक्जैक्टली 100 रन दे चुके उमर, 2 विकेट अब तक उन्होंने हासिल किए। लेकिन दूसरी जानिब उमर वहीद जिनका एवरेज अगर कैरियर की बात करें तो 31 है, लेकिन यहाँ पर उमर की पहले भी बात की कि कुछ किस्मत ने साथ नहीं दिया, कुछ दोस्तों ने साथ नहीं दिया। 2 विकेट गो के उन्होंने निकाले ज़रूर, 1-2 चांसेस भी क्रिएट किए, लेकिन इस बड़े मैच में जहाँ पर बॉलर जो है वो कोशिश करें, उनके जो टीममेट्स हैं उनको भी उनका साथ देना होगा। फिलहाल कहीं ना कहीं थोड़ा लैग किया। कंसिस्टेंसी जो कि किसी हद तक आप कह सकते हैं कि जो वेरिएबल बाउंस के साथ अगर होती यहाँ पर सिंध के पास, तो जो विकेट कॉलम है, जो रन्स हैं इस वक्त, वो शायद कुछ कम होते, लेकिन ओवरऑल खुर्रम मंजूर के पास अब सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ज़रिया है तो ये मैच जीतने का। अदरवाइज पहली इनिंग को देखते हुए नॉर्दर्न की साइड जो है वो लिफ्ट करने के काफ़ी करीब है। ये फाइनल सिंगल बना आखिरी बॉल पे, स्कोर पहुंचा 538, 5 के नुकसान पे। डिसअपॉइंटमेंट रही सिंध के फास्ट बॉलिंग अटैक से। मोहम्मद उमर ने 2 विकेट्स हासिल किए नए बॉल के साथ, जो पहला नया बॉल था, लेकिन उसके बाद शाहनवाज दानी और आसिफ महमूद कुछ नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ विकेट्स कॉलम। कोई विकेट हासिल नहीं हुई दोनों को। 24 में 130 रन दिए दानी ने, 20 में 90 दिए आसिफ महमूद ने। उसके बाद कुछ पार्ट टाइम स्पिनर्स हेल्प करने के लिए आए। शॉट, बैकफुट पंच, बहुत ही शानदार शॉट खेला है और ये उसकी एक मिसाल है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत ही ऑर्डिनरी रहा है सिंध का इस मैच में। आसान शॉट, देखिए वो फोकस थे, थोड़ा सा पीछे हटे, बैकवर्ड पंच पे अच्छा स्ट्रोक खेला, कैप निकाला और 4 रन हासिल किए। साइम गो की उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इवन जो फील्डर हैं वो भी आपको काफ़ी हद तक जो सूरत हाल है उससे आगाह कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा और बेहतर स्पोर्ट्समैन जो है वो आखिरी लम्हात तक हार नहीं मानता।
153 रन की जो शराकत है वो अब तक हो चुकी इन दोनों के दरमियान, लेकिन इससे पहले भी जो शराकतदारियां हैं, अगर नॉर्दर्न की बात करें तो उन्होंने बेहतर अंदाज में अपनाई। कप्तान, इसके साथ साथ हुरैरा, फिर उसके बाद रुहेल, वहीद। कर्टसी है इस 500 प्लस जो रन्स आप मैसिव देख रहे हैं स्कोर कार्ड पे नॉर्दर्न की तरफ से। well, अटेम्प्ट जरूर है इस वक्त कि कोई बाउंसर किया जाए, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इवन अगर उमर की बात करें, आसिफ की बात करें, उनके जो बाउंसर्स थे वो थोड़ा सा या तो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल रहे थे या लेग साइड पे जा रहे थे, जो कि बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल नहीं है छोड़ना इस तर्ज के बॉल को। यहाँ पे बैटर की अपनी गलती से ही विकेट मिल सकती है, जिस अंदाज से उन्होंने इस वक्त बल्ले को घुमाया था बॉल के सामने। आसानी के साथ, क्योंकि 1-2 बॉल डॉट, उसके बाद फिर सिंगल। और जो स्कोर कार्ड है उसको रोटेट करें जब से नॉर्दर्न की साइड बैटिंग करने को आई है। जो सर्कल के फील्डर है वहां पे भी खुरम मंजूर कुछ रन्स रोक नहीं पाए, और बाकी जो दूर अगर फील्डिंग फैलाई भी है तब भी जो प्लेसमेंट थी बैटर्स की वो बेहतर रही। बोल्ड कर दिया इस दफा, यॉर्कर किया, एफर्ट डिलीवरी जान लगाई और लेट हो गए वहीद। 109 पे अपनी विकेट गंवा दी। खासा फुल बॉल था, इसको ऑन साइड पे खेलने के लिए कलाइयों का इस्तेमाल करने गए, लेकिन लेट हो गए। तेज रहा गेंद और फाइनली फास्ट बॉलिंग में एक कामयाबी हासिल हो गई। थोड़ा ऑफ बैलेंस भी हो गए, फॉल ओवर कर रहे थे और उमर की इनिंग्स का अख्तिताम हुआ। उमर वहीद 109 रन बनाकर वापस जा रहे हैं। अपना काम उन्होंने पूरा किया एक शानदार इनिंग्स के लिए। 7वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी इनकी। 544 पे 6 आउट। आमिर जमाल नए आने वाले बैटर। तकरीबन तमाम तर जो चीज़ें वो सेट हैं यहाँ पर बीइंग अ बैटर। यहाँ से कुछ 30-40 रन क्विक खेलते हैं। 22 मैचेस, 518 रन, 250 है उनके पास। वो भी प्लस होगा नॉर्दर्न के लिए कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा तेज खेल जाए, लेकिन एटलीस्ट आसिफ के पास एक विकेट आई। मैंने आते ही आसानी के साथ ऑन साइड पे सिंगल लिया ऑफ द मार्क और नॉर्दर्न पहुंची 545 6 के नुकसान पे। मोहम्मद उमर जिनके पास 2 विकेटें हैं ऑलरेडी। ये भी तकरीबन आसिफ के साथ साथ जो पेस है, जो एक्यूरेसी है उतनी है, लेकिन फाइनल में कुछ रंग जमा नहीं।
बड़ी आसानी के साथ बिल्कुल सामने आकर इस बॉल को खेला। आसिफ ने एफर्ट डिलीवरी की, जोर लगाया, यॉर्कलैंड फेंका, इसलिए शायद तैयार नहीं थे उस तरह से। कामयाबी मिली यहाँ आसिफ को और एटलीस्ट एक विकेट कॉलम जो है वो प्लस हुआ काफी टाइम के बाद, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो खतरनाक अंदाज में बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन आसानी के साथ मौजफुली खेला इसको। चार खिलाड़ी आउट हुए हैं आज के दिन के खेल में अभी तक। पहला सेशन विकेटलेस गया, उसके बाद 3 विकेट्स गिरी लंच और टी के बीच, और अब फाइनल सेशन में एक खिलाड़ी और आउट हुआ है, लेकिन सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। एक बड़ी डबल सेंचुरी हुरैरा की, कप्तान उमर अमीन की सेंचुरी, वहीद की सेंचुरी, रोहेल 68 पर हैं। तो सिवाय दोनों ओपनर्स और मुबस्सिर के, तमाम जो बैटर्स रहे हैं उन्होंने आके अपना टाइम गुजारा, एंजॉय किया है बाहर इस अच्छी बैटिंग पिच पे। और इस सारे का जो एक कह सकते हैं नटशेल में अगर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहें तो वो लैक ऑफ थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा पेनिट्रेशन है सिंध की बॉलिंग अटैक में इस फाइनल में, जो उनको थोड़ा कॉस्ट कर रहा है। उसके अलावा जब वो खुद बैटिंग भी कर रहे थे तो कुछ सॉफ्ट डिसमिसल्स भी थे। खुर्रम मंजूर लेग साइड पे गेंद खेलते हुए हल्का सा उनका बल्ला लगा और वो आउट हुए। 5 खिलाड़ी उन्होंने 61 पे आउट हो गए लंच और टी के बीच में। बड़ा शॉट लगाया सीधा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं थ्रू द लाइन खेल जाएं। और ये ऐसे शॉट्स जो हैं वो एक अच्छी बैटिंग पिच पे ही खेले जाते हैं जब आपको पता होता है गेंद आएगा बल्ले पे। और आमिर जमाल जो कि अभी अभी पहुंचे हैं, आते ही उनका जो रोल है वो शायद सेट है कि आपने जाकर एग्रेसिव होकर खेलना है, तेज़ी से रन बनाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी रोटेट तो हो रहा था लेकिन बाउंड्रीज जो हैं वो कुछ 1-2 ओवर के बाद आती थी एक, लेकिन यहाँ पर आमिर ने आते साथ ही जो हार्ड हिटिंग है वो शुरू की। अपेश सीधा हाथों में और उमर को एक और कामयाबी, बड़ा शाउट, और आमिर जमाल ने यहां पर बदला लिया उस पिछली बॉल पे जो कि बाउंड्री मिली, लेकिन आमिर जमाल ने 5 रन बनाए और वापस हुए। सॉफ्ट डिसमिसल, शॉट को पूरा नहीं खेला आमिर जमाल ने, ड्राइव करने गए थे और सीधा हाथों में दे बैठे शॉट कवर के, और इस तरह से आमिर जमाल वापस जाएंगे जबकि स्कोर 549 हो गया है। आमिर जमाल की अपनी इनिंग्स 5 रन पे अख्ताम को पहुंची और उमर ने एक और कामयाबी हासिल की सिंध के लिए। मेहरान मुमताज नए आने वाले बैटर, और इनके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, ये इनके जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर जो डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट है, ये बैटिंग वो बताएगी। लेकिन इस वक्त काफ़ी खुशगवार लम्हात। 8वां मैच 93 रन, लेकिन बहुत ज़बरदस्त टाइम है उनके लिए। ज़्यादातर अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब आपकी साइड फाइनल में हो, आप सीज़न खेल रहे हो, तो इससे बढ़कर कोई भी लम्हा नहीं होता किसी भी एक क्रिकेट लवर के लिए जो कि खेलना चाहता है, ना सिर्फ अपने रीजन के लिए, अपने मुल्क के लिए।
इस बॉल था, लेकिन अच्छा इसको रिप्लाई किया डॉट बॉल के साथ। कामयाब ओवर। ओवर का खत्म हुआ 129, 549 7 के नुकसान पे। सेटिंग डाल के वहां भी दिया है। डाली थी ना, लेकिन चलो बॉयज चले। रोहिल नजीर 68 पे हैं। 121 बॉल का उन्होंने सामना किया। कर्टसी वो तमाम तार बैटिंग जो अब तक नॉर्दर्न की तरफ से देखने को मिली। ऑन साइड पे फाइन लेग की जानिब इसको खेल दिया और इन्हीं तमाम बड़े बड़े रन्स की बदौलत नॉर्दर्न की साइड जो है 7वां बड़ा जो मजमुआ है फाइनल में वो बनाने में कामयाब हुई। ये वो पिछली विकेट जो कि आमिर जमाल अपिश खेल गए, बॉल को नीचे नहीं रख पाए ड्राइव करते हुए। सबसे बड़ा मजमुआ 1994 में 802 रन 8 विकेट के नुकसान पे जो डिक्लेयर किया कराची ब्लूज ने अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर में, वो था। यस नो थोड़ी सी हेजिटेशन, लेकिन प्रॉपर बॉल पे ना पाए और इवन इनफैक्ट दूसरे के लिए भी जा सकते थे, लेकिन एक ही पे इक्तफा किया। 550 रन अबूर कर चुकी है इस वक्त नॉर्दर्न की साइड। ये इसका कोई जवाब नहीं दे सकते जिस तरह की फील्डिंग ये हुई है, जो बैकिंग अप किया, इससे आपको ओवरऑल मूड नजर आता है सिंध का जो इस वक्त है। अंडर आर्म थ्रो था हल्के से, लेकिन बैकिंग अप बिल्कुल ही ऑर्डिनरी। उसके नतीजे में एक रन और हासिल हो गया। बॉलिंग राउंड है जी, बॉलिंग ओवर है सॉरी। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त आसिफ जो है वो जान लगा रहे हैं, लेकिन पिच और उसके बाद जो बॉल की कंडीशन है वो बहुत आसान है इस वक्त बैटिंग करने के लिए। इवन के जो पेसर्स थे सिंध के वो भी काफ़ी स्ट्रगल करते रहे। उनकी पेस जो थी वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। अदरवाइज अगर हम आसिफ की बात करें तो उन्होंने जो रावलपिंडी में सिंध ने ज़्यादातर मैचेस खेले अपने इस सीज़न के लीग्स के, थोड़ा सा बाहर पुश करवाने गए थे, लेकिन थोड़ा सा दूर रही बॉल बल्ले से। तो रावलपिंडी में जो आसिफ की कारकर्दगी थी सबसे बेहतर वो सेंट्रल पंजाब के खिलाफ रही। 3 विकेट पहली इनिंग में, 4 दूसरी में। लेकिन आज चूंकि बड़ा मैच फाइनल है, यहाँ पर उम्मीदें ज़्यादा थी सिंध को अपने इन पेसर से, लेकिन फिलहाल उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। 130 ओवर गए, 552 पे 7।
बहुत आसान कि आप स्कोर कार्ड को भी रोटेट करें, जहां पर आपकी मर्जी हो आप बुरे बॉलों को चौके या छक्के के लिए भी रसीद करें। और इससे बढ़कर किसी भी बैटिंग के लिए साजगार हालात नहीं हो सकते, और उससे बढ़कर कि आप फाइनल में हैं और आप ड्राइविंग सीट में हो, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑलरेडी हाई। क्रॉस सीम बॉल पकड़ा था, सी हाइट पकड़ी बॉल ने, लेकिन एक्यूरेट नहीं था। इस तरह से जान लगाना रन अप पे, फिर इतनी जोर लगा के बॉल करवाना और जिसपे आपको रिजल्ट ना मिले। एज हुआ और इस दफा विकेट कीपर ने काम तमाम किया। उमर के लिए एक और कामयाबी, मेहरान आउट हुए। जेन्युइन आउटसाइड एज, बहुत ही शानदार बॉलिंग। उमर वाहिद फास्ट बॉलर रहे हैं सिंध की तरफ से जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छे चैनल्स में गेंद की है, और इस बार फिर राउंड द विकेट आके वो एंगल क्रिएट किया, गेंद हल्का सा बाहर हुआ और उसने बाहरी किनारा लिया। इस तरह से एक और कामयाबी हासिल हो गई। यहां सिंध को 8वीं विकेट गिर गई नॉर्दर्न की, और इस सेशन की दूसरी। 553 हो गया टोटल। 8 के नुकसान पे मेहरान मुमताज 1 रन बना के आउट। उमर को तीसरी कामयाबी, इनफैक्ट चौथी कामयाबी हासिल हो गई। मूसा खान नए आने वाले बैटर। बॉलिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने अपना काम किया, 3 विकेटें समेटी थी 19 ओवर्स में, और यहाँ पर अब बैटिंग में उनके लिए ख़ास कोई दुश्वारी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, मिडिल ऑर्डर के जो बैटर्स हैं, वो अपना काम कर गए। अच्छा वेलकम था, लेकिन फॉर्चफुली इसको जाने दिया विकेट कीपर के पास। लम्हा ऐसा लगा कि शायद वो जा रहे हैं उसके पीछे, लेकिन वो एज और आसान रेगुलेशन कैच हसन के लिए। वेल बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कुछ बता जाती है। शायद कहीं पे कुछ ना कुछ देर हो गई इन लम्हात को एंजॉय करने में। 27 बेस्ट है मूसा का 23 मैचेस में। आई थिंक ये जो आपने सेलिब्रेशन देखी उसका ताल्लुक उम्मीद से नहीं, थकावट से भी है। ऑलमोस्ट दूसरा लगातार दिन है, बाहर खड़े हुए हैं और परचेज जैसी मिल नहीं रही। उनको मालूम है कि स्कोर अच्छा खासा हो गया है। दिन अभी भी पूरे 2 बाकी हैं इस सेशन के बाद, 6 सेशन है। एक अलग ही हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी के साथ सिंध को अब खेलना होगा। जब भी उनकी बैटिंग आएगी, एक तो उनको तेजी से थोड़ा खेलना होगा, और फिर इतना टाइम छोड़ना होगा अपने बॉलर्स के लिए कि वो 5वें दिन आउट कर सके नॉर्दर्न को। आसानी के साथ इसको सेटल किया। आखिरी बॉल था ओवर का। 131 ओवर गए, नॉर्दर्न 553 पे 8।
सिंध के फास्ट बॉलर्स ने कुछ कामयाबी बटोरी ज़रूर है, लेकिन नॉर्दर्न की लीड बढ़ती जा रही है। इस वक्त देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ऑल आउट कर पाएंगे इन बॉलर्स, जो सिंध के बॉलर्स है, नॉर्दर्न की बैटिंग लाइनअप को। रन्स कभी भी नहीं रुके नॉर्दर्न की जानिब से, और ये बैट बॉलिंग का ही नतीजा है जो इतना बड़ा टोटल लगाने में कामयाब हुआ नॉर्दर्न। इनकंसिस्टेंट बैट बॉलिंग सिंध के बॉलर्स की जानिब से। डाउन द लेग एक आसान गेंद जिस पे सिर्फ बल्ला लगाने की देर थी। आसिम महमूद ने बहुत स्ट्रगल किया है, अच्छी लाइन और लेंथ नहीं हासिल कर पाए, और थकावट की वजह से मजीद बुरी बॉलिंग करने के लिए आमादा हो रहे हैं। मजीद रन्स पहले लेग साइड की जानिब, और इस बार थर्ड मैन के एरिया में आउटसाइड ऑफ स्टंप खींची हुई गेंद कराई। और ये इल्मिया रहा है सिंध के बॉलर्स का कि इस लेंथ पे जब भी बॉल कराई है नॉर्दर्न ने पनिश ही किया बाउंड्री की सूरत में। ये चौथे सेंचुरी मेकर हो सकते हैं रोहिल नज़ीर इस मैच में। लेकिन बड़ा इन्हिसार इस बात पे होगा कि ये टेल के साथ यहाँ किस तरह की बैटिंग करते हैं। आमतौर पर विकेट कीपर आदी होते हैं टेल एंडर के साथ खेलने के। नंबर 10 और 11 के ये दो ऐसे खिलाड़ी थे जो माजी में टेल के साथ अच्छा खेलते रहे। दो बेहतरीन काउंटी क्रिकेटर फिशर जॉनसन। जॉनसन को बड़ी शोहरत मिली 1999 के आलमी कप के दौरान। इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान 3 मैचों में मैन ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल किया था, जो कि बहुत बड़ा कारनामा है। जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेला गया था, ये जिम्बाब्वे की नुमाइंदगी कर रहे थे। बाद में उन्होंने हैम्पशायर काउंटी में भी बड़ा वक्त गुजारा। आज विकेट टू विकेट बॉलिंग हुई है क्योंकि इनका पाँव क्रॉस जाता है, लेकिन ये अच्छा मैनेज करते रहे रोहिल नज़ीर। बिल्कुल अपने करियर के शुरुआत के दिनों में यहाँ पे इनको ज़रूर मसला रहा है, क्योंकि क्रॉस चले जाते हैं, बिल्कुल स्टंप्स के सामने आ जाते हैं, अंदर आती हुई गेंद इन्हें तंग ज़रूर करती है। लेकिन क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट है और थोड़ी सी टेक्निक बेहतर हुई है, इनका बैलेंस और जो हेड पोजीशन है वो बेहतर हुई है, फॉल ओवर नहीं करते, इसलिए जो भी अंदर गेंद आ रहा होता है उसको अपनी बॉडी के करीब खेल के मैनेज कर लेते हैं। कोशिश नॉर्दर्न की ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोहेल ही स्ट्राइक पे रहें। सिंध चाहेगा कि मूसा को स्ट्राइक पे ला के एक और विकेट हासिल की जाए, लेकिन कंसिस्टेंट बॉलिंग की ज़रूरत है आसिफ की जानिब से। फील्ड ऐसे सेट की थी कि बाउंसर की गरज से, लेकिन इस बार ब्लफ करने की कोशिश की, आगे लेंथ गिराकर 561, 8 खिलाड़ी आउट। क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी की फाइनल्स की तारीख का 7वां बड़ा स्कोर है 561, जो नॉर्दर्न ने आज स्कोर किया। कराची ब्लूज का रिकॉर्ड है 802 रन, 8 खिलाड़ी आउट। सेंट्रल पंजाब ने इसी तरह की बैटिंग की थी नेशनल स्टेडियम कराची के फाइनल में अब से 3 बरस पहले। नॉर्दर्न रिसीविंग एंड पर थी, पहला फाइनल था नॉर्दर्न का, और उन्होंने सबक सीखा।
अपनी गलतियों से इस तीसरे फाइनल तक पहुंचते हुए, इसलिए बड़ी मजबूत पोजीशन में है। 278 रन की बर्तरी है, 2 विकेटें रह गई। सीधा ड्राइव करने के लिए गए, गेंद बल्ले के पैंते में लगी। रोहिल नज़ीर के जोन में ज़रूर थी ये गेंद, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बाउंस मिला इस बार। इस वजह से टो एंड पे लगा, लेकिन इंटेंशन साफ क्लियर है। ज़्यादा रोहिल स्ट्राइक लेना पसंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा रन्स इस सेशन में बना सकें। आज ऐसा लग रहा है कि सिंध को बैटिंग करना पड़ेगी। रोशनी गो के कम होती जा रही है। आज दोपहर से ही बादल छाए रहे हैं और साथ साथ रोहिल नज़ीर भी ऑन साइड में डिफ्लेक्ट किया 2 और रन्स के लिए। बीस ओवर का खेल इसके बाद बाकी है और जाहिर है कि ये शॉट मिडल नहीं कर सके, दोबारा क्रॉस द लाइन गए थे। हम देख रहे हैं कि इनका जो पाँव है ये जाता है क्रॉस द लाइन, लेकिन इनका सर नहीं हिलता, जिसकी वजह से नज़र गेंद पे ही रहती। एक बार फिर उन्होंने वही किया, लेकिन इसके बावजूद ये समझती है कि सही तरीका है, क्योंकि जो बेहतर फास्ट बॉलर हैं वो आपको खेलने नहीं देते इस अंदाज से। बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही की है। जो ज़्यादा पेस के बॉलर्स होंगे या अच्छा स्विंग करते होंगे, ऑफ द सरफेस जिनकी मूवमेंट होती है, उनके वो बिल्कुल टाइम नहीं देंगे रोहिल को, क्योंकि बिल्कुल विकेटों के सामने आ जाते हैं और हल्का से भी चूक गए लाइन को पिक करने में या इनका सर गिर गया तो एलबीडब्ल्यू के क्लियर चांस होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि थोड़ी बेहतर हुई है इनकी टेक्निक, लेकिन ये अच्छे बॉलर्स के सामने वर्नेबल ज़रूर रहेंगे। एक ओवर में 2 बाउंसर आप कर सकते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में। वाइट बॉल क्रिकेट में ये गुंजाइश कम होकर एक रह जाती। एक फास्ट बॉलर मोहम्मद उमर का उनसे बहुत एक्शन मिलता है, बॉलिंग करने का अंदाज भी। ये बाउंसर देखकर मुझे याद आया विंस्टन बेंजामिन, जो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर थे। बड़ा मिलता है इनका बॉलिंग रन अप, इनका अंदाज। कॉट बिहाइंड की अपील की और ये विकेट लेने का भी उनका ऐसा ही अंदाज था, शॉर्ट पिच बॉलिंग बॉडी लाइन पर करना। रोहिल नज़ीर बच निकले, 5 8 खिलाड़ी आउट। मोहम्मद उमर को दाद मिलनी चाहिए, जिस तरह तनहा इस बॉलिंग अटैक में एक वॉरियर का किरदार उनने अदा किया है। 27 ओवर्स किए और 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। 5 विकेटों के हकदार हैं इस इनिंग्स में। इस मैच में ये पहले बॉलर बन जाएंगे ये 5 खिलाड़ियों को आउट करें। बिल्कुल सिंध की बॉलिंग लाइनअप में यही सबसे कंसिस्टेंट रहे हैं। जब भी इनको गेंद हाथ में दिया गया, जिम्मेदारी दी खुर्रम मंजूर ने, इन्होंने अच्छी लाइन लेंथ को हिट किया। बस खुशकिस्मती ये नहीं रही इनकी कि जो चांसेस थे वो ज़्यादातर या तो गैप्स में गए या ड्रॉप हुए, वरना अब तक इनकी 5 विकेटें ज़रूर मुकम्मल हो जाती। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है फहरिस्त में। तस्करा हुआ था कि नॉर्दर्न के 3
बैट्समैनों ने सेंचुरी बनाई हैं। सिंध के 3 फास्ट बॉलर्स ने रन देने की सेंचुरी की, उनमें शानवाज धानी भी हैं। इन्होंने 130 रन दिए हैं। आसिफ महमूद भी सेंचुरी कर चुके हैं। शॉट, ये मोहम्मद मूसा थे, बड़ा उम्दा कवर ड्राइव किया। और रोहेल नज़ीर की देखा देखी वो भी स्ट्रोक खेलने लगे। अब कमाल शॉट था ये, टिपिकल बैटर्स की तरह अच्छा बैलेंस ट्रांसफर किया शॉट के अंदर। फ्रंट फुट देखें, बैलेंस देखें, हल्का सा एंगल किया और अपना लोहा मनवा रहे हैं यहाँ पे एज ए बैटर भी। मूसा पहले बॉलिंग से अपने आप को मनवाया, बहुत ही उम्दा शॉट थी ये बैटिंग कर लेते हैं। यहाँ जो पाकिस्तान सुपर लीग का एक मैच हारा हुआ है, इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी बैटिंग से जितवा दिया था। आखिरी ओवर में छुपे रुस्तम ये साबित हुए थे। एम एस सफ़ी अब्दुल्ला उनके साथ दूसरे बैटिंग पार्टनर थे। सारी नज़रें उस शाम उन पर थीं क्योंकि वो अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन मूसा ने आखिरी ओवर में वो करिश्मा कर दिखाया। अच्छे क्रिकेटर हैं मोहम्मद मूसा। ये अच्छा मैच भी इनका गुजरा। सिंध के पेसर्स में एक उमर इनके मुकाबले पर नजर आए। हालांकि ख्याल ये था, एक और अच्छी गेंद आसिफ महमूद की, कि मूसा का मुकाबला जो है दरअसल शाहनवाज धानी से होगा क्योंकि दोनों इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। और जब भी कोई टेस्ट क्रिकेटर या पाकिस्तान का कलर होल्डर आता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो आपको दूसरों से उसे मुख्तलिफ लगना चाहिए। मूसा लगे हैं दूसरों से मुख्तलिफ, लेकिन धानी ने इस ज़िम्न में मायूस किया। एक और अच्छी शॉट्स रन्स मिलेंगे यहाँ पे बाउंड्री की सूरत में। बहुत अच्छा टाइम किया हुआ शॉट था ये मूसा का, बिल्कुल अपने आप को बैटिंग में भी मनवा रहे हैं ये। मूसा की बॉलिंग की बात करें तो पिछले साल जब इन्होंने सीज़न का आगाज़ किया था तब ये आउट ऑफ फॉर्म थे बॉलिंग में, लेकिन फिर सीज़न खेल के इनकी बॉलिंग में निखार आया। देखें बिल्कुल अपनी आंखों के नीचे खेला, अच्छा टाइम किया हुआ गेंद। जानते हैं यहाँ पे गलती कर बैठे और ये रन्स बिल्कुल चोट पहुंचाएंगे सिंध को। यहाँ बैटिंग टैलेंट है। कवर ड्राइव, उसके बाद क्लिप किया, दोनों शॉट टाइम करने में कामयाब हुए। और एक नाज, एक अंदाज भी है मूसा की बैटिंग में। 572, 8 विकेट पे। इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पानी का वक्फा है।
नॉर्दर्न की ये मैराथन इनिंग्स जारी है। 572 रन स्कोर है। अभी भी 2 खिलाड़ी बाकी हैं। मोहम्मद हुरैरा ने आज नाकाबिले फरामोश 221 रन बनाए। उमर अमीन ने भी बड़ी उम्दा बैटिंग की, 114 रन की इनिंग्स खेली। उमर वहीद बहती गंगा में उनने भी हाथ धोए, 109 रन स्कोर किए। रोहेल नज़ीर वो भी ज़्यादा पीछे नहीं है, सेंचुरी से सिर्फ एक ही बॉलर थे सिंध के जिन्होंने ललकारा नॉर्दर्न की इस मजबूत बैटिंग लाइनअप को और कामयाबियां भी हासिल की। 2 विकेटें उन्हें जल्दी मिल गई थी कल पहली नई गेंद पर। उसके बाद यामिर जमाल तक पहुंचते हुए खासा लंबा सफ़र तय करना पड़ा। महरान मुमताज़ उनका एक और शिकार हुए। ये दर पे हैं अपने 5 विकेटों के हॉल के। हकदार है इन विकेटों के मोहम्मद उमर। काफ़ी चांसेस क्रिएट ज़रूर किए लेकिन फील्डिंग ने लेट डाउन किया। आलियान महमूद एक और उभरता हुआ नाम है जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की। आसिफ महमूद और दानिश अजीज़ एक विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन सिंध के ओवरऑल बॉलर्स काफ़ी महंगे साबित हुए। 288 रन की लीड है नॉर्दर्न के पास और 2 विकेटें अभी भी बाकी हैं। रोहेल नज़ीर की शानदार बैटिंग जारी है। मोहम्मद उमर कंटिन्यू करेंगे। लेग साइड में ये रन दस्तयाब था लेकिन नॉन स्ट्राइकर मूसा शायद उनको दिलचस्पी नहीं है सामने जाने में। तो खासा बड़ा गैप है ऑन साइड में। जो मिड ऑन के अलावा 3 फील्डर हैं वो सभी बाउंड्री पर खड़े हुए हैं। मूसा को 1 रन देना भी चाहते हैं उमर। रोहेल को राधा सिंध की यही कोशिश होगी रोहेल को एक एंड पर रख के दूसरी तरफ से जो है वो विकेटें हासिल की जाएं और रैप अप की जाए इनिंग्स। एक बार फिर विकेटों के अंदर गेंद किया जा रहा है। मूसा की बात कर रहे थे कि बैटिंग में भी एक अच्छा स्किल नज़र आता है और जब आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो फास्ट बॉलर्स भी अब एक एडेड स्किल आ गया है कि बैटिंग में अगर थोड़े से रन्स कर सकें 20-30 रन स्पेशली T20 में तो वो बहुत ही कारआमद साबित होते हैं। हमारी टीम की बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर एक ऐसे हैं जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं। हारिस रऊफ बैटिंग है और अब नसीम शाह ने जिस तरह वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था वो भी उभरते हुए नज़र आए बैटिंग के साथ। तीसरी गेंद पर 1 रन हासिल किया है। हो सकता है कि मूसा इस ओवर में शुरू में फास्ट बॉलर को सामना करने में वो निस्बतन झिझक रहे थे कि फास्ट बॉलर यह ज़्यादा तबवाना होता है। पहली 3 गेंदों में शाहनवाज धानी हो सकता है कि दूसरे एंड पर इनको आजमाया जाए। आठ मुख्तलिफ इस बार वेन्यूज़ का इंतखाब किया गया था क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। ये अच्छा इकदाम था खिलाड़ियों को मुख्तलिफ कंडीशंस में खेल कर और ये मुख्तलिफ जगह पर खेले। थर्ड मैन की जानिब ज़्यादा पूरे में तमाद स्ट्रोक नहीं था मूसा का, लेकिन नतीजे से वो बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे। 4 रन का मजीद इजाफा। अपनी 5वीं विकेट के ताक में है। गेंद बुरी नहीं थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी। कोशिश कर रहे थे कि ड्राइव खिलाने जाएं जो कि खेली मूसा ने लेकिन कैरी नहीं कर पाए। फील्डर से गैप में चले गए, किस्मत इनका साथ नहीं दे पा रही। लेकिन बॉलिंग की जहाँ तक बात है अच्छी लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंटली हिट किए मोहम्मद उमर ने। लेग साइड में अभी भी 2 खिलाड़ियों को बाउंसर के लिए खड़ा किया गया है। ये कॉर्डन के फील्डर्स हैं। खुरम मसूद बदसूर पहली स्लिप में, उमैर बिन यूसुफ दूसरी में, फवाद आलम ये गली के महाज पर। एक और वाइड गेंद, 5वीं वाइड गेंद इस इनिंग्स की। 15 फालतू रन्स भी नॉर्दर्न के इस मजमूए में
शामिल हैं। ये दिन के इस वक्त बाउंसर करना ये बहुत मुश्किल काम होता है, और ख़ुसूसन जब 135 ओवर से फास्ट बॉलर मैदान में रहा हो तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गेंद को विकेट कीपर तक पहुंचाना। ऑफ द पैड गई, मजीद इंतज़ार करना होगा अपनी 5वीं विकेट के लिए मोहम्मद उमर को। बेहतर हिकमत अमली यही होगी कि मूसा को ड्राइव्स खिलाने जाएं, क्योंकि वो एक प्रॉपर बैटर नहीं है, स्लिप और गली मौजूद है। ये थोड़ा अंदर लाने की कोशिश की थी लेकिन बहुत ज़्यादा लेग साइड पे एंड हुआ ये गेंद। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो 2 स्लिप्स हैं और गली के फील्डर हैं उनको प्ले में लाया जाए, ड्राइव के लिए पुश करें, क्योंकि आखिरी 2 विकेट है और मोहम्मद उमर की कोशिश होगी कि अपनी 5 विकेट हॉल भी पूरी करें। वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं इनके पास विकेट हासिल करने के बजाय बाउंसर। ये अच्छी डिलीवरी है, ये एरिया है, थोड़ा सा मजीद अगर खिंची हुई लेंथ करा सकें 4थी स्टंप या 5वीं स्टंप के आसपास। ये काशिफ अली के हाथ में गेंद देखकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि वाइट बॉल है, क्योंकि एक खिलाड़ी को कहते हैं अपने हथियार से जो लड़ैया होता है उसको दूर रहना नहीं चाहिए कभी भी। 12वीं आर्मी के कुछ अफराद आ गए लाहौर में, उनने लैंड किया रावलपिंडी से पहले। ये 12वीं आर्मी दरअसल इंग्लैंड के सपोर्टर्स का एक ग्रुप है जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। जहाँ जहाँ इंग्लिश टीम जाती है टेस्ट सीरीज़ खेलने या किसी बड़े टूर्नामेंट में शरीक होने के लिए, ये अपनी टीम की हिमायत पर कमर बस्ता होते हैं, ये पहुँच जाते हैं वहाँ पर। क्रिकेट का शौक इन्हें पीसीबी हेडक्वार्टर्स भी ले आया है। ये 3 साहब जो हैं दोपहर से यहाँ मौजूद हैं। तारीखी टूर होगा ये टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान इंग्लैंड की। कदमों का इस्तेमाल और इस बार उठा दिया। रोहेल नज़ीर बिल्कुल नहीं झिझक रहे अटैक करने में शाहनवाज धानी को, और ये 6 रन, एक और 6 रन इनकी लिस्ट में जाएंगे। यहाँ इस इनिंग्स का ये सबसे सनसनीखेज शॉट था, फास्ट बॉलर के सामने बाहर आए और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्हें छक्का लगाया। गैर मामूली शॉट था, क्रिकेटिंग शॉट, बहुत ही अच्छा, टाइम करने में भी कामयाब हुए। पहले हैरान और फिर परेशान हुए शाहनवाज। पहले परेशान थे, अब भी हैरान हुए, परेशान शुरू से ही हैं वो। अभी जो 12वीं आर्मी के यहाँ सपोर्टर मौजूद थे, उन्होंने स्टेडियम्स के तमाम स्टैंड्स में आज जाकर क्रिकेट देखने की कोशिश की है। शाहनवाज धानी, ये मैदान का कोई ऐसा गोशा नहीं है जहाँ इनने भी रन्स ना दिए हों। विकेट के दोनों जानिब जब आप बॉलिंग करते हैं तो फिर ऐसा होता है। बिल्कुल लेंथ इनकी बहुत इनकंसिस्टेंट रही है, लाइन भी तेज कराने के चक्कर में ये काफ़ी रन्स इन्होंने बटोरे। ये 5वां बड़ा स्कोर है क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल्स में, 5वीं बड़ी ये इनिंग्स है। 1994 का रिकॉर्ड है कराची ब्लूज़ का, अभी भी 802 का। सेंट्रल पंजाब ने 675 रन नॉर्दर्न के खिलाफ बनाए थे 2019 में। ये 2019 का जो फाइनल था कराची में हुआ, जब सेंट्रल पंजाब की टीम चैंपियन बनी। उमर अकमल ने डबल सेंचुरी बनाई थी उस फाइनल मैच में।
बाबर आजम कप्तान थे सेंट्रल पंजाब के। दोनों टैलेंटेड कजन्स खेले थे एक साथ बड़ा फाइनल। उसके बाद उमर अकमल गोशा गुमनामी में चले गए जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है और रन्स का। बैटिंग के लिए ये विकेट बहुत साजगार है। सिंध के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी कि जब भी बैटिंग के लिए आए पॉजिटिव इंटेंट से आए। खुर्रम मंजूर और साइम अयूब पे भारी जिम्मेदारी आयद होगी। और जब नंबर 10 का खिलाड़ी खेल रहा होता है 10 और 11 का, तो ओपनर्स जो हैं उनको अपनी फिक्र लाहक हो जाती है। फील्ड में ये बॉलर क्या कर रहा है उससे कतई नज़र इस वक्त साइम अयूब या खुर्रम मंजूर ये इस बात के बारे में फ़िक्रमंद होंगे कि अगर आज बैटिंग आ गई तो किस तरह से अपना बचाव करना होगा। फवाद आलम पे भी हमेशा की तरह जिम्मेदारी होगी ये मैच बचाने की। लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि जब आप कोई मैच खेलने के लिए जाते हैं क्रिकेट में तो आप उसमें सिर्फ हिस्सा लेने के लिए नहीं जाते, मुकाबला करने के लिए जाना चाहिए होता है। ये समझने की ज़रूरत है। 585 पे 8। चले जाओ, एक बाहर चले जाओ। 301 की बर्तरी हासिल है। और कोशिश यही है नॉर्दर्न की कि वो उन्हें दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने की ज़रूरत ना महसूस हो। बड़ी अच्छी औसत उन्होंने बरकरार रखी है। ये उकाबी नज़रें यहाँ स्टेडियम कि आप देख सकते हैं इस ये फाइबर ग्लास की छत बनी हुई है, इसके ऊपर बेस्ट सीट इन द हाउस। यहाँ पहली गेंद पर 1 रन देने पे बॉलर आमादा थे और ऐसा ही किया रोहेल नज़ीर ने, क्योंकि वो हर रन जानते हैं उसकी कीमत। वो अपनी सेंचुरी की जानिब मज़ीद करीब आना चाहते हैं। 90 के पेटे में पहुंच गए हैं। एक सेंचुरी बना चुके हैं इस बरस पहले ही रोहेल नज़ीर। पिछले मैच में जब ये एहसानुल्लाह के सामने खेले थे KRL की मुश्किल पिच पर, तो वहाँ दोनों इनिंग्स में इन्होंने निस सेंचुरी बनाई थी। 82 और 65 रन की इनिंग्स खेली लेकिन अपनी टीम को शिकस्त से नहीं बचा सके। और इनको एतमाद भी है मोहम्मद मूसा की टेक्निक पर और उनकी बैटिंग सलाहियतों पर, इसलिए ये स्ट्राइक उनके साथ शेयर करने में कोई मुज़ायका महसूस नहीं कर रहे। बिल्कुल, वरना नॉर्मली ये होता है कि जो सेटल्ड बैटर होते हैं वो ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रखते हैं, लेकिन जिस तरह का टैलेंट मूसा ने दिखाया है, ये देखें डिफेंसिव टेक्निक भी इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा फुटवर्क, अच्छा बैलेंस है, हेड इनका लाइन में आता है, लाइन पिक जल्दी करते हैं, अपनी नज़रों के नीचे बॉल को बिल्कुल रोका। और जिस तरह की ड्राइव्स मारी हैं काफ़ी कॉन्फिडेंस मूसा को भी मिला और रोहेल को भी। अच्छी गेंद इन स्विंग करने की कोशिश की लेकिन दिफा खासा मजबूत लगता है मोहम्मद मूसा का। अब देखिए कितना गेंद को करीब से खेला है और डिफेंड करते हुए जो इस बात को यकीनी बनाया कि गेंद जो है वो पिच पर गिरे। जो पहला बाउंस है वो अगर आप डिफेंड करते हुए गेंद को पिच पर गिराते हैं अपने सामने, तो ये बॉलर के लिए ये बड़ी तकलीफदेह होती है ये मंजर देखना। तो मेरी एक बार एक फास्ट बॉलर से बात हो रही थी और वो यही बात कर रहे थे कि जब हम इतनी दूर से भाग के आते हैं और जो बल्लेबाज है वो बिल्कुल डेड बैट से रोक देते हैं, तो वो बहुत ही तकलीफदेह मंजर होता है। उससे बेहतर होता है कि हम चौका खा लें, लेकिन फिर दाद देनी पड़ेगी मूसा की टेक्निक को। और सिर्फ ऐसा नहीं कि डिफेंस अच्छा है, जिस तरह की शॉट्स खेली, वेट उनका जिस तरह ट्रांसफ़र होता है, बहुत उम्दा शॉट्स खेली।
अभी भी गेंद को स्विंग करने में उमर कामयाब हो रहे हैं, लेकिन अपनी लाइन से हट गए थे। देखिए साफ स्टंप्स की लाइन से बाहर निकल रही थी। एक और अच्छी पार्टनरशिप इस इनिंग्स में, 33 रन की तीसरी विकेट के लिए बड़ी पार्टनरशिप हुई। उसके बाद 7वीं विकेट के लिए एक और बड़ी पार्टनरशिप हमने देखी 155 रन की। नदीम खान जो हैं ये लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की कंपनी है। देखिए उमर खान है, नदीम खान, सर अब्दुल रकीब, ये 3 बड़े माने हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर। सर अब्दुल रकीब जो है बदकिस्मती से ये टेस्ट मैच नहीं खेल सके थे। कोई 586, 8 खिलाड़ी आउट। ये सेकंड 11 क्रिकेट में उमर खान बड़ी कामयाबियां समेट के आए हैं। साधारण नॉर्दर्न के लिए खेलते हुए टॉप विकेट टेकर रहे। इससे बड़े फख्र के साथ इस कंपनी में बैठ सकते हैं आज, जब लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर्स की कंपनी में। बहुत कुछ सीखने को भी इन्हें मिल रहा होगा और ये बहुत अच्छी तस्वीर है। ये लम्हा अच्छा है कि यंगस्टर्स को बुला के कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, और जब इतने बड़े लेजेंड से आप बात करते हैं, आपके पास उस्ताद बैठे हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और पोटेंशियल की कमी नहीं है उमर खान में। जब भी हमें देखा है पीएसएल में भी देखने को मिला, लेकिन मौके ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दरकार नहीं हुए। लेकिन इस तरह की कंपनी जब आप रखते हैं, आप अपने बड़ों से सीखने जाते हैं, तो आपकी गेम में निखार ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर इस वक्त आ गए, दानिश अजीज। दानिश ठीक है, वेल बोल्ड खेलते रहो। As expected, 300 plus with still just around half an hour to go to the end of the day's play. They can take it up to 325, 330. And then it will be interesting to see what Umar Amin feels, provided if these 2 wickets can survive. Would it really be interested in some kind of an aggressive approach where Northern allows their bowlers to use the morning conditions and put pressure on Sindh? And similarly, we've discussed it earlier that Sindh needs to keep that score in mind, of course, and try to play a little quicker than they did in their first innings, because they will have to leave enough time for their bowlers to bowl them out. So with 588 for 8 and day 3 coming to an end, it's all Northern at the moment. And to top that, they've got the points that will win them if it's a draw. I think it looks certain at the moment that they are going to win it. But miracles do happen. We can expect that from Sindh side. They've got quality batters. But 2 days is a lot of time to bat out. Leading by 305 runs. And the rate that they've scored at, 4.25 is the run rate of this inning. Amazing. The intent, the positivity we talk about. And this is what happens when 4 of your top 5 batters get hundreds. And now your wicketkeeper batter also nearing to the 100. It's 589 for 8.
Faraz will have a few things to learn from Neil Johnson, both left-hand batters. What is he chewing? How would I know? That's a big chewing gum. He's somebody that needs to score on the very last inning of this Quaid-e-Azam trophy. I think if he is able to score 100 or big runs in the last inning, that probably will give him a lot of confidence, and Sindh would feel that they've at least developed a product. All marks to them that they've given him full opportunity. They've given him the complete season, 10 games. That's enough. Rohel Nazir closing up to his fourth first-class 100. It'll be the second of this season if he gets those 6 runs. And Northern closing up to 600 in the first innings. Edge and taken by Quaid-e-Azam. That's a good catch. Going backwards. A bit of a glove or hand from the keeper just slowed the ball down a touch, and Rohel is going to miss out on that fourth first-class 100. That's a very good catch taken by Fawad. He'll have to consider himself very unlucky. He played so well. Such a remarkable inning this has been from Rohel Nazir, but just when he was nearing his 100, Alian, well, he was the one who looked like getting wickets up. It was well pitched up, and that catch. He struggled in this game for Quaid-e-Azam as a fielder, but this one was a magnificent one. Getting third wicket, Alian, he's happy. Well fought inning, 94 Rohel Nazir scored. It's 589 for 9. Kashif Ali, the last batter in for Northern. They've scored so many runs now, 589, 73 runs he has scored in his career. Best of 20. There's a bit of a delay because for Quaid-e-Azam, and he took that catch, he's hurt himself. When he jumped and rolled into the floor, probably that's where he hurt himself. Still working. That's a Northern physio working on Sindh's player, and this is how it happened. Had the keeper not got that glove onto it, Fawad wouldn't have had an opportunity. That just not only slowed the ball down and also just looped it up. It's a good catch. The timing of that dive backwards was correct. And you said that Rohel is unlucky to miss out on that 100. He's been lucky on many occasions in this innings itself. So at one point in time, some luck had to go Sindh's way. 9 down, 589. नंबर 42 बोल रहे थे, नंबर 42 बोल रहे थे।
Kabali. भाई एक मिनट भाई किसने दिया था किसने दिया सैमी यार ऊपर आओ Oi. Well done. Alian, Shabalian. 1 wicket to go. Probably then Sindh will have a picture in their mind. They've grabbed 7 wickets today. I'm not sure if Sindh would want this inning to end at this time. We're closing down on this day. 15 more minutes maximum the play can continue. And if they get a wicket here and the openers come back, they come to bat, will not be a happy position. Not the conditions, the light will be fading, the feet will not be moving. So they can think on those lines that let this pair go on because they can't do much. But what about Quaid-e-Azam? He's been brilliant in the slips today. Had a bad day yesterday, but he's got well. And this one, the last one, he did hurt himself. But full marks on attempting that brilliant catch. I'm not a big fan of night watchmen and all those things because eventually when the night watchman gets out, the batsman who you're trying to hide has to eventually come. We'll talk about that. 589 for 9. It's fading very quickly. Sun going down on Sindh also in this big final. Northern lead by 305. That is a big, huge lead. And if this match ends in a draw, they will win and still be the champions on the bonus points. It's been such a flat attack, bowling attack from Sindh. I just wonder that what happened to their spin department once Abrar and Zahid Mahmood are not in the system. What about the spinners, remaining spinners? Alian was promoted. Mohammad Asghar, I was very surprised to see him on the bench all season. 10 games, he didn't get one game. He was on the bench practicing all day long, but didn't get the game. I wonder what happened to the spin department in Sindh. Where are the spinners? I remember a player, a leg spinner, Shazib Ahmed. I've seen him play a lot of time. The leg spinner, he turns the spin, turns the ball a lot. I've not seen him around in this Sindh camp. And considering the way Sindh are struggling in this department, even the whole of Pakistan is struggling to find that right arm rest spinner. I think Shahzai would have been a good choice had he been given the opportunity at this level or even second 11. It's just strange that when you're struggling and you forget about these players, you don't involve them, at least in the second 11 when you're struggling. Somebody like Shahzai, Asghar, both of them, I've not seen them. It's pretty surprising to me that when you're struggling and you've got talent, you've got skillful bowlers available, why wouldn't you? That's the question.
Alian, he's done well, considering this big stage, the big final at headquarters. He's shown nerves. He's been a brave bowler. He's not shy of giving the ball air. That's the quality of this boy. Definitely one for the future. Poor Umar. Really, he's bowled his heart out. You got to give him the credit. He's been the lone warrior, just giving 100% from one end. He's into his 30th over. He's taken 4 wickets, and the credit has to be given. Although this pitch had assistance, but imagine him bowling on seaming conditions, because the control he has on the ball, that wrist position comes into play. The seam hits perfectly. I would really want him to bowl on those seaming conditions where there's some assistance available for a bowler like him. He'll be very lethal. Nice, smooth run up. Good attitude. Good energy also. $590 for 9. It's been Northern's final, coming to the end of the third day's play. 306 the lead. First bowled well on day 1 and then came back and controlled day 2 and 3. One more wicket to wrap up Northern's innings. Not an ideal final that we were expecting, what we were hoping. I was of this opinion because Sindh coming into red ball cricket after winning National T20 Cup, we were expecting some better effort. Yes, I agree that they've lost 4 players to national duty, but still they've got plenty of talent. You just got to utilize them rightly. I think that has not happened, courtesy to some average captaincy. And some poor bowling by Shahnawaz Dhani as this one goes run towards third. They should get 2. If they run well, they can get 3. No, they settle down for 2. So there've been issues. The tops the list, and if you make a list of issues, tops the list will be Shahnawaz Dhani's form. Second will be Khurram Manzoor's captaincy. Third will be fielding. This is what I can think of in this 2 days of cricket that we have witnessed. Third coming to an end, the same issues continues. The indiscipline in the bowling and captaincy's decision. Definitely a question mark. He's bowled round the wickets, Alian, continuously all day long. That's a defensive line in my opinion, but he's kept things tight now. They even can't get those tailenders out. It's been that sort of a game for Sindh. They've struggled. And now coming back over the wicket, Alian, this is a better opportunity. This is a better angle as an off spinner. Just try him out with a flighted delivery outside the off stump. Let's see what he's made of. Let's check him. Gone through.
That straighter angle worked. Round the wicket, you're just not getting it right. And of course, you won't expect defenses of the highest quality from number 10. It's just gone nowhere close to that line of the ball. And Northern have been wrapped up for 593 in their first innings after facing 141 deliveries. Overs, rather. With a double century from Herrera and a big 100 from the captain, Umar Amin. That's the last wicket. And then later on, down the other, Wahid getting 100 as well. Don't forget Ruhail's 94. Yeah, this was a better angle. I always thought over the wicket is a better choice. Bowling to tail end is Kashif Ali. Just lost his wicket, missed the line completely, and they will be disappointed. They're tired, they're fatigued, they're bored because it has not worked for them. They've struggled. Northern have dominated this game so far, 593 for all out. And the run rate they've scored at is just amazing, 4.21. The inning lineup, we talk about the lead by 309. What can they do from here on? How can they survive this game? Can they go for a draw? Can they bat out for 2 days? That's the question. And this is how the scorecard looks like. Dominated by the youngster Herrera, 20-year-old, getting a 200, second of his career. First he scored 300, now 200. Umar Amin getting 100. Umar Wahid getting 109. Ruhail Nazir really played well for his 94 runs. 593 Northern have scored in their first inning. Struggle all round for the bowlers, but the fast bowlers, Mohammad Umar, pick of them, 4 for 116. And then down the order, their spinner, Alian, 4 for 96, are worth talking about. .284 in the first inning. Sindh struggled with the bat, and then when they came to ball, they struggled again. 593 runs their opponents make. Northern, courtesy to the superb inning from Mohammad Herrera, 221. Umar Amin also getting 100. Alian, in my opinion, was underbowled, just bowled 26 overs. He got those 4 wickets. Mohammad Umar bowled his heart out for his 30 overs, 4 wickets for him also. Northern lead by 309 runs. And here at Gaddafi Stadium, we're going to take a short break. See you back very shortly.
Welcome back again at Gaddafi Stadium, Lahore, where sun is setting. Very much a close call it would be today, as the day is about to finish. And there you go, 593. This has been massive. Double ton by Mohammad Huraira, then century from Umar Amin, 109 from Umar Waheed, and unlucky 94 from Ruhail Nazir. Follow wickets. Hassan Raza was the first man to go. Brilliant, consistent bowling by Mohammad Umar. He's been the pick of the bowlers. He's been consistent in those good areas, especially yesterday. He bowled those beautiful line and length. At one point we looked at he might get away with that, and this was a peach of a delivery. A wonderful ball, missed the line completely. Young fussy. This was the second wicket that fell. Brilliant consistency again shown by Umar. He's probably looked different. And then Danish, this was a wrong shot attempted by young Huraira, but he was all set for a big 300. Lost a wicket courtesy to this bad thinking at a wrong time. He lost his wicket. Third one going to Danish is a surprise one. Then came Alian. This new ball was taken. Umar Amin went for that expensive drive and a good catch by Quaid-e-Azam. It was flighted. It was in the zone. He had to go. He enticed him to go big. Quaid-e-Azam took that catch. A wonderful one. That was Umar Amin, lost his wicket. And then it was Mubassir gone cheaply. Just chipped one straight to Umair bin Yusuf, who also took a good catch. The credit has to be given to young Alian. The way he's been bowling, he's been brave. He's flighted the deliveries. His areas has been good. Took the wicket off Mubassir. And then this was a wonderful one. Asif has bowled rare good deliveries. This was definitely one of them. Yorker, that effort delivery in the right areas, getting the wicket off Umar. And then this one again straight to the fielder, chipped in the air. It was that man again, Umar. He's been very, very impressive in this inning. Probably the best bowler of Sindh in this tournament. There is no doubt about that. That attitude shows that. Another one also getting that edge, consistently bowling in those areas outside the off stump. And we've seen that anything pitched in those areas, it has troubled the batters. And with the pace and aggression Umar has, it's just been beautiful. Alian coming to wicket. This was an unfortunate dismissal for Ruhail Nazir, who's looked so good for his 94. Another excellent catch by Quaid-e-Azam. It was outside the off stump. He wanted to cut hard at it. It just ballooned up. And great presence of mind shown by Quaid-e-Azam to get that wicket. And this was the last one. Missed a straighter one. Flighted delivery, another brave delivery. This boy can bowl. He's got future. He's got that control in him. He's got 4 wickets in this inning and wrapped up this inning of Northern, but not before they got the lead of 309 runs. Mohammad Umar 4 wickets. 4 wickets for Alian Mahmood, and 1 wicket Asif Mahmood and Danish Aziz, they shared together. All the teams are there in the middle, both the openers, Khurram Manzoor and Saim. But yes, that's the issue. The light has decreased. These 2 umpires, Rashid Riaz and Faisal Afridi, they're making sure they take the right decision, and that's what they thought. They came in without a ball being delivered. They will have to go out because light is not quite enough to carry on this game. And Sindh would feel a bit of lucky because they don't have to face any delivery here. Because we know that at these times when the light is decreasing, in the end the bodies are tired, the feet are not quite moving. So there's every possibility that you might lose a wicket in the couple of overs if they were to bowl in this last session. Northern, on the other hand, they will be a very, very happy team because they lead by 309 runs. They've got the bonus points. Even if they draw this game, they're going to be the champions, and that's how the session stands. The last evening session, 5 wickets came. That was because Northern were looking to score quick runs, just give away 60 runs, and that's where Alian bowled really well. Northern is in a driving seat. The way they have played well here. There you go, the sun is setting with the day 3 is also about to close. There we go, 284, where Asif Mahmood scoring 78, 61 for Quaid-e-Azam. And in reply, Northern, they played tremendously well. 221 runs from Mohammad Huraira, Umar Amin,
114. 309. This is what Northern has acquired here, the lead. And that's it for today. The third day has been closed here. We will be meeting you tomorrow for the fourth day. Till then, bye-bye.